अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर। एक बार फिर से आइए बात करते हैं दोस्तों। आज 30 अप्रैल 2020 गुरुवार हो चुका और जानेंगे दोस्तों अपन इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों, हेडलाइंस, न्यूज और मुख्य समाचार पर नजर डालेंगे। सरकार ने लॉकडाउन में एक ढील दी है और इसके अलावा कई राज्यों में लॉकडाउन को 3 मई से भी एक्सटेंड कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया। किन किन राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, इसके अलावा भी दोस्तों स्टूडेंट्स यानी छात्र छात्राओं के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। और साथ ही अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम है ना, तो सरकार ने आपके लिए 5 बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए हैं। एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, लाइव अपडेट आ रहा है। पान मसाला च्युइंगम के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा दोस्तों की नई गाइडलाइन 4 मई से लागू होगी और उसके बाद जल्द ही ऐलान किया जाएगा। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय में बुधवार शाम को देश में अभी जो बीमारी और वायरस का महामारी का संकट चल रहा ना, इसके हालातों पर एक रिव्यू मीटिंग हुई और इसके बाद दोस्तों मंत्रालय ने कहा कि पान मसाला और च्युइंगम के उत्पादन और बिक्री पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन से काफी फायदा मिला, स्थितियां सुधरी हैं, ये लाभ जारी रहे, लिहाजा 3 मई तक गाइडलाइंस के पालन पर पैनी नजर भी रखी जाएगी। नए दिशा निर्देश 4 तारीख से लागू होंगे। देखते हैं अब 4 तारीख को सरकार क्या क्या चीजों की खुल करती है। मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। तो देख पा रहे कि लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर आई है। इस वजह से देश की बेरोजगारी दर में गिरावट देखी गई है। तो दरअसल आपको पता होगा कि पहले लॉकडाउन फेज 1 चल रहा था और अभी लॉकडाउन फेज 2 चल रहा है, राइट। लेकिन सरकार ने दोस्तों फेज 1 की बजाय लॉकडाउन फेज 2 में कुछ चीजों पर रियायतें दी है, काफी चीजों को खोल भी दिया, कई सारे उद्योग काम धंधे भी शुरू हो चुके हैं। और इसके चलते दोस्तों मार्च में जो बेरोजगारी दर थी वो थी 26.19%, लेकिन अप्रैल में ये गिर कर हो चुकी है 21.05%। अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि केंद्रीय कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन्स में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना कंपलसरी होगा, यानी कि जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। ये सरकार की तरफ से नियम लागू कर दिया गया है केंद्र सरकार ने। अच्छा, आप भी दोस्तों आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस बीमारी से जुड़ी काफी जानकारियां अपने मोबाइल पर ही पा सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि लॉकडाउन में आपके ड्राइविंग लाइसेंस और कार के डॉक्यूमेंट्स को लेकर ये छूट मिल रही है। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों कि आजकल देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस दरमियान अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या ऐसा कोई कार का डॉक्यूमेंट, RC, इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी अगर एक्सपायर होने जा रहा, तो ऐसे में आपको उसको रिन्यू करवाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा दोस्तों की मोटर व्हीकल्स एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में संबंधित दस्तावेजों के लिए वैलिडिटी को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया, यानी कि चाहे आपका आज ही एक्सपायर हो रहा 30 जून तक आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि CBSE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर जारी की है ये जरूरी सूचना। स्टूडेंट्स फटाफट से चेक कर लीजिएगा इसको। तो बात कुछ यूं है दोस्तों की CBSE ने ट्वीट किया कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया पर, सोशल मीडिया में कई सारी आपने खबरें देखी होगी कि 10वीं के एग्जाम नहीं होंगे वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन अब दोस्तों CBSE ने ये क्लेरिफिकेशन कर दिया कि 29 विषयों के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी 10वीं और 12वीं कक्षा की, जैसा कि 1 अप्रैल को ऑलरेडी CBSE ने सर्कुलर जारी करके बता दिया। तो वही सिस्टम लागू रहेगा लॉकडाउन खुलने के बाद। देखते हैं ऑफिशियली क्या अपडेट आता है। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। प्राइवेट अल्पसंख्यक संस्थानों में भी NEET की यानी कि नीट के जरिए होगा एडमिशन। जहां सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आज नीट परीक्षा को लेकर अपना अंतिम फैसला सुना दिया और अब नीट परीक्षा सभी संस्थानों के लिए लागू होगी, जिसमें गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट अल्पसंख्यक संस्थान भी शामिल होंगे। संस्थानों ने दावा किया दोस्तों की यह अल्पसंख्यक के रूप में उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है, लेकिन आखिरकार फैसला किसका? सुप्रीम कोर्ट का, और इसीलिए नीट एग्जाम को लेकर ये रूल्स लागू हो चुका है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि लॉकडाउन के 35 दिन बाद एक बड़ी राहत दी है सरकार ने। कल ही एक और नया आदेश जारी किया दोस्तों, और इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में जो प्रवासी मजदूर, पर्यटक, छात्र छात्राएं वगैरह जो फंसे हुए हैं ना, वो अब उनके राज्य, उनके घर जा सकते हैं। इस फैसले से सरकार के इस फैसले के द्वारा तकरीबन 10 लाख लोगों को राहत मिलेगी। और इसके अलावा इस फैसले से ये भी हिंट या इशारा मिलता दोस्तों की 3 मई के बाद भी लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक इसका
का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन में बिना मर्जी गर्भवती हो सकती है 10 लाख महिलाएं। संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन में यह बात सामने आई है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आजकल लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में सभी घर पर ही हैं, जाहिर सी बात है। और ऐसे में कई कारण ऐसे बनते हैं जिनके चलते दोस्तों महिलाएं गर्भवती होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसको लेकर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA ने कहा है दोस्तों की महिलाएं आधुनिक गर्भ निरोधक के इस्तेमाल से भी वंचित रह सकती हैं लॉकडाउन वगैरह के कारण, और इसीलिए अनचाहे गर्भधारण के 70 लाख मामले सामने आ सकते हैं लॉकडाउन के चलते। और इसके साथ ही अगले 10 साल में बाल विवाह के 1.30 करोड़ मामले सामने आने की भी संभावना जताई जा रही है। तो ये लॉकडाउन का असर क्या क्या हो सकता है इसका एक एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, बाकी आप समझ गए। और चलिए बात करते हैं अपन अगले अपडेट की। तो पंजाब राज्य के अंदर 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। हमने आपको DLS न्यूज के ऊपर कल नाइट में भी बताया था, राइट। यहाँ पर दोस्तों 4 घंटे के लिए आपको डेली छूट मिलेगी। तब तक आप पंजाब के अंदर 4 घंटे आराम से 7 से 11 तक घूम पाओगे। अगर आपका कोई जरूरी सामान किराने वगैरह का लेकर आना तो ला सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और तस्वीरों में आप कुछ अद्भुत तस्वीरें भी आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर। तो आखिरकार दोस्तों केदारनाथ धाम जी के कपाट खुल चुके हैं। पुजारी ने मंदिर की पूजा की और उसके बाद 6 महीने तक के लिए कपाट खोल दिए गए। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे बड़ी खबर है दोस्तों, 21,000 से कम सैलरी पाने वालों पर सरकार मेहरबान हो चुकी है। 5 बड़े ऐलान किए हैं। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और 21,000 से कम आपकी तनख्वाह आना दोस्तों, सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं दी हैं लॉकडाउन के बीच। आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार ने लगातार बड़े कदम उठाए हैं और इसी के तहत आप देख सकते हैं पहला पॉइंट ये है कि दोस्तों मिलती रहेंगी सुविधाएं। ESIC ने ऐलान किया दोस्तों कि लॉकडाउन के चलते जो भी कंपनियां कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा नहीं कर पाने के बावजूद कर्मचारियों की मेडिकल सुविधाएं नहीं रोक पाएंगी। तो पहला फायदा तो ये होगा। दूसरा है एक्सपायर कार्ड का कर सकते हैं इस्तेमाल, जहां कर्मचारी अपने कार्ड यानी कि मेडिकल कार्ड और इसके जरिए जो उन्हें मेडिकल सेवाएं मिलती है ना, वो अगर एक्सपायर हो गया तो भी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अपने पुराने कार्ड पर ही सेवाएं पा सकते हैं। ESIC ने कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून तक पहले वाले कार्ड पर भी मेडिकल सेवाएं देने का ऐलान कर दिया। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों की प्राइवेट मेडिकल स्टोर से ली जा सकती हैं दवाइयां। ESIC ने कर्मचारियों या अन्य लाभार्थियों को लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने की सुविधा भी दे दी है। कर्मचारी प्राइवेट दुकानों से दवा खरीदने के बाद ESIC से खर्च किए गए पैसे को क्लेम भी कर सकते हैं। और ऐसे में जिन कर्मचारियों की नियमित दवाएं चलती हैं और लॉकडाउन में वे अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं ना, उनको काफी राहत मिलेगी। चौथी घोषणा दोस्तों, अन्य अस्पतालों में हो सकता है इलाज। ESIC अस्पतालों को इस बीमारी के अस्पताल में बदल दिया गया और वहां पर इलाज कराने वाले कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह की गंभीर बीमारी हो, आप किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा कंपनियों को बड़ी राहत मिली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कंपनियों को राहत देते हुए फरवरी और मार्च महीने का अंशदान भी जमा करने के लिए समय सीमा को 15 मई 2020 तक बढ़ा दिया। ये कुछ प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए सरकार के ऐलान रहे। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि Amazon पे लेटर सर्विस शुरू हो चुकी है। Amazon कंपनी ने एक नया फीचर, नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया पे लेटर करके। अब दिल खोल के शॉपिंग कीजिए और पेमेंट की कोई टेंशन नहीं है, उधारी में शॉपिंग कीजिए। यानी कि एक ऐसा सिस्टम समझ सकते हैं दोस्तों कि जिस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड पर एडवांस्ड पैसे की शॉपिंग करने की छूट मिलती है ना, उसी तरह से Amazon खुद अपना Amazon पे लेटर करके एक क्रेडिट सर्विस लॉन्च कर चुकी है, माइक्रो क्रेडिट सर्विस करके, जिसके जरिए दोस्तों आप Amazon के क्रेडिट कार्ड के जरिए कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक के कोई भी आइटम्स खरीद सकते हैं। और आपको 1 महीने तक की साइड में अगर आप पैसा जमा कराते हैं तब तो आपको ब्याज देने की भी जरूरत नहीं है। बाकी आप EMI करवा सकते हैं 12 महीने की इंटरेस्ट पर वगैरह वगैरह। ये फायदा Amazon कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है आम लोगों के लिए। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सिर्फ दोपहर 12 बजे तक ही मिलेगी एंट्री। जहां दिल्ली से फरीदाबाद और फरीदाबाद से दिल्ली में दोस्तों 3 मई तक इस बॉर्डर को कैंसिल कर दिया और 29 अप्रैल को 12 बजे तक ही एंट्री मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहचान पत्र दिखाकर वगैरह वगैरह जानकारी। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे होंगे कि व्हाट्सएप पर आने वाले हैं 4 जबरदस्त फीचर्स। अपने आप मैसेजिंग डिलीट होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल कुछ खास तरीके से कर पाओगे आप, जिसमें कई सारे नए फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप को एक साथ कई डिवाइस पर चला पाएंगे। और साथ ही व्हाट्सएप एक्सपायरिंग मैसेज, ऑटो डिलीट मैसेज वगैरह का फीचर भी बहुत जल्द आने वाला। और चौथा है कि इमेज को सर्च कर सकेंगे। आप इमेज को सर्च कर पाओगे दोस्तों और उसकी प्रामाणिकता को भी जांच पाओगे। फालतू की खबरें जो फैलती है ना, उसके लिए व्हाट्सएप एक फीचर लॉन्च करने जा रहा है, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, एक राहत भरी खबर है। सितंबर तक दोस्तों मिलने लगेगा भारत में इस बीमारी का टीका। सिर्फ 1000 रुपए होगी कीमत। ये कहना है सीरम इंस्टीट्यूट के CEO का। जी हाँ, आपको बता दें भारत के अंदर इस बीमारी का टीका तैयार करने में लगे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अडर पुनावाला ने कहा दोस्तों कि यदि ट्रायल सफल रहता है ना, तो ये टीका इसी साल सितंबर या अक्टूबर महीने तक आ सकता है और 1000 रुपए में मिल सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, जल्द से जल्द बस इसका टीका बन जाए, राहत वाली बात होगी ये। और साथ ही अगली खबर आप देख सकते हैं कि सरकार ने IT BPO कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया और इस तारीख तक बढ़ा दिया वर्क फ्रॉम होम की वैलिडिटी को। 31 जुलाई तक इन कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की वैलिडिटी को बढ़ा दिया। चलिए अब अपन नजर डालें दोस्तों इस बीमारी को लेकर कुछ आंकड़ों पर। तो देख पा रहे पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 1813 नए मामले देखे
गए हैं इस चीनी वायरस की बीमारी के। और इसके अलावा भी अभी भारत में इसकी टोटल संख्या कितनी हो चुकी है दोस्तों, तो 31,787 टोटल संख्या हो चुकी है। अभी का लाइव अपडेट आ रहा है उसके अनुसार। और अब तक 1008 लोग जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं सिर्फ भारत से। तो ये स्टेटस और आंकड़ा चल रहा है। और साथ ही अगला अपडेट आप देख पा रहे कि देश में इस बीमारी से संक्रमितों में से केवल 0.33% मरीज ही वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 1.5% ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। और अच्छी बात तो यह दोस्तों की रिकवरी रेट जो है वो 24.5% पहुंच चुकी है। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही है दोस्तों कि भारत में 15 दिनों में इस बीमारी के वायरस हॉटस्पॉट जिलों की संख्या जो है वो 170 से घटकर 129 हो गई है। ये भी राहत की बात है। इन जिलों में वापस ग्रीन जोन कन्वर्जन हो चुका है। और साथ ही अगला अपडेट देख पाओगे कि उत्तर प्रदेश में हर रोज होंगे 6500 इस बीमारी के टेस्ट हैं। और एक दिन में सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर आप देख पाओगे हिमाचल सरकार के लिए बड़ी ही राहत आई है और हिमाचल के लोगों के लिए भी है कि एक सप्ताह से इस बीमारी का कोई भी नया मरीज नहीं मिला है। तो ये भी राहत की बात है। और साथ ही एक और अपडेट देख सकते हैं। अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार की, तो बड़ा अपडेट देख पाओगे हिमाचल के 6 जिलों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। 5 मई तक हिमाचल प्रदेश के अंदर मौसम खराब रहने की संभावना है। इसके अलावा संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों तो आगामी 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल के कई जगहों पर गर्जना के साथ बारिश होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब में कुछ जगहों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। और रायलसीमा में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना बन रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से बड़ी खबर देख पा रहे दूरदर्शन पर आज से चलेंगी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं। यूपी राज्य के स्टूडेंट्स जो है 10th 12th का सिलेबस दूरदर्शन पर ही पढ़ सकते हैं। सुबह 30-30 मिनट 2 क्लासें इंटर की होगी, 2 क्लासें हाई स्कूल की होगी। तो ये ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी स्कूली शिक्षा को भी बढ़ा रही है, अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि अब व्हाट्सएप पर मिलेंगे ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स। कंपनी ने लॉन्च किया जीपीएस आधारित चैटबॉट स्टोर लोकेटर करके। जीपीएस आधारित इस चैटबॉट की मदद से ग्राहक जिन दुकानों में ब्रिटानिया के उत्पाद उपलब्ध हैं उसकी जानकारी आसानी से हासिल कर पाएंगे। इसके लिए ब्रिटानिया कंपनी ने नंबर भी जारी कर दिए हैं 4071012222। इस नंबर पर आपको BRIT लिख करके व्हाट्सएप मैसेज लिखना और आपको अपने नजदीकी लोकेशन स्टोर की गूगल मैप के जरिए मिल जाएगी। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि धीरे धीरे लॉकडाउन उठाने पर आनंद महिंद्रा ने कही ये बात और सरकार को एक सुझाव भी दिया। तो दरअसल दोस्तों आनंद महिंद्रा ने सुझाव दिया कि सरकार को कुल 49 दिनों के बाद व्यापक स्तर पर लॉकडाउन को उठा लेना चाहिए। उनका कहना कि यदि देश के विभिन्न हिस्सों में धीरे धीरे लॉकडाउन उठता है तो औद्योगिक गतिविधियां चलानी मुश्किल होंगी और इसकी गति भी धीमी होगी। महिंद्रा ने माना दोस्तों की सरकार के लिए लॉकडाउन से बाहर निकलने की योजना बनाना काफी चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की तमाम चीजें एक दूसरे से काफी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि आगे की योजना बड़े पैमाने पर संक्रमण को नियंत्रित करने और परीक्षण करने पर आधारित होनी चाहिए। केवल हॉटस्पॉट और लोगों के अति संवेदनशील समूह को ही अलग रखा जाना चाहिए, उनकी ये राय है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों की सरकार को लॉकडाउन 3 मई के बाद भी बढ़ाना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट देख पा रहे कि अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक दशक की सबसे बड़ी सुस्ती देखी गई है। पहली तिमाही में 4.8% घट गई जीडीपी। अमेरिका में तो हालात क्या चल रहे हैं आपको आसानी से पता ही होंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा बदतर अगर हालात चल रहे हैं तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के ही चल रहे हैं और इसीलिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। जनवरी, फरवरी, मार्च तिमाही की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो रही -4.8%। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे हैं दोस्तों की इस राज्य ने पेट्रोल पर लगाया इस बीमारी को लेकर सेस और अब इसके चलते पेट्रोल 6 रुपए और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका। हम बात करें दोस्तों नागालैंड राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया और नागालैंड राज्य में 28 अप्रैल की रात से ही ये फैसला लागू हो चुका। पेट्रोल 6 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया, डीजल 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। और इसके बाद अभी बेसिकली पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट नागालैंड, असम वगैरह मेघालय में भी आपको बताओ हाल ही में महंगा हुआ था। तो अभी रेट्स क्या चल रहे स्क्रीन पर आप ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। और इसी के साथ ही ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि सरकार क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ा सकती है या नहीं। अभी जो देश के हालात और ये चर्चाएं चल रही है, डेटा आंकड़े एनालिसिस करके आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, दबा के लाइक करना, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले। फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। दोस्तों आज पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में दुख का माहौल सा छा गया। सभी की आंखें नम हो गई। जैसे ही मुझे भी ये खबर पता चली दिल रोने लग गया, क्योंकि आज दोस्तों बॉलीवुड की एक महान हस्ती अब हमारे बीच नहीं रही है। जी हाँ, हो सकता है कि आपने भी ये खबर सुनी होगी कि बॉलीवुड के महान अभिनेता इरफान खान का निधन हो चुका है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। 54 साल की उम्र में कैंसर के चलते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। दरअसल दोस्तों फिल्म जगत के एक शानदार अभिनेता जो हमारे बीच से तो जा चुके हैं, लेकिन उनके अभिनय और उनके कार्यों के बदौलत हमारे दिलों और दिमाग में वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान भले ही अब हमारे बीच नहीं रहे हो दोस्तों, लेकिन उनकी यादें हमेशा अमर रहेगी। इरफान खान ने आज 29 अप्रैल को 53 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्म डायरेक्टर सुजीत सरकार ने भी एक ट्वीट करके इरफान खान के निधन के बारे में जानकारी दी। डायरेक्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे प्यारे दोस्त इरफान, तुम लड़े और बहुत लड़े। मैं तुम पर हमेशा गर्व महसूस करूंगा। शांति और ओम शांति। इरफान खान तुम्हें सलाम। इरफान खान के निधन को लेकर ऑफिशियल बयान भी जारी कर दिया गया और इसमें लिखा गया है कि मुझे यकीन है कि मैं सरेंडर कर चुका हूं। ये कुछ शब्द हैं जो इरफान ने 2018 में अपने कैंसर से लड़ने की शुरुआत में कहे थे। यह बहुत दुख देने वाला है दोस्तों कि हमें उनके ना रहने की खबर को आगे लाना पड़ रहा। इरफान एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे जो अपनी आखिरी सांस तक लड़े और उन सभी को प्रेरित किया जो उनके पास आए। जब उन्हें 2018 में कैंसर जैसी न्यूज का झटका लगा तब उन्होंने उसके साथ आने वाली हर लड़ाई को भी लड़ा। इसमें आगे लिखा गया दोस्तों कि इरफान अपने प्यार और परिवार से घिरे रहते थे। एक सच्ची अपनी खुद की सच्ची विरासत पीछे छोड़कर जा रहे हैं। हम सब यह प्रार्थना और आशा करते हैं कि उन्हें शांति मिले। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिस किसी को भी आप मानते हो दोस्तों, उनसे उनके शांति और भावपूर्ण श्रद्धांजलि की जरूर कामना करें आप भी। आपको बता दें दोस्तों बीमारी की वजह से इरफान खान का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आज निधन हो चुका। उन्हें भर्ती करवाया गया था। वह बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कुछ समय पहले वह अपने इलाज के लिए लंदन भी गए थे। उसके बाद उनके हालात में कुछ सुधार आया था। उन्होंने आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग भी की। मंगलवार को एक बार फिर तबियत खराब होने पर उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। इरफान खान की मौत के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। सूचना एवं प्रसारण में मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट करके इरफान खान को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा कि इरफान खान बहुआयामी कलाकार थे। उनके निधन की खबर सुनकर दुखी हूँ। उनके परिवार, दोस्तों और फैंस को दिल से संवेदनाएं। इरफान खान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत दोस्तों इंटरनेशनल फिल्म से की थी। उनकी पहली फिल्म सलाम बॉम्बे को ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन भी मिला था। उस समय मुंबई में इरफान खान अपने अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। वाकई में दोस्तों बॉलीवुड एक्टर इरफान खान एक बहुत ही अच्छे और शानदार कलाकार थे। हम सभी की तरफ से दिल से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनके चरणों में नमन। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम नमः शिवाय। उनके लिए 2 शब्द आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। इसीलिए कहा जाता है किसी को जाने बिना उस पर अपनी राय मत बनाइए, कभी मत बनाइए। हमेशा याद रखिएगा, किसी को जाने बिना, उनकी कहानी जाने बिना उन पर अपनी राय मत बनाइए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये दोनों तरफा है। चलो, हर चमकती चीज सोना का मतलब हुआ कि किसी पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, लेकिन दूसरी तरफ यही है कि आप दूर से किसी चीज को देखकर या 1-2 हरकत से आप किसी पर अपनी राय ना बना ले कि ये ऐसा है वैसा है। एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक माता पिता अपने पुत्र के साथ ट्रेन से जा रहे थे, तो सामने वाली सीट पर एक पति पत्नी बैठे थे और बेटा यानी अच्छा बड़ा है, 19-20 साल का लड़का है।
तो हर थोड़ी देर में वो बार बार कह रहा है कि देखो कितना सुंदर पेड़ गया। फिर कभी वो कुछ आए तो देखो ये कितना सुंदर बादल है। हर थोड़ी देर में वो छोटी ऐसी ऐसी चीजें को बता रहा है जो सब हम रोजाना देखते हैं, जो रोज देखते हैं हम। तो जो सामने वो जोड़ा बैठा था, पति पत्नी, उनको बड़ा अटपटा लग रहा है कि क्या इतना बड़ा लड़का और कैसे हरकत, जैसे कोई छोटा सा बच्चा पहली बार पेड़ देख रहा है, पहली बार बादल देख, बच्चे जैसे बादलों को देखकर खुश होते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, अंत में जोड़े ने कहा उस पिता से कि आप अपने बेटे को अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। पिता ने कहा वही तो किया है, वहीं से तो आ रहे हैं। बोले मतलब? बोले मेरा बेटा बचपन से अंधा था, आज ही उसको आंखें मिली है, इसलिए उसको हर एक चीज इतनी अच्छी लग रही है, क्योंकि वो पहली बार देख रहा है इस दुनिया को, इन रंगों को। अब मान लीजिए उस जोड़े ने प्रश्न कर लिया तो उनको पता चल गया, नहीं पता चलता तो घर जाकर क्या कह रहे होते? क्या पागल बेटा था, कह रहे होते कि नहीं? तो किसी को जाने बिना, उनकी कहानी जाने बिना उन पर अपनी राय मत बनाइए। उनकी क्या कहानी है आपको क्या पता? तो महाराज भरत जी को यहाँ पर सब पागल कह रहे हैं कि पागलों वाली हरकतें कर रहा है। राजा ने कहा ठीक है, एक दो बार और देखते हैं, नहीं माना तो मैं बात करता हूँ। फिर थोड़ी दूर चलते हैं, फिर चोट लग रही है। अब राजा ने पाल की उतारी, तलवार निकाला। राजा कहते क्या पागलों की तरह चल रहे हो, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ। भरत जी कहते अभी भी अगर मैंने इनको कुछ नहीं समझाया ना तो आगे जाकर लोग उंगली मुझ पर ही उठाएंगे। कि भरत जी जैसे ज्ञानी ने जिसको अपने कंधे पर उठाया था वो भी नरक गया। हम संगत की बात करते हैं ना कि अच्छी संगत होगी तो अच्छा स्वभाव होता है ना। अब मान लीजिए अगर आप किसी अच्छी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं फिर भी आप में गुण ना आए तो बाहर वाला क्या कहेगा, ये बातें फालतू है, कहेगा ना। तो मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञानी पुरुष है उसके साथ रहकर भी अगर आप में ज्ञान नहीं आया तो मतलब उसमें ही कोई खराबी है। और खराबी का अर्थ ये नहीं कि उसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके अंदर उस ज्ञान को पहुंचाने की इतनी शक्ति। तो भरत जी ने कहा कि आज मेरे रहते हुए भी ये व्यक्ति नरक ही गया तो लोग तो प्रश्न मुझ पर ही उठाएंगे। तब उन्होंने कहा किस बात का दंड? सोचिए सामने तलवार है गले के पास। भरत जी कहते किस बात का दंड, किस हक से मुझे मृत्यु दंड दोगे? तुम मेरे राजा नहीं, मैं तुम्हारी प्रजा नहीं, तुमने मुझे आज तक कुछ दिया नहीं, मैंने तुमसे कुछ आज तक लिया नहीं, कोई रिश्ता नहीं हमारे बीच, किस हक से तुम मुझे दंड दोगे? और भरत जी कहते हैं कि अपने गुरु से मिलने जा रहे हो तो गुरु के सामने तो ये राजा वाला ऐश्वर्य मत दिखाओ। गुरु से मिलने जा रहे हो सुनते ही राजा रहुगुण, क्योंकि उन्होंने तो नहीं बताया वो कहां जा रहे हैं, यानी सामने वाला कोई ज्ञानी है, वो माफी मांगते हैं। भरत जी कहते हैं गुरु के सामने ऐश्वर्य नहीं दिखाते। मान लीजिए आप अपने गुरु के पास जाकर कहेंगे मुझे तो ये आता है, ये आता है, मैंने ये किया है, वो किया है, तो गुरु मन में क्या कह रहे होंगे, तो आया क्यों? जब सब आता ही है तो मेरे पास आया क्यों? यानी वो आपको अच्छे मन से कुछ सिखा पाएंगे? वही आप जाकर कहोगे मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो आप पर निर्भर हूं, आपको मुझे छोटी से छोटी चीज सिखानी है। तो उन पर अब एक तरीके की जिम्मेदारी आ गई कि ये मुझ पर निर्भर है, मैंने नहीं सिखाया कुछ तो ये शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो पूर्ण रूप से आपको छोटी से छोटी चीज सिखाते हैं। तो भरत जी ने यही कहा कि गुरु के सामने ऐश्वर्य, अपने आप को बड़ा दिखाना अच्छी बात नहीं। ये इतने सेवक, पालकी, ये क्या है? गुरु के सामने दीन बनकर जाओ कि जब उनके सामने जाओ तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। और अभी आपको देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि आप गुरु को बड़ा बताना चाह रहे हैं। कई बातें समझाते हैं, समझाकर भेजते हैं भरत जी उनको। अब
इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम चलते हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी के पास। उनके बीच धर्म की चर्चा हो रही है। धर्म क्या है, ये सारी बातें। अब भरत जी के वंश में होते हैं गया नामक राजा। विष्णु भगवान के ये बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन एक बार शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलते खेलते गलती से तीर चलाते हैं। वो हिरण को तीर मारने वाले थे, तो हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर एक ब्राह्मण को जाकर लगता है। ब्राह्मण ने मरते मरते श्राप दिया कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए। मैं श्राप देता हूं, तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। श्राप मिलते ही गयासुर का शरीर, गयासुर यानी जब तक राजा थे तब तक गया नाम था, असुर बनने के बाद नाम पड़ गया गयासुर। तो गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया, 5 कोस तक। लेकिन क्योंकि विष्णु भगवान के भक्त थे तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। जो भगवान के भक्त होते जल्दी से उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। वो राज्य छोड़कर चले गए वन की ओर। उन्हें लगा प्रजा डर जाएगी मुझे ऐसा देखकर। वहां पर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या वरदान चाहिए? बोले मुझे वरदान दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। अभी तक उन्हें जो डर था कि लोग उन्हें देखकर डर जाएंगे, तो उन्होंने वरदान ही ऐसा मांगा कि लोग दूर दूर से उनको देखने आते थे, कि जो उनके दर्शन कर ले वो नरक ना जाए, वो स्वर्ग जाता था। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अपने राज्य वापस आते, बात आग की तरफ फैलती है। अब पापियों की मौज थी। अब वो जी भर के पाप करते। अंत समय में बस जब लगता कि कुछ समय है, कुछ ही दिन बचे हैं, गयासुर के दर्शन करते और स्वर्ग की प्राप्ति होती। नरक खाली होता गया, सब स्वर्ग जा रहे हैं। भगवान कहते ये तो संतुलन बिगड़ रहा है। तो भगवान नीचे आते। भगवान ने गयासुर से कहा कि गयासुर, हमें एक बहुत पवित्र यज्ञ करवाना है। बहुत यानी उस स्थान पर कोई आ जाए तो सुस्वर्ग मिले। तो कोई जगह तुम्हें पता है क्या? भगवान जानते थे गयासुर जवाब क्या दे सकता है, इसलिए उन्होंने उनसे ही पूछा। गयासुर कहते हैं मुझसे ज्यादा पवित्र अभी कौन हो सकता है, जिसके दर्शन मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मुझ पर यज्ञ करिए। क्योंकि उनका शरीर भी 5 कोस तक फैला हुआ था। भगवान उनके वक्ष स्थल पर जो भारी हवन कुंड है वो जोर से रखते हैं, कुछ नहीं होता। यज्ञ आरंभ होता है, अग्नि इत्यादि, उनको कुछ भी नहीं हो रहा। अंत में भगवान ने कहा अब मुझे मारना पड़ेगा तुमको, तुम्हारे कारण संतुलन बिगड़ रहा है। और संतुलन नहीं बिगड़ सकता, पापी स्वर्ग जा रहे हैं। कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। गयासुर ने कहा एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, और अगर आपने पूरी कर दी तो मैं अपने प्राण स्वतः ही त्याग दूंगा, यानी अपने प्राणों का दान दे दूंगा आपको मारना नहीं पड़ेगा मुझे। भगवान कहते कौन सी इच्छा है? बोले पहली इच्छा, ये यज्ञ करते वक्त जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, क्योंकि जब आप धर्म का कार्य करते हैं उस स्थान पर देवी देवता आते हैं ताकि आपका कार्य सफल हो जाए। यहाँ भी है, धर्म का कार्य होगा तो देवी देवता आते हैं कि विराम तक सब कुछ सही तरीके से हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि यज्ञ करते वक्त जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान कहते ठीक है। दूसरी इच्छा, ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से कल्याण हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, लेकिन अगर कोई ना कर पाए, सामर्थ्य ना हो, तो मेरे धाम आकर कोई बस इतना कह दे कि हे भगवान मेरे पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। बोले श्री गया धाम की। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है, क्योंकि उस स्थान को वरदान प्राप्त है। वहां कोई सच्चे मन से कह भी दे इतना कि मेरे पितृेश्वरों को मुक्ति दीजिए, तो भगवान देते हैं।
उसके बाद उसने अपने प्राण खुद ही त्याग दिए। इस कथा से हमें एक सीख मिलती है, दान का महत्व। आज देखा जाए तो गयासुर ने और अपने जीवन में ऐसे क्या कार्य किए थे कि हम श्रीमद् भागवत में उनका नाम ले रहे हैं, पर भगवान के सर पर कोई कलंक ना लगे, क्योंकि उसने कुछ भी पाप नहीं किए। भगवान अगर उसको मारते तो एक तरीके से कलंक भगवान के सर पर लगता कि वो पापी नहीं था। अब उसको वरदान मिला है, वो बैठा है, अब कोई आकर दर्शन करके चला जाए तो उसमें उसकी क्या गलती? तो पाप उसने थोड़ी कुछ किया, पर भगवान को संसार को बचाने के लिए ये कार्य करना पड़ रहा था। उसने वो कार्य से बचा लिया भगवान को अपने प्राण दान देकर। तो दान का महत्व बहुत बड़ा है। कुछ भी छोटे से छोटा दान भी अगर आप करते हैं, धन का हो, भोजन का हो, पानी का हो, वस्त्रों का हो, अगर आपने किसी की सहायता करी है तो वो बहुत फल प्राप्त देता है आपको। और यही चीजें हैं, देखिए, जो आपके साथ जाएगी, और तो कुछ जाने वाला नहीं। एक बात बताइए, यहाँ कितने ऐसे परिवार हैं जो साल में, 2 साल में एक बार परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कहीं भी आसपास? हाथ उठाना। चलो, अच्छी बात है। और कौन ऐसे हैं यहाँ पर जो मान लीजिए शादी दूसरे गांव हुई है तो हर साल गर्मी की छुट्टियों में अपने पीहर मायके जाते हैं? देखिए, पहले तो हमारे लिए यही घूमना होता था। पहले ये घूमना थोड़ी था इधर उधर जाना, पहले तो गर्मी की छुट्टियां ही घूमना था कि नाना के घर जाना है। तो महाराज, तो सभी जाते हैं कहीं ना कहीं, तो अधिकतर लोग यहाँ पर जाते हैं। तो जाने से पहले बड़ी तैयारियां करते होंगे आप। क्या तैयारियां करते बताइए? नहीं, पहली तैयारी, अच्छा आप बताएं, वो शायद तैयारी वो आप करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? टिकट, क्योंकि जितनी जल्दी उतनी सस्ती। तो सबसे पहले तो टिकट बनवाते हैं। फिर उसके बाद जब दिन पास आने लगते हैं, तब अगर बाहर घूमने जा रहे हैं तब तो अपनी शॉपिंग, किसी और के घर जा रहे हैं तब तो अपनी शॉपिंग और उनकी शॉपिंग, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ देना है। तो सारी सबकी शॉपिंग शुरू हो जाती है, कपड़े खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं। अब जब जाने का समय आता है तब पूरी पैकिंग कर रहे हैं, खाने का सामान, पानी की बॉटल्स, ये रखे वो रखे, 10 चीजें। और कितने दिन के लिए जाते हो ये? चलिए, वो तो आप नाना के घर तो हाँ 1-2 महीने होता ही है, लेकिन घूमने जाते हैं तो कितने दिन के लिए जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन, 1 हफ्ता, 7-8 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन के लिए। कितनी मेहनत, कितनी तैयारियां करते हैं कि नहीं? ऊपर जाने की तैयारी कितनों ने की है? वहां ये ट्रेन की टिकटें, फ्लाइट की टिकटें काम नहीं आती, वहां पुण्य की टिकट काम आती है। कितने पुण्य किए हैं, ऊपर जाएंगे भगवान कहेंगे दिखाओ टिकट। पुण्य किया होगा तो स्वर्ग चले जाओगे, नहीं किया होगा तो भगवान कहेंगे चलो नरक। इसीलिए अपनी इच्छाएं पूरी करने के साथ साथ अच्छे कर्म भी करिए। लोगों को खुश रखने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और अपने आप के लिए कुछ करते ही नहीं है, खुद के जीवन को सुधारने के लिए। और बाकी इनके लिए इतना करने के बावजूद इनमें से एक आपका साथ नहीं देने वाला जाते वक्त। ये सिर्फ कहने की बात, कई बार होता है ना, घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई इनको क्यों ले गए, मुझे ले जाते, मुझे क्यों नहीं ले गए। सच में किसी दिन यमराज आ गए ना कि तुम चलो, तुमको बड़ी जल्दी है, उसको छोड़ो, तुम पहले चलो, तब एक जाने को तैयार नहीं होगा।
सच्ची बात है ये। किसी दिन सच में वो आ गए ना, वो भी तो कभी कभी परेशान हो जाते हैं ना कि भाई सबका अपना अपना समय है, क्या जबरदस्ती। किसी दिन नीचे आ गए, वो बोलेंगे उसको छोड़ो तुम पहले चलो, चलो तुमको बड़ी जल्दी है, मेरे को क्यों नहीं ले गए, मेरे को क्यों नहीं, चलो। तो ये सारी बातें सिर्फ कहने को है, अगर सच में लेने आ गए ना तो कोई जाने को तैयार नहीं होगा। तो महाराज इसीलिए ये संसार को खुश रखना, इन चीजों के पीछे इतना मत भागिए कि आप पुण्य ही ना करें। एक बार एक सेठ जी थे, ये संसार कैसा है मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत बड़े सेठ जी, खूब धनवान, सबका काम करते, सबकी मदद करते। उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी। क्या पाली थी? तो सेठ जी की बिल्ली मरी। कौन मरा? कोई मरता है तो बैठक होती है ना, उन्होंने बिल्ली के लिए बैठक रखवाई थी कि सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया। सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, और सेठ जी मरे तो एक भी नहीं आया। ये संसार है, जब तक काम है तभी तक वो आपके साथ है। जहां उनका स्वार्थ खत्म हुआ कि वो छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे भागने से क्या होगा? एक बहुत अच्छी कविता है, कविता कहिए, गाना कहिए, सुनी सबने होगी यहाँ पर। जब सुनी तब इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया था, तब तो एक गाने की तरह सुनते हैं। पर जब आज का समय देख रहे हैं ना, आज के लोग देख रहे हैं जो स्वार्थ हो गया है, तो उनको देखकर समझ आता है कि ये कविता कितनी सटीक बैठती है आज के समय पर। और अब एक खास बात, देश है पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। भिलाई और दुर्ग में कच्चा माल नहीं, इसलिए मंजूरी के बाद भी 78% उद्योग खुले नहीं। रोज 50 करोड़ का हो रहा कारोबार प्रभावित। रायपुर स्वास्थ्य मंत्री के बंगले में लगी आग, वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। हादसे में कोई भी बड़ा नुकसान नहीं। सुकमा के जंगल में हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में मारा गया एक नक्सली। पुलिस जवान की संदिग्ध हालत में हुई मौत। कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के 2400 बच्चों को लेकर आई है पुलिस की टीम। 150 किलोमीटर का सफर, 480 जवान और 3 दिन में सिर्फ 20 मिनट की नींद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में व्हील चेयर पर बैठे बैठे केरोसिन डालकर खुद को लगाई आग। बीमारी से परेशान था वृद्ध। सरगुजा की सरगा में शादी कराने के नाम पर ग्राम सभा में बुलाया, फिर परिजन और उप सरपंच ने प्रेमी जोड़े को लाठियों से पीट पीट कर अधमरा किया। छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालय और शराब दुकानें 3 मई तक बंद। सरकार ने जारी किए संशोधित आदेश। प्रदेश में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला। पश्चिम बंगाल जा रहे मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, एक की मौत, 9 हुए घायल। तेलंगाना से 100 किलोमीटर पैदल चली 12 साल की बच्ची। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अपने घर से 14 किलोमीटर पहले भूख के कारण तोड़ा दम।
लॉकडाउन ने बदला मुहूर्त। रायपुर में सरकारी अफसरों के कहने पर 150 लोगों ने शादी की तारीख अप्रैल से मई तक कर दी। छत्तीसगढ़ में मंदिरों के बंद दरवाजे से ही कर रहे श्रद्धालु प्रणाम। इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा। समझदारी, घर से बाहर सैनिटाइजर लगाने की हिदायत दी और नासमझी द्वारा नींबू मिर्च लटकाकर लिखा गो कोरोना गो। रायपुर में विदेशों से आए 27 लोगों की तलाश। रायपुर दुर्ग रायगढ़ जिले की सीमा सील, अब होगी एफआईआर। आम आदमी घरों में कैद, बाहर आए तो पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। हमेशा भीड़ से भरी रहने वाली जगह भी सुनी सुनी दिखी। रायपुर में कर्फ्यू पर बेवजह निकलने वाले लोगों पर चली पुलिस की लाठियां। 70 से ज्यादा गाड़ियां जब्त, तो पुलिस ने थमाए शर्मिंदा करने वाले पोस्टर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। तो इसीलिए जरूरी है कि हम शिक्षित हो। माता पिता के लिए भी कहूंगी, बच्चों को शिक्षित करिए। आप खास करके बेटियां, क्योंकि उसको दूसरे घर जाना है। एक बात हमेशा, यहाँ पर ऐसे शायद ही कोई माँ बाप होंगे जो चाहेंगे कि उनकी बेटियां ससुराल में अन्याय सहे। कोई चाहेगा, कोई भी माँ बाप यहाँ पर, कि नहीं भाई कोई भी अन्याय हो तो सहना है। सर सब हिला रहे हैं और बोलते ऐसी ऐसी लाइनें हैं बेटियों को, तो अलग अलग सी पता नहीं कैसी कैसी बातें कह कैसे देते हैं। बेटा डोली जा रही, अर्थी वापस आनी चाहिए। कैसे कह सकते हो ये बात आप? सोच कर देखिए। और जो बच्चे सच में अपने माता पिता की बातों को पत्थर की लकीर मानते हैं ना, फिर सच में ऐसा ही करते हैं वो। तो कितनी ही बड़ी बात होता है, वो अपने घर पे कुछ नहीं बताते। ये बात कहनी चाहिए हमें अपने बच्चों को, जिनको हमने पैदा किया है, उनको पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किया था कि दूसरों के घरों में उस पर अन्याय हो और वो अन्याय सहे और वापस ना आए। एक सच्ची बात आपको बताती हूँ। देखिए, कुछ चीजें हैं जो आजकल खराब भी हो रही है। मैं ये नहीं कहती सब कुछ सही है, कई जगह है रिश्ते जबरदस्ती टूट रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि पहले ज्यादातर रिश्ते इसीलिए टिके हुए थे क्योंकि औरतें घर पर सब कुछ सहती थी, कुछ नहीं कहती थी। आजकल सहती नहीं। तो एक बात बताइए, ज्यादा सही कौन सा है? नहीं सहना ना। हम कहते हैं आजकल देखो बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है, तो क्यों हो? गलत को सहना भी गलत है। भगवान ने कहा है, ये सिर्फ हम नहीं कहते, भगवान कहते अन्याय करने वाला और सहने वाला दोनों ही गलत है। जिसको पता है उस पर अन्याय हो रहा है फिर भी वो चुपचाप सह रहा है, इसका मतलब वो गलत है। गलत के लिए आवाज। अरे भगवान ने अर्जुन को परिवार से झगड़ने को कह दिया था क्योंकि वो गलत थे। इससे बड़ी बात भगवान कह सकते हैं? हम सब ये बातें कहते नहीं सहन शक्ति। भगवान ने अर्जुन को अपने परिवार से लड़ने को कहा था, अपने भाइयों को मारने को कहा था। क्यों?
क्योंकि वो गलत थे। तो गलत के आगे आवाज उठाना चाहिए। तो आपकी बेटियां, आपके बच्चे दूसरे घर में अन्याय तभी सहेंगे जब वो अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है यहाँ भी किसी पर निर्भर है, वहां भी पिता पर निर्भर ही होना है। तो उनको सुखी रखते हैं ना, क्यों दुखी करे, एक ना एक पर तो निर्भर ही होना है, तो यहीं रहते हैं, छोड़ो। पर जो अपने पैरों पर खड़ी होगी, जो किसी पर निर्भर नहीं होगी, वो अन्याय नहीं सहेगी कि मुझे किसी पर निर्भर नहीं होना है आगे जाकर। तो अपने बच्चों को शिक्षित करिए, ये सीख दीजिए कि बेटा न्याय कहीं नहीं सहना। एक प्रश्न मैं पूछूंगी सभी माता पिताओं से, खास करके यहाँ पर कितने हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आज तक एक ना एक बार ये लाइन जरूर बोली है, बेटा कुछ गलत मत करना, हमारी इज्जत नहीं खराब करना वरना हम मर जाएंगे। हाथ उठाना, कितनों ने कही है? अब शर्माओ मत, अच्छे से हाथ उठाओ, इतने इतने से हाथ उठाने से नहीं चलेंगे। किस किस ने कही है हाथ उठाना, ये बात कही है ना? अब एक बार विचार करिए, मैं आपको बहुत साधारण सी बातें बता रही हूं आज का समय देखकर, क्योंकि आज का समय बहुत खराब हो गया है। वो भगवान का रूप तो है नहीं कि कभी गलती करेंगे नहीं, है क्या? भगवान का रूप है वो। हम में से आप कोई भी भगवान का रूप है जो कभी जिंदगी में गलतियां नहीं करते। मान लीजिए आपके बच्चे से गलती हो गई, अब वो आपके पास तो नहीं आएगा, क्योंकि आपने उससे क्या कहा है कि हम मर जाएंगे। अब आपके पास तो कत्ते ही नहीं आने वाला। अब विचार करिए, क्योंकि वो आपके पास नहीं आ रहा, उसकी उस गलती का फायदा कितने लोग उठा सकते हैं, उससे क्या क्या नहीं करवा सकते हैं। विचार करके देखिए, वो किसी और से मदद मांगे, खाली फ्री में तो कोई मदद नहीं करने वाला, माँ बाप तो है नहीं वो, चाहे पैसे के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। कितना फायदा उठा सकते हैं आपके बच्चों का? उठा सकते हैं कि नहीं? एक बार सोच कर देखिए। गलती से ही गलती हो गई बच्चे से, अब आप चाहेंगे ऐसा कि आपके बच्चों का कोई फायदा उठाए? संस्कार देना अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार नहीं कि वो कुछ गलती कर दे तो आपको बताने से डरे। एक बात अपने बच्चों से हर समय कहते रहना, हर समय, चाहे वो, क्योंकि आजकल जो बच्चे डर की वजह से क्योंकि हम भी जानते हैं आज के समय कंपटीशन कितना है, पहले था इतना। आज बच्चों के लिए कब उनका दिन निकल जाता है पता नहीं चलता। हम तो कब स्कूल का बैग फेंक कर खेलने चले जाते थे, पता नहीं चलता था। आज वो बच्चों के कब दिन निकल जाते हैं ट्यूशन से, इससे उससे, कि उनको पता नहीं चलता। तो इतना कंपटीशन है बाहर, इतने लोग हैं उनको नीचे गिराने के लिए कि कम से कम घर पर तो हम वैसा कुछ ना करें। एक वातावरण तो उन्हें ऐसा मिले जो उनसे बहुत प्यार करता है। तो एक लाइन अपने बच्चों से हमेशा कहते रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, हर वक्त बचा लेंगे तुमको, हमसे कभी मत डरना, कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। फिर उससे गलती हो भी गई ना तो वो सबसे पहले आपके ही पास आएंगे। और ये बात आप भी जानते हैं, आप कितना ही डांट ले मार ले, पर आप उनको बचा लेंगे, उनको त्यागेंगे नहीं। और दुनिया वाले उस इतनी सी बात को कितना बड़ा बना देंगे ये हम भी जानते हैं। तो वो हमें आकर बताए, ये ज्यादा जरूरी है ना। तो संस्कार दीजिए, पर ये कभी नहीं कहना कि ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, इतना मार्क्स नहीं आया तो ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं आया तुम मेहनत करो,
मेरे लिए मेहनत जरूर है। अगर मैंने तुमको मेहनत करते हुए देखा है ना, मेरे लिए वही जीत है। उससे बड़ी जीत मुझे नहीं चाहिए। तुमने मेहनत की है, मेरे लिए जीत गए। दुनिया वालों के लिए दूसरी बार जीत जाओगे, तीसरी बार जीत जाओगे। मेहनत तो की है ना, ये जरूरी है। क्योंकि आज का समय बहुत बदल रहा है। बच्चे ज्यादा ही कोमल हृदय हैं आज के समय पर। ये हम आए दिन सुनते हैं, चाहे पढ़ने वाले बच्चे हो या कुछ भी हो, एक बार फेल हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। क्योंकि बाहर ऑलरेडी उनको बोलने वाले बहुत बैठे हैं। और एक बात याद रखना, बच्चों को बाहर वाले क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बच्चे ऐसे ही हैं, उनको बाहर वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ अपने घर वालों से फर्क पड़ता है कि मेरे माता पिता क्या बोलते हैं। बाहर वालों को तो जवाब देते ही है ना, क्या करना उनसे। हम ही उनको कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। उनको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, उनको फर्क पड़ता है आप क्या कहेंगे, आप क्या सोच रखते हैं। तो महाराज भरत जी को शिक्षित नहीं किया गया कि ज्यादा पढ़ाएंगे आगे जाकर दिक्कत करेगा, अनपढ़ रहने दिया। घर के काम काज कराने लगे। अब वो धीरे धीरे बड़े होते, अब घर वाले तो कराते सो कराते, बाहर वाले भी कराने लगे। बाहर वाले कहते भरत जरा सामान उतार देना, जरा ये ला देना, जरा सफाई कर देना, जरा बच्चे को संभाल देना, जरा सामान उधर रख देना। वो सारे काम कर देते। अब उनकी इस सरलता को गांव वालों ने उनकी मूर्खता समझी और उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख, तो उनका नाम रखा जड़ भरत। अब घर वालों ने सोचा कि हम तो घर वाले हैं काम कराते, गांव वाले तो बिना पैसे दिए काम कराते हैं। पत्नियों ने कहा एक काम करो, गांव के बाहर जो खेत है ना इसे वहां भेज दो खेत की रखवाली के लिए। पति कहते रोज रोज वहां भोजन कौन पहुंचाएगा। अरे बोले एक दो दिन पहुंचाएंगे फिर बंद कर देंगे, फिर अपने आप को इंतजाम कर लेगा। ठीक है, बड़े प्यार से उनको बुलाया जाता है। उनको कहते हैं भरत। अब भरत जी की एक आदत थी कि उनके बड़े भाई उनको कुछ करने को कह देते तो वो वही करते थे, अपने मन की फिर नहीं करते थे वो। तो कहते हैं कि भरत पिताजी तो अब रहे नहीं, तो उनके सारे काम तो हमें ही देखने हैं। तो गांव में जितने काम है वो तो हम संभाल लेते हैं, लेकिन गांव के बाहर जो खेत है ना उसकी रखवाली के लिए तुम चले जाओ। और भोजन की बात है तो वो तो हम पहुंचा दिया करेंगे, लेकिन तुम वापस मत आना। भरत जी कहते ठीक है, चले गए। एक दो दिन भोजन आता है फिर बंद हो गया। अब क्योंकि भाई ने कहा है कि वापस मत आना, कई दिन हो गए हैं, वो बहुत भूखे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, वहां कोई नहीं रहता था। अब उसी खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी अफवाह उड़ रखी थी कि वहां कोई भी अगर किसी की बलि चढ़ा दे तो माता उसको मुंह मांगा वरदान देती है, इसीलिए अफवाह थी। कोई भगवान ऐसे नहीं होते हैं कि आप किसी बेगुनाह को मारकर अपनी इच्छाएं पूरी कर लेंगे। तो ये सब गलत बातें हैं। तो महाराज, लेकिन इसीलिए मैंने कहा अफवाह उड़ रखी थी। अब ये अफवाह वहां पर कुछ डकैत थे, डाकू इत्यादि होते हैं ना, उन्होंने सुन रखी थी। तो डाकुओं के सरदार ने कहा देखो आसपास कोई बैठा होगा, उसको पकड़ कर लाओ, उसकी बलि चढ़ा देंगे और बदले में माता से इतना धन मांगेंगे कि जीवन में कभी हमको डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसपास तो एक ही बैठे थे। भरत जी उनको लेकर आते हैं। अब बलि चढ़ाने से पहले तो बड़ा स्वागत किया जाता है ना, पूजा करी जाती है, अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, खिलाया जाता है। तो उनको पहले भोजन दिया गया। अब उनको इतनी भूख लगी है कि वो दोनों हाथों से खाने लगे। जब तृप्त हो गए तब एक डाकू को अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि आज कोई उत्सव इत्यादि है क्या, मुझे इतना अच्छा भोजन दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं। डकैत ने कहा नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी कहते तब तो रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, लेकिन मुझे भोजन दे दिया करो।
डकैत ने कहा कितना मूर्ख है, इसको बलि का मतलब भी नहीं पता। सरदार ने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, इसको कोई भी कहानी बनाकर इसकी बलि चढ़ा देंगे। उनको मंदिर के अंदर लाया जाता है। डकैत ने कहा देखो अभी यहाँ पर माता दर्शन देने आएगी, तो तुम नेत्र बंद कर कर हाथ जोड़कर सर झुकाकर बैठ जाओ। वो बैठ गए, तलवार निकालते हैं, मार नहीं लगते हैं कि वहां पर साक्षात माता भद्रकाली प्रकट होती है। अब वो कोई डकैत माता के भक्त थोड़ी थे, उनको तो धन चाहिए था, पर जब लगा कि धन तो नहीं मिलने वाला है तो माता के साथ युद्ध करने लगते हैं। भयंकर युद्ध होता है। आइए, एक स्त्री का, एक औरत का एक ऐसा भी रूप है, माँ काली का रूप दर्शन करते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए अम्बे मात की। चंद्रमुंड का मुंड काट कर पहनी मुंडन माला माने, पहनी मुंडन माला माने, पहनी मुंडन माला। हाथ काट गुप्तांग छुपाए अद्भुत रूप निराला माँ का, अद्भुत रूप निराला माँ का, अद्भुत रूप निराला। दानव दल को मुख में भर के, दानव दल को मुख में भर के क्रोध तो चबा डाली काली माँ काली, काली माँ काली। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए अम्बे मात की। रक्त बीज का रक्त पी गई डाल भवानी खप्पर में मां, डाल भवानी खप्पर में मां, डाल भवानी खप्पर में। दानव सेना डर कर भागी पापी पड़ गए चक्कर में सभी, पापी पड़ गए चक्कर में सभी, पापी पड़ गए चक्कर में। रक्त को पी कर दानव दल का, रक्त को पी कर दानव दल का बाहों
काली महाकाली माँ, जय 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 काली महाकाली माँ। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में कोरोना संबंधित शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियों को तत्काल आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए विकसित कवच मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग और चिप्स के द्वारा इस मोबाइल ऐप को बनाया गया है। इस ऐप में राज्य के संदिग्ध और पुष्टि वाले कोरोना मामलों की जानकारी रियल टाइम पर डैशबोर्ड के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी। साथ ही ऐप में कोविड-19 ई पास के लिए आवेदन की सुविधा भी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देशन पर कोटा राजस्थान से आज सुबह सकुशल छत्तीसगढ़ लौटे छात्र छात्राएं। सकुशल अपने राज्य वापसी पर छात्र छात्राएं जहां खुश हैं, वहीं उनके अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी में प्रशासन, पुलिस, परिवहन, चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही वाहन चालक और उनके परिचालकों की अहम भूमिका रही है। गौरतलब है कि राजस्थान का कोटा शहर कोरोना वायरस संक्रमण की दृष्टि से एक हॉटस्पॉट सेंटर चिन्हित है। भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत और प्रदेश वासियों की सुरक्षा के मद्देनजर कोटा से लौटने वाले सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखना बहुत जरूरी था। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखा गया है और क्वारंटाइन सेंटरों में रहने, खाने पीने सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के विभिन्न जिलों में हुई बेमौसम बारिश से फसलों और अन्य परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के लिए प्रभावित लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की सचिव ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर फसलों और परिसंपत्तियों सहित अन्य हुए नुकसानों का आकलन कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार सरगुजा जिले में तैयार किया गया विशेष कोविड-19 उपचार केंद्र, जिसका शुभारंभ सोमवार को किया गया। इसे तैयार करने में लगभग 1 माह का समय लगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रशासन की मेहनत, चिकित्सकों का समर्पण और जन जन का मजबूत आत्मबल इस लड़ाई को संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। जीतेंगे कोरोना से जंग। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु श्री रुद्र कुमार ने आज अपने निवास सतनाम सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि प्रदेश में गर्मियों के दिनों में लोगों को पेयजल की नहीं होगी समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों और पहुँच विहीन क्षेत्रों में भी पेयजल के लिए बोर खनन की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना के तहत प्रदेश के 40,831 बीपीएल परिवारों को निःशुल्क नल जल कनेक्शन दिया गया है। मंत्री श्री रुद्र कुमार ने बताया कि सुपेबेड़ा में जल्द शुरू होगी समूह जल प्रदाय योजना। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग विभाग से 1,87,000 लोगों को मिल रहा है रोजगार और लॉकडाउन के दौरान महिला स्व सहायता समूह द्वारा 2,80,000 मास्क की आपूर्ति की गई। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 38 केस पाए गए हैं, जिनमें से 34 ठीक हो चुके हैं और 4 का इलाज जारी है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। कई लोग कहते हैं कि आप कैसे ऐसे दीवानों की तरह नृत्य करते हैं, पागल हो जाते हैं,
घंटों नृत्य करते हैं, घंटों कथा में बैठ रहे हैं, ऐसी क्या खास बात है? इतनी भीड़ होती है, छोटा सा मंदिर, उसमें लाखों भक्त रहते हैं, तो ऐसी क्या खास बात है इनमें? इतने क्यों दीवाने होते हो? तो सच्चे प्रेमी क्या जवाब देते हैं कि दीवाने कैसे ना हो। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। आइए, कितने भक्त खाटू जी गए हुए हैं? हाथ उठाना। क्या बात है, कितने हर साल जाते हैं? हर 11। तो देखिए, कई लोग कहते हैं एक तो हर साल हर महीने जाते हो बार बार, एक इतनी भीड़, कितने लोग कहते हैं भाई इतनी भीड़ में हम नहीं जा सकते, ऊपर से मंदिर भी छोटा सा, लोग भी नहीं अटते ठीक से, तो कैसे चले जाते हो? क्यों जाते हैं? देखिए, असल जवाब मिलता है कि कहाँ दर्शन ही कहाँ ठीक से होते। कितनी देर के दर्शन होते हैं? 2 सेकंड, 1 सेकंड, है ना? तो 1 सेकंड के दर्शन होते हैं, लेकिन उस 1 सेकंड के लिए हर महीने हर साल जाते हैं। क्यों? जवाब क्या आता है? जो जाते खाटू उनसे वो जाने महिमा बाबा की। जो जाने खाटून से वो जाने महिमा बाबा की। जो जाते खाटू उनसे वो जाने महिमा बाबा की। जो जाने खाटून से वो जाने महिमा बाबा की। 1 सेकंड में क्या होता है? फिरा कर मोर छड़ी पल में, 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 सितारे रोशन कर देगा। फिरा कर मोर छड़ी पल में, सितारे रोशन कर देगा। शाम से लो लगा कर दे, वो तेरे साथ चल देगा। शाम से लो लगा कर दे, वो तेरे साथ चल देगा। और कितने यहाँ हैं जिनकी आंखों में कभी आंसू आए हैं दरबार में बैठकर? तो अपने आंसुओं को कभी पोंछना मत रुमाल से। ये नहीं सोचना कौन देख रहा है कौन नहीं। क्यों? तेरी आंखों का हर आंसू, 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 सावरा मोती कर देगा। तेरी आंखों का हर आंसू, सावरा मोती कर देगा। शाम से लो लगा कर दे, वो तेरे साथ चल देगा। श्याम
5 दिन हो गए आपको यहाँ आते हुए इतनी संख्या में, और आज तो भाई हमें तो लगा था पता नहीं कितने लोग हैं, पर आज भी आए हो इतनी बारिश में, इतनी दिक्कतों में। तो किसी से पूछा गया भाई क्यों आए हैं, इतनी दिक्कत में भी आप आते हैं, इतने घंटे बैठते हैं। तो भक्त जवाब क्या देता है, तेरी मेहर का क्या है भरोसा, तेरी मेहर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए। तेरी मेहर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए। इसी आस में हम भी बैठे, 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 शायद हम पर हो जाए। तेरी मेहर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए। तेरी मेहर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए। चलिए जिनको आनंद आया हाथ उठाना। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, अरे ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी। शाम नाम रस पी ले मस्ती में, तू मस्ती में जिए, साचा है दरबार शाम का, साजा है दरबार श्याम का। श्याम प्रभु है रसीले, तू मस्ती में पी ले, तू मस्ती में जिए, दिल पर मेरे तुमसा न कोई, दिल भर मेरे तू सन कोई, लगता मुझको प्यारा है, दिल भर मेरे तू सन कोई, लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा और उठाकर पढ़ते हैं, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी। हमें रख लेना फिर श्याम तेरी दरबारी में। लोग कहते हैं कौन सी सरकार पसंद है, कौन सी पार्टी पसंद है, हम क्या कहते हैं, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। ओ हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना फिर श्याम तेरी दरबारी में। ओ हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना फिर श्याम तेरी दरबारी में। ओ हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। बड़ी खाटू नरेश की, बोले आज के आनंद की। था बिन नाथ अनाथ की जी गुण राखे हेटे, था बिन नाथ अनाथ की जी गुण राखे हेटे। मासुथा का मोकला जी, मासुथा का था सु तुम्हारे थे ही एक, खाटू का राजा महल करो।
आइए सच्चे श्याम प्रेमी भगवान के लिए क्या कहते हैं। तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। हमें देखने वाला कोई न था, हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी मिल गई, हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी मिल गई। बोलिए हारे के सहारे की। खाटू वाला श्याम तेरी, अरे खाटू वाला श्याम तेरी शरण में आ गयो, अरे श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो, श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से, मन बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से, अरे आखड़ ली चूरा कर बाबा जासी कटे मेरे से, आखड़ी जूरा कर बाबा जासी कटे मेरे से, अरे दीनानाथ मेरी बात, दीनानाथ मेरी बात, अरे दीनानाथ मेरी मेरी बात, दीनानाथ मेरी मेरी बात, छानी कोनी तेरे से, अरे ओ दीनानाथ मेरी बात, जानी कोनी तेरे से, अरे आखड़ ली चूरा कर बाबा जासी कटे मेरे से, आखड़ी जूरा कर बाबा जासी कटे मेरे से। बोलिए हारे के सहारे की। बोली खाटू नरेश की घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट बिना शराब बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोटा में फंसे बच्चों को लेकर वापस पहुंची बसें। बच्चों को अपने गृह जिले से बाहर अन्य जिलों में किया जा रहा है क्वारंटाइन। जसपुर जिले के बच्चों को रोका गया है रायगढ़ में। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच कोटा में अध्ययनरत छत्तीसगढ़ के बच्चों को लेकर 26 अप्रैल को निकली बसें वापस लौट रही हैं। बच्चों को संभागवार अलग अलग बसों में वापस लाया जा रहा है। इन बच्चों को अपने गृह जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों में क्वारंटाइन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ में जसपुर जिले के 55 बच्चों को रोका जाना है। खबर मिलने तक 30 बच्चों को लेकर 2 बसें रायगढ़ पहुंच चुकी हैं।
यहां पहुंचने पर सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की 5 सदस्यीय 4 टीमों ने ईडन गार्डन मैरिज पैलेस में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बच्चों की कोरोना रैपिड टेस्ट की जांच की गई, जिसमें सभी 30 बच्चों के रिपोर्ट नेगेटिव आए। जांच के बाद इन बच्चों को भूपदेवपुर स्थित नवोदय विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों तक रखा जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करने पश्चात पुनः स्वास्थ्य जांच करने के उपरांत ही बच्चों को अपने घर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान जिला पंचायत CEO सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, CMHO डॉक्टर SN केसरी, CSP श्री अविनाश ठाकुर पुलिस विभाग की कोरोना यूनिट के साथ मौजूद रहे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट बिना शराब बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में सुनवाई अब 4 मई या उसके बाद की जाएगी। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई 4 मई या इसके बाद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके पहले 29 अप्रैल या इसके बाद सुनवाई करने की तारीख निश्चित की गई थी। अब राजस्व विभाग द्वारा सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों के अंतर्गत आगामी पेशी की तारीख 4 मई 2020 या उसके आगे की तारीख को रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में राजस्व विभाग की सचिव सुश्री रीता सांडिल्य ने राज्य के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, अनुभागीय अधिकारियों और समस्त पीठासीन राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट बिना शराब बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका RJ रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कटघोरा पाली मार्ग में बने गड्ढे फिर बने मुसीबत का कारण। अति आवश्यक सामग्रियों की आवाजाही में हो रही देरी, रोजाना जाम की स्थिति हो रही निर्मित। देखिए इस रिपोर्ट में। कटघोरा से पाली मार्ग की हालत किसी से छिपी नहीं है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे लगभग 1 वर्षों से जस के तस हैं और समय के साथ साथ यह गड्ढे इतने विकराल रूप ले रहे हैं कि इस सड़क से गुजरना मानो जान हथेली में लेकर गुजरने जैसा है। पाली में रोजाना ही जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। देश में अभी लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है जो 3 मई तक रहेगा। जरूरी सामानों का परिवहन शासन की अनुमति से जारी है, जिसमें रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं शामिल है। लेकिन पूरी तरह बदहाल हो चुकी पाली की सड़क पर रोजाना ट्रकों की लंबी कतार लग रही है। काफी जद्दोजहद के बाद जाम से आजादी मिलती है। एक तरफ पूरा प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जी जान से जुटी हुई है, लेकिन बदहाल हो चुकी सड़कों पर भी शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत महसूस की जा रही है, जिससे अति आवश्यक वस्तुओं का परिवहन सुचारू रूप से जारी रहे। लेके आ रहे थे गैस सिलेंडर, तो कब से फंसा है आपका गाड़ी? 3 बजे रात। 3 बजे रात से। हाँ। तो कितना गाड़ी गैस सिलेंडर का? यहाँ 4 गाड़ी। और खाने पीने की व्यवस्था आपका? खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, होटल वोटल सब बंद है। मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण। आ रहा था भट्टा पर से इमामी सीमेंट। हाँ, सीमेंट लेके जा रहे हो?
कलंदर है भभुआ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे थे? भभुआ। भभुआ? हाँ। ये कहाँ पड़ता है? ये बिहार। और कब से फंसा है आपका गाड़ी यहाँ पर? तो कल 6 बजे से। 6 बजे? हाँ। कल? और ये गाड़ी बगल वाला किसका है? बगल वाला विकास की गाड़ी है। ये कब से फंसा है? 10 बजे रात। 10 बजे रात? दोनों गाड़ी मतलब रात से ही फंसी? हाँ, रात से फंसे। आपका? मेरा नाम है उदय कुमार मेहता। अच्छा, कहाँ से आप आ रहे थे? रायपुर बलौदा बाजार से आ रहे थे। कब से फंसा है गाड़ी आपका, मतलब जाम? 8 बजे से फंसी है गाड़ी। अच्छा, और कहाँ जाना है आपको? जाएंगे हम औरंगाबाद बिहार। और खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने का व्यवस्था कुछ नहीं है, होटल सब बंद है, रात में भूखे हैं हम लोग। कटघोरा से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर। एक बार फिर से आइए बात करते हैं दोस्तों, आज 30 अप्रैल 2020 गुरुवार हो चुका और जानेंगे दोस्तों अपन इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों, हेडलाइंस, न्यूज और मुख्य समाचार पर नजर डालेंगे। सरकार ने लॉकडाउन में एक ढील दी है और इसके अलावा कई राज्यों में लॉकडाउन को 3 मई से भी एक्सटेंड कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया। किन किन राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, इसके अलावा भी दोस्तों स्टूडेंट्स यानी छात्र छात्राओं के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। और साथ ही अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम है ना, तो सरकार ने आपके लिए 5 बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए। एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, लाइव अपडेट आ रहा है। पान मसाला च्युइंगम के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा दोस्तों की नई गाइडलाइन 4 मई से लागू होगी और उसके बाद जल्द ही ऐलान किया जाएगा। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय में बुधवार शाम को देश में अभी जो बीमारी और वायरस का महामारी का संकट चल रहा ना, इसके हालातों पर एक रिव्यू मीटिंग हुई और इसके बाद दोस्तों मंत्रालय ने कहा कि पान मसाला और च्युइंगम के उत्पादन और बिक्री पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन से काफी फायदा मिला, स्थितियां सुधरी हैं, ये लाभ जारी रहे, लिहाजा 3 मई तक गाइडलाइंस के पालन पर पैनी नजर भी रखी जाएगी। नए दिशा निर्देश 4 तारीख से लागू होंगे। देखते हैं अब 4 तारीख को सरकार क्या क्या चीजों की खुल करती है, मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। तो देख पा रहे कि लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर आई है, इस वजह से देश की बेरोजगारी दर में गिरावट देखी गई है। तो दरअसल आपको पता होगा कि पहले लॉकडाउन फेज 1 चल रहा था और अभी लॉकडाउन फेज 2 चल रहा है, राइट। लेकिन सरकार ने दोस्तों फेज 1 की बजाय लॉकडाउन फेज 2 में कुछ चीजों पर रियायतें दी हैं, काफी चीजों को खोल भी दिया, कई सारे उद्योग काम धंधे भी शुरू हो चुके हैं। और इसके चलते दोस्तों मार्च में जो बेरोजगारी दर थी वो थी 26.19%, लेकिन अप्रैल में ये गिर कर हो चुकी है 21.05%। अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि केंद्रीय कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन्स में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना कंपलसरी होगा, यानी कि जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। ये सरकार की तरफ से नियम लागू कर दिया गया है केंद्र सरकार ने। अच्छा, आप भी दोस्तों आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस बीमारी से जुड़ी काफी जानकारियां अपने मोबाइल पर ही पा सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन में आपके ड्राइविंग लाइसेंस और कार के डॉक्यूमेंट्स को लेकर ये छूट मिल रही है। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों कि आजकल देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस दरमियान अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या ऐसा कोई कार का डॉक्यूमेंट, RC, इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी अगर एक्सपायर होने जा रहा, तो ऐसे में आपको उसको रिन्यू करवाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा दोस्तों की मोटर व्हीकल्स एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में संबंधित दस्तावेज
दस्तावेजों के लिए वैलिडिटी को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया। यानी कि चाहे आपका आज ही एक्सपायर हो रहा, 30 जून तक आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर जारी की है ये जरूरी सूचना। स्टूडेंट्स फटाफट से चेक कर लीजिएगा इसको। तो बात कुछ यूं है दोस्तों की सीबीएसई ने ट्वीट किया कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया पर, सोशल मीडिया में कई सारी आपने खबरें देखी होगी कि 10वीं के एग्जाम नहीं होंगे वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन अब दोस्तों सीबीएसई ने ये क्लेरिफिकेशन कर दिया कि 29 विषयों के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी 10वीं और 12वीं कक्षा की, जैसा कि 1 अप्रैल को ऑलरेडी सीबीएसई ने सर्कुलर जारी करके बता दिया। तो वही सिस्टम लागू रहेगा लॉकडाउन खुलने के बाद। देखते हैं ऑफिशियली क्या अपडेट आता है। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। प्राइवेट अल्पसंख्यक संस्थानों में भी NEET की यानी कि नीट के जरिए होगा एडमिशन। जहां सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आज नीट परीक्षा को लेकर अपना अंतिम फैसला सुना दिया और अब नीट परीक्षा सभी संस्थानों के लिए लागू होगी, जिसमें गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट अल्पसंख्यक संस्थान भी शामिल होंगे। संस्थानों ने दावा किया दोस्तों कि यह अल्पसंख्यक के रूप में उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है, लेकिन आखिरकार फैसला किसका? सुप्रीम कोर्ट का, और इसीलिए नीट एग्जाम को लेकर ये रूल्स लागू हो चुका है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि लॉकडाउन के 35 दिन बाद एक बड़ी राहत दी है सरकार ने। कल ही एक और नया आदेश जारी किया दोस्तों, और इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में जो प्रवासी मजदूर, पर्यटक, छात्र छात्राएं वगैरह जो फंसे हुए हैं ना, वो अब उनके राज्य, उनके घर जा सकते हैं। इस फैसले से सरकार के इस फैसले के द्वारा तकरीबन 10 लाख लोगों को राहत मिलेगी। और इसके अलावा इस फैसले से ये भी हिंट या इशारा मिलता दोस्तों की 3 मई के बाद भी लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे कि लॉकडाउन में बिना मर्जी गर्भवती हो सकती है 10 लाख महिलाएं। संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन में यह बात सामने आई है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आजकल लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में सभी घर पर ही हैं, जाहिर सी बात है। और ऐसे में कई कारण ऐसे बनते हैं जिनके चलते दोस्तों महिलाएं गर्भवती होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसको लेकर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA ने कहा है दोस्तों की महिलाएं आधुनिक गर्भ निरोधक के इस्तेमाल से भी वंचित रह सकती हैं लॉकडाउन वगैरह के कारण, और इसीलिए अनचाहे गर्भधारण के 70 लाख मामले सामने आ सकते हैं लॉकडाउन के चलते। और इसके साथ ही अगले 10 साल में बाल विवाह के 1.30 करोड़ मामले सामने आने की भी संभावना जताई जा रही है। तो ये लॉकडाउन का असर क्या क्या हो सकता है इसका एक एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, बाकी आप समझ गए। और चलिए बात करते हैं अपन अगले अपडेट की। तो पंजाब राज्य के अंदर 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। हमने आपको DLS न्यूज के ऊपर कल नाइट में भी बताया था, राइट। यहाँ पर दोस्तों 4 घंटे के लिए आपको डेली छूट मिलेगी। तब तक आप पंजाब के अंदर 4 घंटे आराम से 7 से 11 तक घूम पाओगे। अगर आपका कोई जरूरी सामान किराने वगैरह का लेकर आना तो ला सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और तस्वीरों में आप कुछ अद्भुत तस्वीरें भी आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर। तो आखिरकार दोस्तों केदारनाथ धाम जी के कपाट खुल चुके हैं। पुजारी ने मंदिर की पूजा की और उसके बाद 6 महीने तक के लिए कपाट खोल दिए गए। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे बड़ी खबर है दोस्तों, 21,000 से कम सैलरी पाने वालों पर सरकार मेहरबान हो चुकी है। 5 बड़े ऐलान किए हैं। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और 21,000 से कम आपकी तनख्वाह आना दोस्तों, सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं दी हैं लॉकडाउन के बीच। आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार ने लगातार बड़े कदम उठाए हैं और इसी के तहत आप देख सकते हैं पहला पॉइंट ये कि दोस्तों मिलती रहेंगी सुविधाएं। ESIC ने ऐलान किया दोस्तों की लॉकडाउन के चलते जो भी कंपनियां कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा नहीं कर पाने के बावजूद कर्मचारियों की मेडिकल सुविधाएं नहीं रोक पाएंगी। तो पहला फायदा तो ये होगा। दूसरा है एक्सपायर कार्ड का कर सकते हैं इस्तेमाल, जहां कर्मचारी अपने कार्ड यानी कि मेडिकल कार्ड और इसके जरिए जो उन्हें मेडिकल सेवाएं मिलती है ना, वो अगर एक्सपायर हो गया तो भी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अपने पुराने कार्ड पर ही सेवाएं पा सकते हैं। ESIC ने कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून तक पहले वाले कार्ड पर भी मेडिकल सेवाएं देने का ऐलान कर दिया। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों की प्राइवेट मेडिकल स्टोर से ली जा सकती हैं दवाइयां। ESIC ने कर्मचारियों या अन्य लाभार्थियों को लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने की सुविधा भी दे दी है। कर्मचारी प्राइवेट दुकानों से दवा खरीदने के बाद ESIC से खर्च किए गए पैसे को क्लेम भी कर सकते हैं। और ऐसे में जिन कर्मचारियों की नियमित दवाएं चलती हैं और लॉकडाउन में वे अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं ना, उनको काफी राहत मिलेगी। चौथी घोषणा दोस्तों, अन्य अस्पतालों में हो सकता है इलाज। ESIC अस्पतालों को इस बीमारी के अस्पताल में बदल दिया गया और वहाँ पर इलाज कराने वाले कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह की गंभीर बीमारी हो, आप किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा कंपनियों को बड़ी राहत मिली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कंपनियों को राहत देते हुए फरवरी और मार्च महीने का अंशदान भी जमा करने के लिए समय सीमा को 15 मई 2020 तक बढ़ा दिया। ये कुछ प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए सरकार के ऐलान रहे। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि Amazon पे लेटर सर्विस शुरू हो चुकी है। Amazon कंपनी ने एक नया फीचर, नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया पे लेटर करके। अब दिल खोल के शॉपिंग कीजिए और पेमेंट की कोई टेंशन नहीं है, उधारी में शॉपिंग कीजिए। यानी कि एक ऐसा सिस्टम समझ सकते हैं दोस्तों की जिस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड पर एडवांस्ड पैसे की शॉपिंग करने की छूट मिलती है ना, उसी तरह से Amazon खुद अपना Amazon पे लेटर करके एक क्रेडिट सर्विस लॉन्च कर चुकी है, माइक्रो क्रेडिट सर्विस करके, जिसके जरिए दोस्तों आप Amazon के क्रेडिट कार्ड के जरिए कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक के कोई भी आइटम्स खरीद सकते हैं। और आपको 1 महीने तक की साइड में अगर आप पैसा जमा कराते हैं तब तो आपको ब्याज देने की भी जरूरत नहीं है। बाकी आप EMI करवा सकते हैं 12 महीने के इंटरेस्ट पर वगैरह वगैरह। ये फायदा Amazon कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है आम लोगों
के लिए। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सिर्फ दोपहर 12 बजे तक ही मिलेगी एंट्री। जहां दिल्ली से फरीदाबाद और फरीदाबाद से दिल्ली में दोस्तों 3 मई तक इस बॉर्डर को कैंसिल कर दिया और 29 अप्रैल को 12 बजे तक ही एंट्री मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहचान पत्र दिखाकर वगैरह वगैरह जानकारी। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे होंगे कि व्हाट्सएप पर आने वाले हैं 4 जबरदस्त फीचर्स। अपने आप मैसेजिंग डिलीट होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल कुछ खास तरीके से कर पाओगे आप, जिसमें कई सारे नए फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप को एक साथ कई डिवाइस पर चला पाएंगे। और साथ ही व्हाट्सएप एक्सपायरिंग मैसेज, ऑटो डिलीट मैसेज वगैरह का फीचर भी बहुत जल्द आने वाला। और चौथा है कि इमेज को सर्च कर सकेंगे। आप इमेज को सर्च कर पाओगे दोस्तों और उसकी प्रामाणिकता को भी जांच पाओगे। फालतू की खबरें जो फैलती है ना, उसके लिए व्हाट्सएप एक फीचर लॉन्च करने जा रहा है, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, एक राहत भरी खबर है। सितंबर तक दोस्तों मिलने लगेगा भारत में इस बीमारी का टीका। सिर्फ 1000 रुपए होगी कीमत। ये कहना है सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ का। जी हाँ, आपको बता दें भारत के अंदर इस बीमारी का टीका तैयार करने में लगे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अडर पुन्नावाला ने कहा दोस्तों कि यदि ट्रायल सफल रहता है ना, तो ये टीका इसी साल सितंबर या अक्टूबर महीने तक आ सकता है और 1000 रुपए में मिल सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, जल्द से जल्द बस इसका टीका बन जाए, राहत वाली बात होगी ये। और साथ ही अगली खबर आप देख सकते हैं कि सरकार ने IT BPO कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया और इस तारीख तक बढ़ा दिया वर्क फ्रॉम होम की वैलिडिटी को। 31 जुलाई तक इन कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की वैलिडिटी को बढ़ा दिया। चलिए अब अपन नजर डालें दोस्तों इस बीमारी को लेकर कुछ आंकड़ों पर। तो देख पा रहे पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 1813 नए मामले देखे गए हैं इस चीनी वायरस की बीमारी के। और इसके अलावा अभी भारत में इसकी टोटल संख्या कितनी हो चुकी है दोस्तों, तो 31,787 टोटल संख्या हो चुकी है। अभी का लाइव अपडेट आ रहा है उसके अनुसार। और अब तक 1008 लोग जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं सिर्फ भारत से। तो ये स्टेटस और आंकड़ा चल रहा है। और साथ ही अगला अपडेट आप देख पा रहे कि देश में इस बीमारी से संक्रमितों में से केवल 0.33% मरीज ही वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 1.5% ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। और अच्छी बात तो यह दोस्तों की रिकवरी रेट जो है वो 24.5% पहुंच चुकी है। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही है दोस्तों कि भारत में 15 दिनों में इस बीमारी के वायरस हॉटस्पॉट जिलों की संख्या जो है वो 170 से घटकर 129 हो गई है। ये भी राहत की बात है। इन जिलों में वापस ग्रीन जोन कन्वर्जन हो चुका है। और साथ ही अगला अपडेट देख पाओगे कि उत्तर प्रदेश में हर रोज होंगे 6500 इस बीमारी के टेस्ट हैं। और एक दिन में सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर आप देख पाओगे हिमाचल सरकार के लिए बड़ी ही राहत आई है और हिमाचल के लोगों के लिए भी है कि एक सप्ताह से इस बीमारी का कोई भी नया मरीज नहीं मिला है। तो ये भी राहत की बात है। और साथ ही एक और अपडेट देख सकते हैं। अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार की, तो बड़ा अपडेट देख पाओगे हिमाचल के 6 जिलों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। 5 मई तक हिमाचल प्रदेश के अंदर मौसम खराब रहने की संभावना है। इसके अलावा संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों तो आगामी 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल के कई जगहों पर गर्जना के साथ बारिश होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब में कुछ जगहों पर भी हल्की बारिश हो सकती है और रायलसीमा में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना बन रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से बड़ी खबर देख पा रहे दूरदर्शन पर आज से चलेंगी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं। यूपी राज्य के स्टूडेंट्स जो है 10th 12th का सिलेबस दूरदर्शन पर ही पढ़ सकते हैं। सुबह 30-30 मिनट 2 क्लासें इंटर की होगी, 2 क्लासें हाई स्कूल की होगी। तो ये ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी स्कूली शिक्षा को भी बढ़ा रही है, अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि अब व्हाट्सएप पर मिलेंगे ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स। कंपनी ने लॉन्च किया जीपीएस आधारित चैटबॉट स्टोर लोकेटर करके। जीपीएस आधारित इस चैटबॉट की मदद से ग्राहक जिन दुकानों में ब्रिटानिया के उत्पाद उपलब्ध हैं उसकी जानकारी आसानी से हासिल कर पाएंगे। इसके लिए ब्रिटानिया कंपनी ने नंबर भी जारी कर दिए हैं 4071012222। इस नंबर पर आपको BRIT लिख करके व्हाट्सएप मैसेज लिखना और आपको अपने नजदीकी लोकेशन स्टोर की गूगल मैप के जरिए मिल जाएगी। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि धीरे धीरे लॉकडाउन उठाने पर आनंद महिंद्रा ने कही ये बात और सरकार को एक सुझाव भी दिया। तो दरअसल दोस्तों आनंद महिंद्रा ने सुझाव दिया कि सरकार को कुल 49 दिनों के बाद व्यापक स्तर पर लॉकडाउन को उठा लेना चाहिए। उनका कहना है कि यदि देश के विभिन्न हिस्सों में धीरे धीरे लॉकडाउन उठता है तो औद्योगिक गतिविधियां चलानी मुश्किल होंगी और इसकी गति भी धीमी होगी। महिंद्रा ने माना दोस्तों की सरकार के लिए लॉकडाउन से बाहर निकलने की योजना बनाना काफी चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि अर्थव्यवस्था की तमाम चीजें एक दूसरे से काफी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि आगे की योजना बड़े पैमाने पर संक्रमण को नियंत्रित करने और परीक्षण करने पर आधारित होनी चाहिए। केवल हॉटस्पॉट और लोगों के अति संवेदनशील समूह को ही अलग रखा जाना चाहिए, उनकी ये राय है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों की सरकार को लॉकडाउन 3 मई के बाद भी बनाना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट देख पा रहे कि अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक दशक की सबसे बड़ी सुस्ती देखी गई है। पहली तिमाही में 4.8% घट गई जीडीपी। अमेरिका में तो हालात क्या चल रहे हैं आपको आसानी से पता ही होंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा बदतर अगर हालात चल रहे हैं तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के ही चल रहे हैं और इसीलिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। जनवरी
फरवरी मार्च तिमाही की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो रही -4.8%। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे दोस्तों कि इस राज्य ने पेट्रोल पर लगाया इस बीमारी को लेकर सेस और अब इसके चलते पेट्रोल 6 रुपए और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका। हम बात करें दोस्तों नागालैंड राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया और नागालैंड राज्य में 28 अप्रैल की रात से ही ये फैसला लागू हो चुका। पेट्रोल 6 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया, डीजल 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया और इसके बाद अभी बेसिकली पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट नागालैंड, असम वगैरह मेघालय में भी आपको बताओ हाल ही में महंगा हुआ था। तो अभी रेट्स क्या चल रहे स्क्रीन पर आप ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। और इसी के साथ ही ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि सरकार क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ा सकती है या नहीं। अभी जो देश के हालात और ये चर्चाएं चल रही है, डेटा आंकड़े एनालिसिस करके आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, दबा के लाइक करना, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। दोस्तों आज पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में दुख का माहौल सा छा गया, सभी की आंखें नम हो गई। जैसे ही मुझे भी ये खबर पता चली दिल रोने लग गया, क्योंकि आज दोस्तों बॉलीवुड की एक महान हस्ती अब हमारे बीच नहीं रही है। जी हाँ, हो सकता है कि आपने भी ये खबर सुनी होगी कि बॉलीवुड के महान अभिनेता इरफान खान का निधन हो चुका है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। 54 साल की उम्र में कैंसर के चलते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। दरअसल दोस्तों फिल्म जगत के एक शानदार अभिनेता जो हमारे बीच से तो जा चुके हैं, लेकिन उनके अभिनय और उनके कार्यों के बदौलत हमारे दिलों और दिमाग में वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान भले ही अब हमारे बीच नहीं रहे हो दोस्तों, लेकिन उनकी यादें हमेशा अमर रहेगी। इरफान खान ने आज 29 अप्रैल को 53 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्म डायरेक्टर सुजीत सरकार ने भी एक ट्वीट करके इरफान खान के निधन के बारे में जानकारी दी। डायरेक्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे प्यारे दोस्त इरफान, तुम लड़े और बहुत लड़े, मैं तुम पर हमेशा गर्व महसूस करूंगा। शांति और ओम शांति। इरफान खान तुम्हें सलाम। इरफान खान के निधन को लेकर ऑफिशियल बयान भी जारी कर दिया गया और इसमें लिखा गया है कि मुझे यकीन है कि मैं सरेंडर कर चुका हूं। ये कुछ शब्द हैं जो इरफान ने 2018 में अपने कैंसर से लड़ने की शुरुआत में कहे थे। यह बहुत दुख देने वाला है दोस्तों कि हमें उनके ना रहने की खबर को आगे लाना पड़ रहा। इरफान एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे जो अपनी आखिरी सांस तक लड़े और उन सभी को प्रेरित किया जो उनके पास आए। जब उन्हें 2018 में कैंसर जैसी न्यूज का झटका लगा तब उन्होंने उसके साथ आने वाली हर लड़ाई को भी लड़ा। इसमें आगे लिखा गया दोस्तों कि इरफान अपने प्यार और परिवार से घिरे रहते थे। एक उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। इरफान खान की मौत के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। सूचना एवं प्रसारण में मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट करके इरफान खान को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा कि इरफान खान बहुआयामी कलाकार थे। उनके निधन की खबर सुनकर दुखी हूँ। उनके परिवार, दोस्तों और फैंस को दिल से संवेदनाएं। इरफान खान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत दोस्तों इंटरनेशनल फिल्म से की थी। उनकी पहली फिल्म सलाम बॉम्बे को ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन भी मिला था। उस समय बॉम्बे में इरफान खान अपने अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। वाकई में दोस्तों बॉलीवुड एक्टर इरफान खान एक बहुत ही अच्छे और शानदार कलाकार थे। हम सभी की तरफ से दिल से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनके चरणों में नमन। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम नमः शिवाय। उनके लिए 2 शब्द आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। इसलिए कहा जाता है किसी को जाने बिना उस पर अपनी राय मत बनाइए, कभी मत बनाइए। हमेशा याद रखिएगा, किसी को जाने बिना, उनकी कहानी जाने बिना उन पर अपनी राय मत बनाइए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती।
ये दोनों तरफा है। चलो हर चमकती चीज सोना का मतलब हुआ कि किसी पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, लेकिन दूसरी तरफ यही है कि आप दूर से किसी चीज को देखकर या एक दो हरकत से आप किसी पर अपनी राय ना बना ले कि ये ऐसा है वैसा है। एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक माता पिता अपने पुत्र के साथ ट्रेन से जा रहे थे, तो सामने वाली सीट पर एक पति पत्नी बैठे थे और बेटा यानी अच्छा बड़ा है, 19-20 साल का लड़का है। तो हर थोड़ी देर में वो बार बार कह रहा है कि देखो कितना सुंदर पेड़ गया। फिर कभी वो कुछ आए तो देखो ये कितना सुंदर बादल है। हर थोड़ी देर में वो छोटी ऐसी ऐसी चीजें को बता रहा है जो सब हम रोजाना देखते हैं, जो रोज देखते हैं हम। तो जो सामने वो जोड़ा बैठा था पति पत्नी, उनको बड़ा अटपटा लग रहा है कि क्या इतना बड़ा लड़का और कैसे हर के जैसे कोई छोटा सा बच्चा पहली बार पेड़ देख रहा है, पहली बार बादल देख। बच्चे जैसे बादलों को देखकर खुश होते हैं, एक बार, दो बार, 3 बार। अंत में जोड़े ने कहा उस पिता से कि आप अपने बेटे को अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। पिता ने कहा वही तो किया है, वहीं से तो आ रहे हैं। बोले मतलब? बोले मेरा बेटा बचपन से अंधा था, आज ही उसको आंखें मिली है, इसलिए उसको हर एक चीज इतनी अच्छी लग रही है क्योंकि वो पहली बार देख रहा है इस दुनिया को, इन रंगों को। अब मान लीजिए उस जोड़े ने प्रश्न कर लिया तो उनको पता चल गया, नहीं पता चलता तो घर जाकर क्या कह रहे होते? क्या पागल बेटा था, कह रहे होते कि नहीं? तो किसी को जाने बिना, उनकी कहानी जाने बिना उन पर अपनी राय मत बनाइए। उनकी क्या कहानी है आपको क्या पता? तो महाराज भरत जी को यहाँ पर सब पागल कह रहे हैं कि पागलों वाली हरकतें कर रहा है। राजा ने कहा ठीक है, 1-2 बार और देखते हैं, नहीं माना तो मैं बात करता हूँ। फिर थोड़ी दूर चलते हैं, फिर चोट लग रही है। अब राजा ने पालकी उतारी, तलवार निकाला। राजा कहते क्या पागलों की तरह चल रहे हो, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ। भरत जी कहते अभी भी अगर मैंने इनको कुछ नहीं समझाया ना तो आगे जाकर लोग उंगली मुझ पर ही उठाएंगे। कि भरत जी जैसे ज्ञानी ने जिसको अपने कंधे पर उठाया था वो भी नरक गया। हम संगत की बात करते हैं ना कि अच्छी संगत होगी तो अच्छा स्वभाव होता है ना। अब मान लीजिए अगर आप किसी अच्छी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं फिर भी आप में गुण ना आए तो बाहर वाला क्या कहेगा, ये बातें फालतू है, कहेगा ना। तो मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञानी पुरुष है उसके साथ रहकर भी अगर आप में ज्ञान नहीं आया तो मतलब उसमें ही कोई खराबी है। और खराबी का अर्थ ये नहीं कि उसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके अंदर उस ज्ञान को पहुंचाने की इतनी शक्ति। तो भरत जी ने कहा कि आज मेरे रहते हुए भी ये व्यक्ति नरक ही गया तो लोग तो प्रश्न मुझ पर ही उठाएंगे। तब उन्होंने कहा किस बात का दंड? सोचिए सामने तलवार है गले के पास। भरत जी कहते किस बात का दंड, किस हक से मुझे मृत्यु दंड दोगे? तुम मेरे राजा नहीं, मैं तुम्हारी प्रजा नहीं, तुमने मुझे आज तक कुछ दिया नहीं, मैंने तुमसे कुछ आज तक लिया नहीं, कोई रिश्ता नहीं हमारे बीच, किस हक से तुम मुझे दंड दोगे? और भरत जी कहते हैं कि अपने गुरु से मिलने जा रहे हो तो गुरु के सामने तो ये राजा वाला ऐश्वर्य मत दिखाओ। गुरु से मिलने जा रहे हो सुनते ही राजा रहुगुण, क्योंकि उन्होंने तो नहीं बताया वो कहां जा रहे हैं, यानी सामने वाला कोई ज्ञानी है, वो माफी मांगते हैं। भरत जी कहते हैं गुरु के सामने ऐश्वर्य नहीं दिखाते। मान लीजिए आप अपने गुरु के पास जाकर कहेंगे मुझे तो ये आता है, ये आता है, मैंने ये किया है, वो किया है, तो गुरु मन में क्या कह रहे होंगे, आया क्यों? जब सब आता ही है तो मेरे पास आया क्यों? यानी वो आपको अच्छे मन से कुछ सिखा पाएंगे? वही आप जाकर कहोगे मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो आप पर निर्भर हूं, आपको मुझे छोटी से छोटी चीज सिखानी है। तो उन पर अब एक तरीके की जिम्मेदारी आ गई कि ये मुझ पर निर्भर है, मैंने नहीं सिखाया कुछ तो ये शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा।
तो वो पूर्ण रूप से आपको छोटी से छोटी चीज सिखाते हैं। तो भरत जी ने यही कहा कि गुरु के सामने ऐश्वर्य, अपने आप को बड़ा दिखाना अच्छी बात नहीं। ये इतने सेवक, पालकी, ये क्या है? गुरु के सामने दीन बनकर जाओ, कि जब उनके सामने जाओ तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। और अभी आपको देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि आप गुरु को बड़ा बताना चाह रहे हैं। कई बातें समझाते हैं, समझाकर भेजते हैं भरत जी उनको। अब इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम चलते हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी के पास। उनके बीच धर्म की चर्चा हो रही है। धर्म क्या है, ये सारी बातें। अब भरत जी के वंश में होते हैं गया नामक राजा। विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन एक बार शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलते खेलते गलती से तीर चलाते हैं। वो हिरण को तीर मारने वाले थे, तो हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर एक ब्राह्मण को जाकर लगता है। ब्राह्मण ने मरते मरते श्राप दिया कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए। मैं श्राप देता हूं, तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। श्राप मिलते ही गयासुर का शरीर, गयासुर यानी जब तक राजा थे तब तक गया नाम था, असुर बनने के बाद नाम पड़ गया गयासुर। तो गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया, 5 कोस तक। लेकिन क्योंकि विष्णु भगवान के भक्त थे तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। जो भगवान के भक्त होते जल्दी से उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। वो राज्य छोड़कर चले गए वन की ओर। उन्हें लगा प्रजा डर जाएगी मुझे ऐसा देखकर। वहां पर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या वरदान चाहिए? बोले मुझे वरदान दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। अभी तक उन्हें जो डर था कि लोग उन्हें देखकर डर जाएंगे, तो उन्होंने वरदान ही ऐसा मांगा कि लोग दूर दूर से उनको देखने आते थे, कि जो उनके दर्शन कर ले वो नरक ना जाए, वो स्वर्ग जाता था। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अपने राज्य वापस आते, बात आग की तरफ फैलती है। अब पापियों की मौज थी। अब वो जी भर के पाप करते। अंत समय में बस जब लगता कि कुछ समय है, कुछ ही दिन बचे हैं, गयासुर के दर्शन करते और स्वर्ग की प्राप्ति होती। नरक खाली होता गया, सब स्वर्ग जा रहे हैं। भगवान कहते ये तो संतुलन बिगड़ रहा है। तो भगवान नीचे आते। भगवान ने गयासुर से कहा कि गयासुर, हमें एक बहुत पवित्र यज्ञ करवाना है। बहुत यानी उस स्थान पर कोई आ जाए तो सुस्वर्ग मिले। तो कोई जगह तुम्हें पता है क्या? भगवान जानते थे गयासुर जवाब क्या दे सकता है, इसलिए उन्होंने उनसे ही पूछा। गयासुर कहते हैं मुझसे ज्यादा पवित्र अभी कौन हो सकता है, जिसके दर्शन मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मुझ पर यज्ञ करिए। क्योंकि उनका शरीर भी 5 कोस तक फैला हुआ था। भगवान उनके वक्ष स्थल पर जो भारी हवन कुंड है वो जोर से रखते हैं, कुछ नहीं होता। यज्ञ आरंभ होता है, अग्नि इत्यादि, उनको कुछ भी नहीं हो रहा। अंत में भगवान ने कहा अब मुझे मारना पड़ेगा तुमको, तुम्हारे कारण संतुलन बिगड़ रहा है। और संतुलन नहीं बिगड़ सकता, पापी स्वर्ग जा रहे हैं। कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। गयासुर ने कहा 1 नहीं 2 इच्छाएं हैं, और अगर आपने पूरी कर दी तो मैं अपने प्राण स्वतः ही त्याग दूंगा, यानी अपने प्राणों का दान दे दूंगा आपको मारना नहीं पड़ेगा मुझे। भगवान कहते कौन सी इच्छा है? बोले पहली इच्छा, ये यज्ञ करते वक्त जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, क्योंकि जब आप धर्म का कार्य करते हैं उस स्थान पर देवी देवता आते हैं ताकि आपका कार्य सफल हो जाए। यहाँ भी है, धर्म का कार्य होगा तो देवी देवता आते हैं कि विराम तक सब कुछ सही तरीके से हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि यज्ञ करते वक्त जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान कहते ठीक है। दूसरी इच्छा,
दूसरी इच्छा, ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से कल्याण हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, लेकिन अगर कोई ना कर पाए, सामर्थ्य ना हो, तो मेरे धाम आकर कोई बस इतना कह दे कि हे भगवान मेरे पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। बोले श्री गया धाम की। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है, क्योंकि उस स्थान को वरदान प्राप्त है। वहां कोई सच्चे मन से कह भी दे इतना कि मेरे पितृेश्वरों को मुक्ति दीजिए, तो भगवान देते हैं। उसके बाद उसने अपने प्राण खुद ही त्याग दिए। इस कथा से हमें एक सीख मिलती है, दान का महत्व। आज देखा जाए तो गयासुर ने और अपने जीवन में ऐसे क्या कार्य किए थे कि हम श्रीमद् भागवत में उनका नाम ले रहे हैं, पर भगवान के सर पर कोई कलंक ना लगे, क्योंकि उसने कुछ भी पाप नहीं किए। भगवान अगर उसको मारते तो एक तरीके से कलंक भगवान के सर पर लगता कि वो पापी नहीं था। अब उसको वरदान मिला है, वो बैठा है, अब कोई आकर दर्शन करके चला जाए तो उसमें उसकी क्या गलती? तो पाप उसने थोड़ी कुछ किया, पर भगवान को संसार को बचाने के लिए ये कार्य करना पड़ रहा था। उसने वो कार्य से बचा लिया भगवान को अपने प्राण दान देकर। तो दान का महत्व बहुत बड़ा है। कुछ भी छोटे से छोटा दान भी अगर आप करते हैं, धन का हो, भोजन का हो, पानी का हो, वस्त्रों का हो, अगर आपने किसी की सहायता करी है तो वो बहुत फल प्राप्त देता है आपको। और यही चीजें हैं देखिए जो आपके साथ जाएगी, और तो कुछ जाने वाला नहीं। एक बात बताइए, यहाँ कितने ऐसे परिवार हैं जो साल में 2 साल में एक बार परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कहीं भी आसपास? हाथ उठाना। चलो अच्छी बात है। और कौन ऐसे हैं यहाँ पर जो मान लीजिए शादी दूसरे गांव हुई है तो हर साल गर्मी की छुट्टियों में अपने पीहर मायके जाते हैं? देखिए पहले तो हमारे लिए यही घूमना होता था। पहले ये घूमना थोड़ी था इधर उधर जाना, पहले तो गर्मी की छुट्टियां ही घूमना था कि नाना के घर जाना है। तो महाराज तो सभी जाते हैं कहीं ना कहीं, तो अधिकतर लोग यहाँ पर जाते हैं। तो जाने से पहले बड़ी तैयारियां करते होंगे आप। क्या तैयारियां करते बताइए? नहीं, पहली तैयारी, अच्छा आप बताएं, वो शायद तैयारी वो आप करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? टिकट, क्योंकि जितनी जल्दी उतनी सस्ती। तो सबसे पहले तो टिकट बनवाते हैं। फिर उसके बाद जब दिन पास आने लगते हैं, तब अगर बाहर घूमने जा रहे हैं तब तो अपनी शॉपिंग, किसी और के घर जा रहे हैं तब तो अपनी शॉपिंग और उनकी शॉपिंग, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ देना है। तो सारी सबकी शॉपिंग शुरू हो जाती है, कपड़े खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं। अब जब जाने का समय आता है तब पूरी पैकिंग कर रहे हैं, खाने का सामान, पानी की बॉटल्स, ये रखे वो रखे, 10 चीजें। और कितने दिन के लिए जाते हो ये? चलिए वो तो आप नाना के घर तो हाँ 1-2 महीने होता ही है, लेकिन घूमने जाते हैं तो कितने दिन के लिए जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन, 1 हफ्ता, 7-8 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन के लिए। कितनी मेहनत, कितनी तैयारियां करते हैं कि नहीं? ऊपर जाने की तैयारी कितनों ने की है? वहां ये ट्रेन की टिकटें, फ्लाइट की टिकटें काम नहीं आती, वहां पुण्य की टिकट काम आती है। कितने पुण्य किए हैं, ऊपर जाएंगे भगवान कहेंगे दिखाओ टिकट। पुण्य किया होगा तो स्वर्ग चले जाओगे, नहीं किया होगा तो भगवान कहेंगे चलो नरक। इसीलिए अपनी इच्छाएं पूरी करने के साथ साथ अच्छे कर्म भी करिए। लोगों को खुश रखने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं।
और अपने आप के लिए कुछ करते ही नहीं है, खुद के जीवन को सुधारने के लिए। और बाकी इनके लिए इतना करने के बावजूद इनमें से एक आपका साथ नहीं देने वाला जाते वक्त। ये सिर्फ कहने की बात है। कई बार होता है ना, घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई इनको क्यों ले गए, मुझे ले जाते, मुझे क्यों नहीं ले गए। सच में किसी दिन यमराज आ गए ना कि तुम चलो, तुमको बड़ी जल्दी है, उसको छोड़ो, तुम पहले चलो, तब एक जाने को तैयार नहीं होगा। सच्ची बात है ये। किसी दिन सच में वो आ गए ना, वो भी तो कभी कभी परेशान हो जाते हैं ना कि भाई सबका अपना अपना समय है, क्या जबरदस्ती। किसी दिन नीचे आ गए, वो बोलेंगे उसको छोड़ो, तुम पहले चलो, चलो तुमको बड़ी जल्दी है, मेरे को क्यों नहीं ले गए, मेरे को क्यों नहीं, चलो। तो ये सारी बातें सिर्फ कहने को है, अगर सच में लेने आ गए ना तो कोई जाने को तैयार नहीं होगा। तो महाराज इसीलिए ये संसार को खुश रखना, इन चीजों के पीछे इतना मत भागिए कि आप पुण्य ही ना करें। एक बार एक सेठ जी थे, ये संसार कैसा है मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत बड़े सेठ जी, खूब धनवान, सबका काम करते, सबकी मदद करते। उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी। क्या पाली थी? तो सेठ जी की बिल्ली मरी। कौन मरा? कोई मरता है तो बैठक होती है ना, उन्होंने बिल्ली के लिए बैठक रखवाई थी कि सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया। सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, और सेठ जी मरे तो एक भी नहीं आया। ये संसार है, जब तक काम है तभी तक वो आपके साथ है। जहां उनका स्वार्थ खत्म हुआ कि वो छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे भागने से क्या होगा। एक बहुत अच्छी कविता है, कविता कहिए, गाना कहिए, सुनी सबने होगी यहाँ पर। जब सुनी तब इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया था, तब तो एक गाने की तरह सुनते हैं। पर जब आज का समय देख रहे हैं ना, आज के लोग देख रहे हैं जो स्वार्थ हो गया है, तो उनको देखकर समझ आता है कि ये कविता कितनी सटीक बैठती है आज के समय पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामसागर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। भिलाई और दुर्ग में कच्चा माल नहीं, इसलिए मंजूरी के बाद भी 78% उद्योग खुले नहीं। रोज 50 करोड़ का हो रहा कारोबार प्रभावित। रायपुर स्वास्थ्य मंत्री के बंगले में लगी आग, वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। हादसे में कोई भी बड़ा नुकसान नहीं। सुकमा के जंगल में हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में मारा गया एक नक्सली। पुलिस जवान की संदिग्ध हालत में हुई मौत। कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के 2400 बच्चों को लेकर आई है पुलिस की टीम। 150 किलोमीटर का सफर, 480 जवान और 3 दिन में सिर्फ 20 मिनट की नींद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में व्हील चेयर पर बैठे बैठे केरोसिन डालकर खुद को लगाई आग। बीमारी से परेशान था वृद्ध। सरगुजा की सरगा में शादी कराने के नाम पर ग्राम सभा में बुलाया, फिर परिजन और उप सरपंच ने प्रेमी जोड़े को लाठियों से पीट पीट कर अधमरा किया। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालय और शराब दुकानें 3 मई तक बंद। सरकार ने जारी किए संशोधित आदेश। प्रदेश में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला। पश्चिम बंगाल जा रहे मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 1 की मौत, 9 हुए घायल। तेलंगाना से 100 किलोमीटर पैदल चली 12 साल की बच्ची। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अपने घर से 14 किलोमीटर पहले भूख के कारण तोड़ा दम। लॉकडाउन ने बदला मुहूर्त। रायपुर में सरकारी अफसरों के कहने पर 150 लोगों ने शादी की तारीख अप्रैल से मई तक कर दी। छत्तीसगढ़ में मंदिरों के बंद दरवाजे से ही कर रहे श्रद्धालु प्रणाम। इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा। समझदारी, घर से बाहर सैनिटाइजर लगाने की हिदायत दी और नासमझी द्वारा नींबू मिर्च लटकाकर लिखा गो कोरोना गो। रायपुर में विदेशों से आए 27 लोगों की तलाश। रायपुर दुर्ग रायगढ़ जिले की सीमा सील, अब होगी एफआईआर। आम आदमी घरों में कैद, बाहर आए तो पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। हमेशा भीड़ से भरी रहने वाली जगह भी सुनी सुनी दिखी। रायपुर में कर्फ्यू पर बेवजह निकलने वाले लोगों पर चली पुलिस की लाठियां। 70 से ज्यादा गाड़ियां जब्त, तो पुलिस ने थमाया शर्मिंदा करने वाले पोस्टर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। तो इसीलिए जरूरी है कि हम शिक्षित हो। माता पिता के लिए भी कहूंगी, बच्चों को शिक्षित करिए। आप खास करके बेटियां, क्योंकि उसको दूसरे घर जाना है। एक बात हमेशा, यहाँ पर ऐसे शायद ही कोई माँ बाप होंगे जो चाहेंगे कि उनकी बेटियां ससुराल में अन्याय सहे। कोई चाहेगा, कोई भी माँ बाप यहाँ पर, कि नहीं भाई कोई भी अन्याय हो तो सहना है। सर सब हिला रहे हैं और बोलते ऐसी ऐसी लाइनें हैं बेटियों को, तो अलग अलग सी पता नहीं कैसी कैसी बातें कह कैसे देते हैं। बेटा डोली जा रही, अर्थी वापस आनी चाहिए। कैसे कह सकते हो ये बात आप? सोच कर देखिए। और जो बच्चे सच में अपने माता पिता की बातों को पत्थर की लकीर मानते हैं ना, फिर सच में ऐसा ही करते हैं वो। तो कितनी ही बड़ी बात होता है, वो अपने घर पे कुछ नहीं बताते। ये बात कहनी चाहिए हमें अपने बच्चों को, जिनको हमने पैदा किया है, उनको पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किया था कि दूसरों के घरों में उस पर अन्याय हो और वो अन्याय सहे और वापस ना आए। एक सच्ची बात आपको बताती हूँ। देखिए, कुछ चीजें हैं जो आजकल खराब भी हो रही है। मैं ये नहीं कहती सब कुछ सही है। कई जगह है रिश्ते जबरदस्ती टूट रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि पहले ज्यादातर रिश्ते इसीलिए टिके हुए थे क्योंकि औरतें घर पर सब कुछ सहती थी, कुछ नहीं कहती थी। आजकल सहती नहीं। तो एक बात बताइए, ज्यादा सही कौन सा है? नहीं सहना ना। हम कहते हैं आजकल देखो बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है, तो क्यों हो?
गलत को सहना भी गलत है। भगवान ने कहा है, ये सिर्फ हम नहीं कहते, भगवान कहते अन्याय करने वाला और सहने वाला दोनों ही गलत है। जिसको पता है उस पर अन्याय हो रहा है फिर भी वो चुपचाप सह रहा है, इसका मतलब वो गलत है। गलत के लिए आवाज, अरे भगवान ने अर्जुन को परिवार से झगड़ने को कह दिया था क्योंकि वो गलत थे। इससे बड़ी बात भगवान कह सकते हैं? हम सब ये बातें कहते नहीं, सहन शक्ति। भगवान ने अर्जुन को अपने परिवार से लड़ने को कहा था, अपने भाइयों को मारने को कहा था। क्यों? क्योंकि वो गलत थे। तो गलत के आगे आवाज उठाना चाहिए। तो आपकी बेटियां, आपके बच्चे दूसरे घर में अन्याय तभी सहेंगे जब वो अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है यहां भी किसी पर निर्भर है, वहां भी पिता पर निर्भर ही होना है। तो उनको सुखी रखते हैं ना, क्यों दुखी करे? एक ना एक पर तो निर्भर ही होना है, तो यहीं रहते हैं, छोड़ो। पर जो अपने पैरों पर खड़ी होगी, जो किसी पर निर्भर नहीं होगी, वो अन्याय नहीं सहेगी कि मुझे किसी पर निर्भर नहीं होना है आगे जाकर। तो अपने बच्चों को शिक्षित करिए, ये सीख दीजिए कि बेटा न्याय कहीं नहीं सहना। एक प्रश्न मैं पूछूंगी सभी माता पिताओं से, खास करके यहाँ पर कितने हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आज तक एक ना एक बार ये लाइन जरूर बोली है, बेटा कुछ गलत मत करना, हमारी इज्जत नहीं खराब करना वरना हम मर जाएंगे। हाथ उठाना, कितनों ने कही है? अब शर्माओ मत, अच्छे से हाथ उठाओ, इतने इतने से हाथ उठाने से नहीं चलेंगे। किस किस ने कही है हाथ उठाना? ये बात कही है ना? अब एक बार विचार करिए। मैं आपको बहुत साधारण सी बातें बता रही हूं आज का समय देखकर, क्योंकि आज का समय बहुत खराब हो गया है। वो भगवान का रूप तो है नहीं कि कभी गलती करेंगे नहीं, है क्या? भगवान का रूप है वो। हम में से आप कोई भी भगवान का रूप है जो कभी जिंदगी में गलतियां नहीं करते। मान लीजिए आपके बच्चे से गलती हो गई, अब वो आपके पास तो नहीं आएगा, क्योंकि आपने उससे क्या कहा है कि हम मर जाएंगे। अब आपके पास तो कत्ते ही नहीं आने वाला। अब विचार करिए, क्योंकि वो आपके पास नहीं आ रहा, उसकी उस गलती का फायदा कितने लोग उठा सकते हैं, उससे क्या क्या नहीं करवा सकते हैं। विचार करके देखिए। वो किसी और से मदद मांगे, खाली फ्री में तो कोई मदद नहीं करने वाला, माँ बाप तो है नहीं वो, चाहे पैसे के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। कितना फायदा उठा सकते हैं आपके बच्चों का? उठा सकते हैं कि नहीं? एक बार सोच कर देखिए। गलती से ही गलती हो गई बच्चे से, अब आप चाहेंगे ऐसा कि आपके बच्चों का कोई फायदा उठाए? संस्कार देना अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार नहीं कि वो कुछ गलती कर दे तो आपको बताने से डरे। एक बात अपने बच्चों से हर समय कहते रहना, हर समय, चाहे वो, क्योंकि आजकल जो बच्चे डर की वजह से क्योंकि हम भी जानते हैं आज के समय कंपटीशन कितना है, पहले था इतना। आज बच्चों के लिए कब उनका दिन निकल जाता है पता नहीं चलता। हम तो कब स्कूल का बैग फेंक कर खेलने चले जाते थे, पता नहीं चलता था। आज वो बच्चों के कब दिन निकल जाते हैं ट्यूशन से, इससे उससे, कि उनको पता नहीं चलता। तो इतना कंपटीशन है बाहर, इतने लोग हैं उनको नीचे गिराने के लिए कि कम से कम घर पर तो हम वैसा कुछ ना करें। एक वातावरण तो उन्हें ऐसा मिले जो उनसे बहुत प्यार करता है। तो एक लाइन अपने बच्चों से हमेशा कहते रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, हर वक्त बचा लेंगे तुमको, हमसे कभी मत डरना, कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा।
फिर उससे गलती हो भी गई ना तो वो सबसे पहले आपके ही पास आएंगे। और ये बात आप भी जानते हैं, आप कितना ही डांट ले मार ले पर आप उनको बचा ले, उनको त्यागेंगे नहीं। और दुनिया वाले उस इतनी सी बात को कितना बड़ा बना देंगे ये हम भी जानते हैं। तो वो हमें आकर बताए ये ज्यादा जरूरी है ना। तो संस्कार दीजिए, पर ये कभी नहीं कहना कि ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, इतना मार्क्स नहीं आया तो ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं आया तुम मेहनत करो, मेरे लिए मेहनत जरूर। अगर मैंने तुमको मेहनत करते हुए देखा है ना, मेरे लिए वही जीत है, उससे बड़ी जीत मुझे नहीं चाहिए। तुमने मेहनत की है, मेरे लिए जीत गए। दुनिया वालों के लिए दूसरी बार जीत जाओगे, तीसरी बार जीत जाओगे, मेहनत तो की है ना। ये जरूरी है क्योंकि आज का समय बहुत बदल रहा है। बच्चे ज्यादा ही कोमल हृदय हैं आज के समय पर, ये हम आए दिन सुनते हैं। चाहे पढ़ने वाले बच्चे हो या कुछ भी हो, एक बार फेल हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर ऑलरेडी उनको बोलने वाले बहुत बैठे हैं। और एक बात याद रखना, बच्चों को बाहर वाले क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बच्चे ऐसे ही हैं, उनको बाहर वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपने घर वालों से फर्क पड़ता है कि मेरे माता पिता क्या बोलते हैं। बाहर वालों को तो जवाब देते ही है ना, क्या करना उनसे। हम ही उनको कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। उनको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, उनको फर्क पड़ता है आप क्या कहेंगे, आप क्या सोच रखते हैं। तो महाराज भरत जी को शिक्षित नहीं किया गया कि ज्यादा पढ़ाएंगे आगे जाकर दिक्कत करेगा, अनपढ़ रहने दिया। घर के काम काज कराने लगे। अब वो धीरे धीरे बड़े होते, अब घर वाले तो कराते सो कराते, बाहर वाले भी कराने लगे। बाहर वाले कहते भरत जरा सामान उतार देना, जरा ये ला देना, जरा सफाई कर देना, जरा बच्चे को संभाल देना, जरा सामान उधर रख देना। वो सारे काम कर देते। अब उनकी इस सरलता को गांव वालों ने उनकी मूर्खता समझी और उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख, तो उनका नाम रखा जड़ भरत। अब घर वालों ने सोचा कि हम तो घर वाले हैं, काम कराते, गांव वाले तो बिना पैसे दिए काम कराते हैं। पत्नियों ने कहा एक काम करो, गांव के बाहर जो खेत है ना इसे वहां भेज दो खेत की रखवाली के लिए। पति कहते रोज रोज वहां भोजन कौन पहुंचाएगा। अरे बोले एक दो दिन पहुंचाएंगे फिर बंद कर देंगे, फिर अपने आप को इंतजाम कर लेगा। ठीक है, बड़े प्यार से उनको बुलाया जाता है। उनको कहते हैं भरत। अब भरत जी की एक आदत थी कि उनके बड़े भाई उनको कुछ करने को कह देते वो वही करते थे, अपने मन की फिर नहीं करते थे वो। तो कहते हैं कि भरत पिताजी तो अब रहे नहीं, तो उनके सारे काम तो हमें ही देखने हैं। तो गांव में जितने काम है वो तो हम संभाल लेते हैं, लेकिन गांव के बाहर जो खेत है ना उसकी रखवाली के लिए तुम चले जाओ। और भोजन की बात है तो वो तो हम पहुंचा दिया करेंगे, लेकिन तुम वापस मत आना। भरत जी कहते ठीक है, चले गए। एक दो दिन भोजन आता है फिर बंद हो गया। अब क्योंकि भाई ने कहा है कि वापस मत आना, कई दिन हो गए हैं, वो बहुत भूखे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, वहां कोई नहीं रहता था। अब उसी खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी अफवाह उड़ रखी थी कि वहां कोई भी अगर किसी की बलि चढ़ा दे तो माता उसको मुंह मांगा वरदान देती है, इसीलिए अफवाह थी। कोई भगवान ऐसे नहीं होते हैं कि आप किसी बेगुनाह को मारकर अपनी इच्छाएं पूरी कर लेंगे। तो ये सब गलत बातें हैं। तो महाराज, लेकिन इसीलिए मैंने कहा अफवाह उड़ रखी थी। अब ये अफवाह वहां पर कुछ डकैत थे, डाकू इत्यादि होते हैं ना, उन्होंने सुन रखी थी। तो डाकुओं के सरदार ने कहा देखो आसपास कोई बैठा होगा, उसको पकड़ कर लाओ, उसकी बलि चढ़ा देंगे और बदले में माता से इतना धन मांगेंगे कि जीवन में कभी हमको डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसपास तो एक ही बैठे थे, भरत जी उनको लेकर आते हैं। अब बलि चढ़ाने से पहले तो बड़ा स्वागत किया जाता है ना।
पूजा करी जाती है, अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, खिलाया जाता है, तो उनको पहले भोजन दिया गया। अब उनको इतनी भूख लगी है कि वो दोनों हाथों से खाने लगे। जब तृप्त हो गए तब एक डाकू को अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि आज कोई उत्सव इत्यादि है क्या? मुझे इतना अच्छा भोजन दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं। डकैत ने कहा नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी कहते तब तो रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, लेकिन मुझे भोजन दे दिया करो। डकैत ने कहा कितना मूर्ख है, इसको बलि का मतलब भी नहीं पता। सरदार ने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, इसको कोई भी कहानी बनाकर इसकी बलि चढ़ा देंगे। उनको मंदिर के अंदर लाया जाता है। डकैत ने कहा देखो अभी यहाँ पर माता दर्शन देने आएगी, तो तुम नेत्र बंद कर कर हाथ जोड़कर सर झुकाकर बैठ जाओ। वो बैठ गए, तलवार निकालते हैं, मार नहीं लगते हैं कि वहां पर साक्षात माता भद्रकाली प्रकट हुई। अब वो कोई डकैत माता के भक्त थोड़ी थे, उनको तो धन चाहिए था, पर जब लगा कि धन तो नहीं मिलने वाला है तो माता के साथ युद्ध करने लगते हैं। भयंकर युद्ध होता है। आइए, एक स्त्री का, एक औरत का एक ऐसा भी रूप है, माँ काली का रूप दर्शन करते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
चंड मुंड काट कर पहनी मुंडन माला माने, पहनी मुंडल माला माने, पहनी मुंडल माला। हाथ काट गुप्तांग छुपाए अद्भुत रूप निराला माँ का, अद्भुत रूप निराला माँ का, अद्भुत रूप निराला। दानव दल को मुख में भर के, दानव दल को मुख में भर के क्रोध तो चबा डाली काली माँ काली, काली माँ काली। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए अम्बे मात की। रक्त बीज का रक्त पी गई डाल भवानी खप्पर में मां, डाल भवानी खप्पर में मां, डाल भवानी खप्पर में। दानव सेना डर कर भागी, पापी पड़ गए चक्कर में सभी, पापी पड़ गए चक्कर में सभी, पापी पड़ गए चक्कर में। रक्त को पी कर दानव दल का, रक्त को पी कर दानव दल का मां हो गई मतवाली काली मां, काली काली मां काली। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय काली महाकाली माँ, 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 जय काली महाकाली माँ।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में कोरोना संबंधित शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियों को तत्काल आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए विकसित कवच मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग और चिप्स के द्वारा इस मोबाइल ऐप को बनाया गया है। इस ऐप में राज्य के संदिग्ध और पुष्टि वाले कोरोना मामलों की जानकारी रियल टाइम पर डैशबोर्ड के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी। साथ ही ऐप में कोविड-19 ई पास के लिए आवेदन की सुविधा भी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देशन पर कोटा राजस्थान से आज सुबह सकुशल छत्तीसगढ़ लौटे छात्र छात्राएं। सकुशल अपने राज्य वापसी पर छात्र छात्राएं जहां खुश हैं, वहीं उनके अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी में प्रशासन, पुलिस, परिवहन, चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही वाहन चालक और उनके परिचालकों की अहम भूमिका रही है। गौरतलब है कि राजस्थान का कोटा शहर कोरोना वायरस संक्रमण की दृष्टि से एक हॉटस्पॉट सेंटर चिन्हित है। भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत और प्रदेश वासियों की सुरक्षा के मद्देनजर कोटा से लौटने वाले सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखना बहुत जरूरी था। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखा गया है और क्वारंटाइन सेंटरों में रहने, खाने पीने सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के विभिन्न जिलों में हुई बेमौसम बारिश से फसलों और अन्य परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के लिए प्रभावित लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की सचिव ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर फसलों और परिसंपत्तियों सहित अन्य हुए नुकसानों का आकलन कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार सरगुजा जिले में तैयार किया गया विशेष कोविड-19 उपचार केंद्र, जिसका शुभारंभ सोमवार को किया गया। इसे तैयार करने में लगभग 1 माह का समय लगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रशासन की मेहनत, चिकित्सकों का समर्पण और जन जन का मजबूत आत्मबल इस लड़ाई को संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। जीतेंगे कोरोना से जंग। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु श्री रुद्र कुमार ने आज अपने निवास सतनाम सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि प्रदेश में गर्मियों के दिनों में लोगों को पेयजल की नहीं होगी समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों और पहुँच विहीन क्षेत्रों में भी पेयजल के लिए बोर खनन की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना के तहत प्रदेश के 40,831 बीपीएल परिवारों को निःशुल्क नल जल कनेक्शन दिया गया है। मंत्री श्री रुद्र कुमार ने बताया कि सुपेबेड़ा में जल्द शुरू होगी समूह जल प्रदाय योजना। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग विभाग से 1,87,000 लोगों को मिल रहा है रोजगार और लॉकडाउन के दौरान महिला स्व सहायता समूह द्वारा 2,80,000 मास्क की आपूर्ति की गई। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 38 केस पाए गए हैं, जिनमें से 34 ठीक हो चुके हैं और 4 का इलाज जारी है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोटा में फंसे बच्चों को लेकर वापस पहुंची बसें। बच्चों को अपने गृह जिले से बाहर अन्य जिलों में किया जा रहा है क्वारंटाइन। जसपुर जिले के बच्चों को रोका गया है रायगढ़ में। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच कोटा में अध्ययनरत छत्तीसगढ़ के बच्चों को लेकर 26 अप्रैल को निकली बसें वापस लौट रही हैं। बच्चों को संभागवार अलग अलग बसों में वापस लाया जा रहा है। इन बच्चों को अपने गृह जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों में क्वारंटाइन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ में जसपुर
जयपुर जिले के 55 बच्चों को रोका जाना है। खबर मिलने तक 30 बच्चों को लेकर 2 बसें रायगढ़ पहुंच चुकी हैं। यहां पहुंचने पर सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की 5 सदस्यीय 4 टीमों ने ईडन गार्डन मैरिज पैलेस में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बच्चों की कोरोना रैपिड टेस्ट की जांच की गई, जिसमें सभी 30 बच्चों के रिपोर्ट नेगेटिव आए। जांच के बाद इन बच्चों को भूपदेवपुर स्थित नवोदय विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों तक रखा जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करने पश्चात पुनः स्वास्थ्य जांच करने के उपरांत ही बच्चों को अपने घर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान जिला पंचायत CEO सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, CMHO डॉक्टर SN केसरी, CSP श्री अविनाश ठाकुर पुलिस विभाग की कोरोना यूनिट के साथ मौजूद रहे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में सुनवाई अब 4 मई या उसके बाद की जाएगी। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई 4 मई या इसके बाद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके पहले 29 अप्रैल या इसके बाद सुनवाई करने की तारीख निश्चित की गई थी। अब राजस्व विभाग द्वारा सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों के अंतर्गत आगामी पेशी की तारीख 4 मई 2020 या उसके आगे की तारीख को रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में राजस्व विभाग की सचिव सुश्री रीता सांडिल्य ने राज्य के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, अनुभागीय अधिकारियों और समस्त पीठासीन राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका RJ रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कटघोरा पाली मार्ग में बने गड्ढे फिर बने मुसीबत का कारण। अति आवश्यक सामग्रियों की आवाजाही में हो रही देरी, रोजाना जाम की स्थिति हो रही निर्मित। देखिए इस रिपोर्ट में। कटघोरा से पाली मार्ग की हालत किसी से छिपी नहीं है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे लगभग 1 वर्षों से जस के तस हैं और समय के साथ साथ यह गड्ढे इतने विकराल रूप ले रहे हैं कि इस सड़क से गुजरना मानो जान हथेली में लेकर गुजरने जैसा है। पाली में रोजाना ही जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। देश में अभी लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है जो 3 मई तक रहेगा। जरूरी सामानों का परिवहन शासन की अनुमति से जारी है, जिसमें रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं शामिल है। लेकिन पूरी तरह बदहाल हो चुकी पाली की सड़क पर रोजाना ट्रकों की लंबी कतार लग रही है। काफी जद्दोजहद के बाद जाम से आजादी मिलती है। एक तरफ पूरा प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जी जान से जुटी हुई है, लेकिन बदहाल हो चुकी सड़कों पर भी शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत महसूस की जा रही है, जिससे अति आवश्यक वस्तुओं का परिवहन सुचारू रूप से जारी रहे। लेके आ रहे थे गैस सिलेंडर, तो कब से फंसा है आपका गाड़ी? 3 बजे रात से। 3 बजे रात से। हाँ। तो कितना गाड़ी गैस सिलेंडर का? यहाँ 4 गाड़ी। और खाने पीने की व्यवस्था आपका? खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, होटल वोटल सब बंद है। मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण। आ रहा था अट्ठापारा से इमामी सीमेंट। हाँ, सीमेंट लेके जा रहे हो?
भगुआ जा रहा है। कहाँ जा रहे थे? भगुआ। भभुआ? ये कहाँ पड़ता है? ये बिहार। तो कब से फंसा है आपका गाड़ी यहाँ पर? तो कल 6 बजे से। 6 बजे कल? और ये गाड़ी बगल वाला किसका है? बगल वाला विकास की गाड़ी। ये कब से फंसा है? 10 बजे रात। 10 बजे रात। दोनों गाड़ी मतलब रात से ही फंसी? रात से फंसे। आपका? मेरा नाम है उदय कुमार मेहता। अच्छा, कहाँ से आप आ रहे थे? रायपुर बलौदा बाजार से आ रहे थे। कब से फंसा है गाड़ी आपका, मतलब जाम? 8 बजे से फंसी है गाड़ी। अच्छा, और कहाँ जाना है आपको? जाएंगे हम औरंगाबाद बिहार। और खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने का व्यवस्था कुछ नहीं है। होटल सब बंद है। रात से भूखे हैं हम लोग। कटघोरा से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बांकी मोंगरा थाना अंतर्गत पंखा दपाई में मकान मालिक ने किराएदार से मकान खाली करवाया तो किराएदार युवक ने मकान मालिक को देसी कट्टे से गोली मार फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। कोरबा जिले के बांकी मोंगरा के पंखा दपाई बस्ती में दोपहर को आज उस समय अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई जब एक युवक ने अपने मकान मालिक के घर के बाहर देसी कट्टे से गोली चला दी। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई, मकान मालिक बाल बाल बच गया। गोली चलने की सूचना पर बांकी मोंगरा पुलिस की डायल 112 तत्काल मौके पर पहुंची और गोली चलाने वाले युवक की खोज पुलिस ने शुरू कर दी है। राजकुमार साहू। अच्छा, क्या घटना घटी है अभी आपके यहाँ? अभी सर 1 बजे के लगभग 1:15 में 8-10 लड़के लोग आए और राड, डंडा, तलवार सब खल्लेस थे और गाली गलौज किए। घर के बाहर में हम लोग दरवाज़ा बंद कर दिए, नहीं खोले दरवाज़ा को। और वो लोग मतलब वो गन भी चलाए हैं और अंदर उसका छर्रा गया है घर के अंदर। क्या उनको आरोपी लोग को पहचानते हैं आप? उसमें 2 जनों को मैं पहचानता हूँ सर, एक का धर्म सिंह है और एक महावीर। किसी प्रकार का पहले से आप लोग का विवाद उनसे? सर ये परसों भी शराब पी करके गाली गलौज किया था, तो मैं समझाने के लिए उसके घर गया था। वो इसका जो मेन कारण है सर, इसका घर के सामने मेरा एक तो घर है, उसको मैं किराए में दिया था। तो धर्म सिंह जो है वहाँ 2 नंबर का सामान रखना चालू कर दिया था, उससे संपर्क बना के। तो मैं वो आदमी खाली करा दिया। बस उसी का रंजिश रख के वो गाली गलौज परसों भी किया था और आज सुबह गया मतलब 1-1:30 बजे के लगभग आए, 1:20 में आकर के वैसे सब वो लोग अंजाम दिए हैं। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ही मकान मालिक ने युवक से मकान खाली कराया था। इसी बात को लेकर वह आक्रोशित था और यही वजह था कि उसके घर के बाहर पहुंचकर देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। पुलिस की टीम धर्म नामक युवक की खोज में जुटी हुई है। जांच के बाद ही मामले से पर्दा उठ सकेगा कि युवक द्वारा किन कारणों की वजह से गोली चलाई गई। जिस तरह से युवक ने देसी कट्टे से फायरिंग की है, इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक कितना शातिर बदमाश होगा। कटघोरा से आज दोपहर लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच पुलिस को सूचना मिला कि पंखा दफाई के पास एक घर में जो है किसी बदमाश द्वारा घर के दरवाजे पे देसी कट्टा से फायर किया है करके। तस्दीक किए तो पता चला कि किराएदार को लेकर आपसी विवाद था और जो आरोपी है मेन और उसके उसका साथी जो है उसको किसी कारणवश घर से किराए से निकाल दिया था। ओम प्रकाश साहू पिता हीरालाल साहू जो मकान मालिक है, उस बात को लेकर विवाद हुआ था। मतलब उसमें आपसी विवाद में सर अभी कोई आरोपी गिरफ्तार हो पाए कि नहीं? अभी पता तलाश जारी है, जल्दी ही उन लोग को हम लोग कब्जे में ले लेंगे। अभी जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर।
घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कटघोरा पाली मार्ग में बने गड्ढे फिर बने मुसीबत का कारण। अति आवश्यक सामग्रियों की आवाजाही में हो रही देरी, रोजाना जाम की स्थिति हो रही निर्मित। देखिए इस रिपोर्ट में। कटघोरा से पाली मार्ग की हालत किसी से छिपी नहीं है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे लगभग 1 वर्षों से जस के तस हैं और समय के साथ साथ यह गड्ढे इतने विकराल रूप ले रहे हैं कि इस सड़क से गुजरना मानो जान हथेली में लेकर गुजरने जैसा है। पाली में रोजाना ही जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। देश में अभी लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है जो 3 मई तक रहेगा। जरूरी सामानों का परिवहन शासन की अनुमति से जारी है, जिसमें रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं शामिल है। लेकिन पूरी तरह बदहाल हो चुकी पाली की सड़क पर रोजाना ट्रकों की लंबी कतार लग रही है। काफी जद्दोजहद के बाद जाम से आजादी मिलती है। एक तरफ पूरा प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जी जान से जुटी हुई है, लेकिन बदहाल हो चुकी सड़कों पर भी शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत महसूस की जा रही है, जिससे अति आवश्यक वस्तुओं का परिवहन सुचारू रूप से जारी रहे। लेके आ रहे थे गैस सिलेंडर, तो कब से फंसा है आपका गाड़ी? 3 बजे रात। 3 बजे रात से। हाँ। तो कितना गाड़ी गैस सिलेंडर का? हाँ, 4 गाड़ी। और खाने पीने की व्यवस्था आपका? खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, होटल वोटल सब बंद है। मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण। आ रहा था अट्ठा पारा से ग्रामीण सीमेंट। हाँ, सीमेंट लेके जा रहे हो? भभुआ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? भभुआ। भभुआ? हाँ। ये कहाँ पड़ता है? ये बिहार। तो कब से फंसा है आपका गाड़ी यहाँ पर? तो कल 6 बजे से। 6 बजे? हाँ। कल? और ये गाड़ी बगल वाला किसका है? बगल वाला पिकअप की गाड़ी। ये कब से फंसा है? 10 बजे रात। 10 बजे रात। दोनों गाड़ी मतलब रात से ही फंसी? रात से फंसे। आपका? मेरा नाम है उदय कुमार मेहता। अच्छा, कहाँ से आप आ रहे थे? रायपुर बलौदा बाजार से आ रहे थे। कब से फंसा है गाड़ी आपका, मतलब जाम? 8 बजे से फंसी है गाड़ी। अच्छा, और कहाँ जाना है आपको? जाएंगे हम औरंगाबाद बिहार। और खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने का व्यवस्था कुछ नहीं है, होटल सब बंद है। रात से भूखे हैं हम लोग। कटघोरा से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरबा कलेक्टर की पहल से उद्यानिकी विभाग अब खरीदेगा सब्जी। जुराली सब्जी विक्रेताओं ने गरीब परिवारों को 3 मई तक मुफ्त सब्जी देने का लिया निर्णय। देखिए रिपोर्ट। कटघोरा से लगे हुए जुराली ग्राम, जहां लगभग 100 एकड़ में विभिन्न प्रकार की सब्जी की खेती हो रही है, किंतु लॉकडाउन के कारण विक्रय नहीं हो पा रहा था। इस आशय का समाचार हमारे द्वारा प्रसारित किया गया था, जिसे कोरबा कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने संज्ञान में लेते हुए और उद्यान विभाग को वहां भेजकर कृषकों को सब्जी विक्रय हेतु कटघोरा के हाई स्कूल में जगह दिलाई। 3 दिन में 20,500 का सब्जी विक्रय हो चुका है। इससे कृषक खुश नजर आ रहे हैं और कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल व अनुभागीय अधिकारी कटघोरा श्रीमती सूर्य किरण तिवारी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। जिला कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल, अनुभागीय अधिकारी कटघोरा, तहसीलदार कटघोरा व उनके मातहत पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य व सफाई मित्रों के त्याग, मेहनत व सेवा भाव से प्रेरित होकर कृषक भी आपदा की इस घड़ी में अपने योगदान के रूप में अपने
अपने उपज का आधा हिस्सा ऐसे लोगों को दान दे रहे हैं जिनकी लॉकडाउन के कारण क्रय शक्ति खत्म हो चुका है। ऐसा वे 3 मई तक करेंगे। प्रतिदिन लगभग 15 क्विंटल सब्जी निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, कटघोरा में लगातार लॉकडाउन की स्थिति है। पिछले 21 तारीख से हम कटघोरा का जो व्यवस्था है वो चरमराया हुआ है। यहाँ मरीज भी मिले हैं। तो हुआ क्या था कि जो हमारा जुराली निकटस्थ ग्राम है कटघोरा से लगा हुआ, जहाँ बड़ी मात्रा में सब्जी व्यवसायी रहते हैं, पटेल समुदाय रहता है, चूँकि व्यवस्था यहाँ बनाए रखनी थी तो जिला कलेक्टर महोदया और एसडीएम महोदया के निर्देश पर ये व्यवस्था हम लोग बनाए हुए थे, चाहे वो राशन हो, सब्जी हो, दवाई हो। बात करें सब्जी की तो पटेल भाइयों को लगातार जो सब्जी की आवक तो हो रही थी और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन उनकी खपत जो थी वो नहीं हो पा रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी लॉकडाउन। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उनके पास आने के लिए कोई साधन नहीं था, तो उनकी जो बहुत मात्रा में जो सब्जियां उत्पादन हो रही थी वो उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। इन्हीं सब समस्या को देखते हुए हमारी जो एसडीएम मैडम हैं सूर्य किरण तिवारी जी कटघोरा की, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे इंतजाम को देखा। उन्होंने पटेल भाइयों से सलाह किया, उनसे चर्चा की और फिर एक मत होकर उन्होंने एक व्यवस्था कायम की कि क्यों ना हम आपकी सब्जी को खरीद लें, हम अपने पास रख लें और फिर जो गरीब तबके हैं शहर के, जो लॉकडाउन की स्थिति में अभी फंसे हुए हैं, जिनके पास सब्जियां नहीं हैं खाने को, तो क्यों ना हम इन सब्जियों को एक बेहतर तरीके से उन तक कम सस्ते तरीके से, जो भी अपन से उनसे बन पड़ता है 2 रुपये 3 रुपये, अरे ईमन से लेते ना, है ना, तो उन तक मुफ्त में निःशुल्क उन तक पहुंचा दिया जाए। तो इससे होना ये था कि पटेल भाइयों को भी एक तरह से मदद मिल जाती, उनकी सब्जियों का जो उनको थोड़ी मोड़ी कीमत है वो भी मिल जाती और जो गरीब तबका है कटघोरा का उन्हें भी राहत पहुंच जाता। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था को बढ़िया तरीके से, सुचारू तरीके से बनाए रखने के लिए पटेल भाइयों ने भी अपना सहयोग दिया और प्रशासन तो फिर लगा हुआ ही है। उद्यान विभाग के कर्मचारी अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा द्वारा नियुक्त वॉलंटियर और कृषकों के सहयोग से अनुविभागीय अधिकारी सूर्य किरण तिवारी की देखरेख में हॉटस्पॉट एरिया कटघोरा के गरीब मोहल्लों, जहां रिक्शा चालक, दिहाड़ी श्रमिक, बीपीएल हितग्राही रहते हैं, उन्हें घर पहुंच निःशुल्क सब्जी वितरण किया जा रहा है। 4 दिनों में लगभग 1000 परिवारों को सब्जी के पैकेट वितरित किए गए हैं। सर, ये क्या है ना, प्रशासन द्वारा कुछ यानी लॉकडाउन के कारण हमारी गांव की जुराली का सब्जी खराब हो रहा था, तो प्रशासन और क्या बोलते हैं कृषि विज्ञान वाले हमारे जो सर हैं वो सब मिलकर और हमारे गांव वाले मिलकर इसको जो गरीब हैं उनको वितरण कर रहे हैं फ्री में, पूरे जुराली वाले। और जो भी इसमें लागत लग रहा है, गाड़ी भाड़ा जैसे यहाँ है, उनके लिए सबको यानी दे रहे हैं सब सर मिल करके, है ना। और इसमें क्या है, कलेक्टर मैडम भी सहयोग कर रहे हैं हमारे। जो राशन, जो सब्जी नहीं मिल पाते वो गरीब परिवार को दे रहे हैं। जी हाँ, जो गरीब परिवार को दे रहे हैं उनको फ्री में, फ्री में बांटे जा रहे हैं। कटघोरा से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जिले के विकास खंड लोरमी के ग्राम बंधवा में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 27 मई को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। इस हेतु आवेदन पत्र 15 मई तक ग्राम बंधवा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। कक्षा 9वीं में रिक्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के 5 बालक और 1 बालिका की प्रवेश हेतु चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयन परीक्षा के लिए ग्राम बंधवा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने यहां बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु विद्यालयों को
जिले में स्थित शासकीय अथवा शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। उनकी उम्र 1 मई को 13 से 16 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी अथवा हिंदी हो सकती है। विद्यार्थी को कक्षा 8वीं में 80% ए ग्रेड प्राप्त होनी चाहिए। चयन परीक्षा 100 अंक की होगी। अंग्रेजी और हिंदी 15-15 अंक तथा गणित एवं विज्ञान 35-35 अंक की होगी। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं विवरणात्मक हो सकता है। प्रवेश के समय विद्यार्थियों को कक्षा 8वीं की अंक सूची, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का छाया प्रति एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को समाप्त हो रहा है, मगर ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि आगे भी लॉकडाउन जारी रह सकता है और सीमांत क्षेत्रों में बंदी जारी रहेगी। देखिए रिपोर्ट। चूंकि रायगढ़ जिला का कई मार्ग और ब्लॉकों से गुजरते हुए उड़ीसा को जाता है, इसमें बरमकेला ब्लॉक के बरमकेला से सोहिला और दूसरा बड़े नवापारा अमलीपाली से तथा एक सरिया कंचनपुर होकर जाती है। यह तीनों मार्ग प्रमुख है। इस लॉकडाउन की स्थिति में बरमकेला अंचल के जो प्रभारी हैं, यहाँ के तहसीलदार राकेश वर्मा जी हैं, आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि बरमकेला अंचल जो कि उड़ीसा सीमा से लगा हुआ है और इस अंचल में उड़ीसा से आने जाने के बहुत सारे मार्ग हैं, ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में मैं राकेश वर्मा जी जो यहाँ के तहसीलदार हैं उनसे जानना चाहेंगे कि आज क्या स्थिति है और क्या कुछ सीमाबंदी के लिए क्या निर्देश हैं। बरमकेला क्षेत्र चूँकि उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है, इसलिए उड़ीसा से बहुत सारे मजदूरों का पलायन बरमकेला क्षेत्र के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जो भी मजदूर बॉर्डर में आते हैं उनको राहत शिविरों में ठहराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 3 चेक पोस्ट अभी बनाए गए हैं और निकट भविष्य में बरमकेला से लगा हुआ बरगढ़ जिला में कोरोना का मरीज पॉजिटिव आएगा और भी चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। छोटे छोटे जो पगडंडी हैं उनको पेड़ को डालकर उनको अवरुद्ध किया गया है। इसके अलावा भी ग्रामीण एवं पगडंडी रास्तों को भी बंद करने की कवायद चल रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले 3 मई के बाद भी अन्य राज्यों में सीमाबंदी जारी रहेगी। इस संबंध में यहाँ के नोडल अधिकारी तहसीलदार राकेश वर्मा का क्या कुछ कहना है, देखिए। चेक पोस्ट है, उसमें क्या कुछ सावधानी रखनी है, क्या कुछ दिशा निर्देश है और कितने चेक पोस्ट बने हैं? जी वर्तमान में 3 चेक पोस्ट एक्टिव हैं। आगे 6 चेक पोस्ट और बनाए जाने की योजना है। अभी बरमकेला क्षेत्र से लगा हुआ जो उड़ीसा का बॉर्डर है, बरगढ़ जिला पड़ता है, वहाँ कोरोना का कोई भी मरीज नहीं आया है। वहाँ अगर कोरोना का मरीज कोई पॉजिटिव आता है तो उसके बाद और चेक पोस्टों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 15-20 छोटे छोटे पगडंडी रास्ते हैं जिनको कांटा तार लगाकर अवरुद्ध कर दिया गया है और जो भी श्रमिक उड़ीसा से आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में राहत शिविरों में रखा जा रहा है। आपको यह बता दें कि सीमाबंदी के अलावा दुकानदारों पर भी सीलबंदी की कार्रवाई की गई है। बरमकेला में एक कपड़ा दुकान, एक ज्वेलर्स के अलावा एक सरिया में भी लॉकडाउन में बिना राज्य शासन के परमिशन मिले गोपनीय ढंग से दुकान संचालन करने की जानकारी पर दुकानों को सील किया गया है। फिलहाल प्रशासनिक कवायद कसावट लाने जारी है। आज नोडल अधिकारी राकेश वर्मा ने सीमाओं के चेक पोस्ट का दौरा कर आवश्यक हिदायत दी है। कुल मिलाकर सूरजपुर की हालत के बाद दूसरे राज्यों से किसी भी स्थिति में बिना परमिशन और स्वास्थ्य परीक्षण के कोई भी छत्तीसगढ़ की सीमा में ना घुस सके, इसका पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि उड़ीसा सीमा से लगा होने के कारण पूरी तरह से निगरानी की जा रही है, सीमाबंदी है
और पगडंडियों को भी आगे रास्ता सील किया जा रहा है। इस तरह से इस बरमकिला अंचल में जो उड़ीसा सीमा से लगा हुआ है, प्रशासन की स्थिति से किसी भी तरह से कोई बिना कारण से न घुस पाए, आवश्यक प्रक्रियाओं से ही गुजर कर यहाँ आना पड़े, इस दिशा में सार्थक कदम उठाया जा रहा है। तो लॉकडाउन का सरिया और बरमकिला नगर पंचायत क्षेत्र है, इनमें भी लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। अगर धारा 144 का पालन कराया जा रहा है। जहाँ भी भीड़ भाड़ वाली जगह है उस पर निगरानी रखी जा रही है। जो दुकानें लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही हैं उसको सील किया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पूरी तत्परता से काम किया जा रहा है। अभी तक बरमकिला अंचल में दुकानों को सील किया गया है। बरमकिला में 2 दुकानों को सील किया गया है, इसकी सरिया में 1 दुकान सील किया गया है। सभी दुकानों के खुलने का जो टाइमिंग है उसका भी कड़ाई से पालन किया गया है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोटा में फंसे बच्चों को लेकर वापस पहुंची बसें। बच्चों को अपने गृह जिले से बाहर अन्य जिलों में किया जा रहा है क्वारंटाइन। जसपुर जिले के बच्चों को रोका गया है रायगढ़ में। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच कोटा में अध्ययनरत छत्तीसगढ़ के बच्चों को लेकर 26 अप्रैल को निकली बसें वापस लौट रही हैं। बच्चों को संभागवार अलग अलग बसों में वापस लाया जा रहा है। इन बच्चों को अपने गृह जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों में क्वारंटाइन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ में जसपुर जिले के 55 बच्चों को रोका जाना है। खबर मिलने तक 30 बच्चों को लेकर 2 बसें रायगढ़ पहुंच चुकी हैं। यहां पहुंचने पर सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की 5 सदस्यीय 4 टीमों ने ईडन गार्डन मैरिज पैलेस में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बच्चों की कोरोना रैपिड टेस्ट की जांच की गई, जिसमें सभी 30 बच्चों के रिपोर्ट नेगेटिव आए। जांच के बाद इन बच्चों को भूपदेवपुर स्थित नवोदय विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों तक रखा जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करने पश्चात पुनः स्वास्थ्य जांच करने के उपरांत ही बच्चों को अपने घर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान जिला पंचायत CEO सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, CMHO डॉक्टर SN केसरी, CSP श्री अविनाश ठाकुर पुलिस विभाग की कोरोना यूनिट के साथ मौजूद रहे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में सुनवाई अब 4 मई या उसके बाद की जाएगी। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई 4 मई या इसके बाद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके पहले 29 अप्रैल या इसके बाद सुनवाई करने की तारीख निश्चित की गई थी। अब राजस्व विभाग द्वारा सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों के अंतर्गत आगामी पेशी की तारीख 4 मई 2020 या उसके आगे की तारीख को रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में राजस्व विभाग की सचिव सुश्री रीता सांडिल्य ने राज्य के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, अनुभागीय अधिकारियों
और समस्त पीठासीन राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बेमेतरा जिला के संबलपुर में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर शहर व गांव में लॉकडाउन और धारा 144 लागू है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के माध्यम से जारी प्रेस विज्ञप्ति से परिपालन में निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। जिले के समस्त क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, होटल्स, पार्लर एवं नाई की दुकान संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा, पर संबलपुर बस स्टैंड के समीप मारो रोड पर स्थित राकेश उर्फ खोलू पिता दिलहरण उम्र 30 वर्ष ग्राम खेड़ा निवासी का हेयर कटिंग की दुकान संबलपुर में है। नवागढ़ एसडीएम डाहिरे से मिली जानकारी के अनुसार राजेश सेन का बड़े लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, लॉकडाउन होते हुए भी अपना हेयर कटिंग दुकान को खोलकर बैठता था, जिसे बुधवार की दोपहर नवागढ़ एसडीएम ने राजेश उर्फ खोलू की हेयर कटिंग दुकान पर छापा मारा तो दो युवक की बाल काटते हुए रंगे हाथ पकड़ा। बाल काटने वाले दोनों युवकों का नाम निक्कू यादव खेड़ा निवासी, दूसरा हेमंत मुड़िया निवासी है, जिसे कटिंग करते हुए संचालक को पकड़ा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर हेयर कटिंग दुकान संचालक राजेश सेन के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आरोपी को थाना नांदघाट सुपुर्द कर दिया गया है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और कोरोना वायरस के दौरान साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने के लिए लगातार कहा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिलासपुर जिले का सबसे बड़ा अस्पताल यानी सिम्स अव्यवस्थाओं से जूझता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। वैसे तो बिलासपुर जिला का सबसे बड़ा अस्पताल सिम्स हमेशा अपनी अव्यवस्थाओं की वजह से सुर्खियां बटोरते रहती हैं, परंतु ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना रूपी महामारी से जूझ रहा है और सार्वजनिक जगहों पर इसके फैलाव की सबसे ज्यादा संभावना होती है, ऐसे में अस्पतालों की साफ सफाई सबसे महत्वपूर्ण विषय बन जाती है। परंतु इन दिनों सिम्स में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। वैसे तो आम दिनों में भी यह अस्पताल मरीजों से पटा रहता है और अब इस महामारी के प्रसार के कारण अन्य दिनों की अपेक्षा कम भीड़ देखी जा रही है, फिर भी इस अस्पताल में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। यहाँ के बाथरूम में कोरोना वायरस के फैलाव की ज्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। कहीं सैनिटाइजर देखने को नहीं मिलता और ना ही सफाई। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला यह नजारा सिम्स की अव्यवस्थाओं की पोल खोलते नजर आ रही है। जल्दी इस अव्यवस्था को दूर नहीं किया गया तो कोरोना के प्रसार का बहुत बड़ा कारण सिम्स की गंदगी भी बन सकती है। इस अस्पताल में छत्तीसगढ़ के दूर दराज क्षेत्रों से लगातार मरीजों का आना होता है। अब खबर के प्रसारण उपरांत यह देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से सिम्स प्रबंधन के द्वारा मरीजों व बीमारी के इलाज को प्राथमिकता दी जाती है या फिर बीमारी के फैलाव को रोकने पर जोर दिया जाता है। बिलासपुर से मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। मेरे बहनों और मेरे संतों और मेरे जनाब, अब क्या करें भाई, जो उससे अच्छा हमको जहां लगे साले यही खत्म हो जाए। मरना तो है, जब गाड़ी मांग रहे हैं तो गाड़ी जाने के लिए गाड़ी नहीं दे रहा है, ट्रेन मांग रहे हो ट्रेन नहीं मिल रहा है,
तो आदमी जाए कहाँ? मरना हमको यही उचित दान है। उससे तो हमें जहर दे दे और जहर खाकर हम सब मर जाए। हम अभी हवन तेन्हा आंध्र प्रदेश जिला गुंटूर और स्थान नाला पांडू मिर्ची गोदाम के पास बाईपास में हवा और हमार रहने वाला छत्तीसगढ़ बिलासपुर की 87 70 88 82 25 और पूरा ये जनता है पूरा 45 लोग। सरकार बोला था कि हम सब लेबर के पूर्ति करत हन कहते, लेबर मन घर जाबो कई कहते और एक हफ्ता पर हमला 1 किलो चाउर दिए हवाय, आधा किलो टमाटर और मिर्चा बस दिए हवाय और छोटे छोटे बच्चा मन ला धर के आए हवाय तो काला खाबो बताना और घर पहुँचा बोला था तबो नहीं पहुँचावत है वह गाड़ी मन ला चालू नहीं करत हवाय। सबके बच्चा भूख में मर जाही तो कैसे करी? सरकारे दोष नहीं पाए ओखा ले हमर पूर्ति कराए और सरकार बोला थे कि हमन पूरा देवत हवन चावल ऐसे कई बोला थे तो कैसे हम निस्तारी करी बता न तही मन सबको यहाँ दे पूरा बैठे हवा। 1 किलो चावल ला कौन हफ्ता भर पूरो ही सरकारे बतावे। तू अब 1 किलो टमाटर नहीं आधा किलो टमाटर है और 1 किलो गेहूँ अकेला देख ले दी। तोर से निवेदन हवा के पूरा हमारे राशन पानी पूर्ति कराइसन हमारा घर जाए बर दे देवा ऐसे कई बोला थे सब लेबर इतना बैठे है तीन मन। हाँ तो तही बता दे अब कैसे करी ना। सर है पता ल दे कि हमन हाँ 40-50 जन आदमी होथन और हमार बीच में एक जन महिला है जो मोर दीदी है वहाँ प्रेग्नेंट है 9वां महीना चला थे ओखर पूर्ति कैसे करी बता। 1 हफ्ता इतना ला कैसे चला है वह इतना सामान ला अब अपन पूर्ति वो कैसे करत हो ही जाना है। कुछ समस्या है तेला वो कैसे कर ही यही बतावा है। जैसे कि रात कन हमारे दीदी ला समस्या हो जाही तो हमन कैसे करबो? सब लेबर हिचकिचाहा है और डॉक्टर के पास जावत हन तो ऑटो वाले बोला थे कि 2000 पैसा दे कह के ओती बोले पुलिस पकड़त हवा नहीं जाना है 2 जन ऐसे कह के ते अपन पति के साथ जहाँ नहीं तेनोल बतावा अकेला थोड़े महिला जा सकती बता ना है। 6,000 पैसा लगा थे इतनी समस्या बढ़ते जाते हुए ये दीदी हम बोल हाँ कई कथे लेकिन हम बोले नहीं सकत हवा ते हम मोला बोले कहत हवा के बोलता है ऐसे कह के हमन काला खावा बताना ये दे इतना लग में थोड़े ओखर पूर्ति हो ही बोल ना। सब राज्य के सरकार ह लेगत हवा अपन अपन मजदूर ला और हमार छत्तीसगढ़ राज्य के सरकार भूपेश बघेल ह नहीं लेगत है हमन ला। हमन कैसे करबो पता न के चाउरदार में थोड़े निस्तारी करबो चाउरदार के पूर्ति करत हम कई कहते और उतने कन दे हवा तो इतने में थोड़े पूर्ति हो जाही। अब 1 हफ्ता बर दे हवा करत हवा देवत हूँ कई के और ये 1 किलो में थोड़े बनी 1 हफ्ता बर। मोला भूख लगा थे मोला भात देना। भूख लगा खाती है भाई नहीं हवा। बोलो साहब इतने दिन से देखो कंपनी में सुबह से आके भूखे प्यासे बैठे ना कंपनी वाला मिलना चाहता है ना कोई ठेकेदार फ़ोन उठा रहा है। या भूखे हुए बच्चे कितने देखो छोटे छोटे रो रहे हैं खाने पीने के लिए मगर कोई आश्रय नहीं देखो धूप में पड़े हैं। बाकी कोई ध्यान दे नहीं रहे। हम लोग तो कोरोना वायरस से पहले हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे। हमारे बच्चे भी बाल बच्चे हमने तो दुनिया देख ली बच्चों ने तो देखा ही नहीं। सर जा रहे कंपनी अंदर तो गार्ड अंदर जाने नहीं दे रहे कोई साहस से मिलने नहीं दे रहे। भूखे प्यासे बच्चा लोग को खाना नहीं मिला 2 दिन से हम लोग को यहाँ बैठे हैं कोई मिलने नहीं दे रहा है। ठेकेदार भी नहीं आया है। अब क्या करें हम ऊपर सरकार से मांग रहे हैं। सरकार भी नहीं सुन रही है। सरकार भी नहीं सुन रही।
ये सरकार भी नहीं सुन रही सर जी। हम जहाँ दिन दिन भर भूखे लांगे रह रहे, ना हमारी कोई सुनाई हो रही, ना कुछ हो रहा है। और जो कंपनी में आए तो कंपनी में भी सुनाई नहीं हो रही हमारी, ना अंदर तक के नहीं जाने दे रहे, ना साफ से भी नहीं मिलने दे रहे हमको। हाँ, गार्ड नॉन भगा रहे हैं हमें। कंपनी? हाँ कंपनी। कौन सा कंपनी? कौन सा कंपनी? बंसर। बंसर कंपनी। अरे हम सुबह से 2 दिन हो गए बैठे हैं कंपनी के बाहर। यहाँ पे कोई गार्ड अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, ना कोई साफ से मिलने दे रहा है। भूखे प्यासे बच्चे को ला कर बैठे हैं, खाना पीना कुछ मिल नहीं रहा है शहर से। और ठेकेदार को बोलते हैं, ठेकेदार हाथ ऊँचा कर लिया कि मेरा बस के नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। कंपनी से सहयोग करने आए हैं, सहयोग मांगने के लिए, वो भी सहयोग नहीं दे रहे हैं। कंपनी का नाम ये है कि कोको कोला फैक्ट्री है होशंगाबाद, और ये बंसल कंपनी है, चपलासर के पास है। अब कोई सहारा नहीं दे रहे हैं, बाहर में बैठे हैं सर। ये सामने देख लीजिए, कुछ सहयोग करो। किसी भी तरह सहायता कर दिया है। हम ग्राम मुंगेली से हैं, मुंगेली ज़िला के हैं। यहाँ पे खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। गांव चपलासर में आए हुए हैं, होशंगाबाद ज़िला है। यहाँ खाने पीने के लिए इतना धूप में रखी हैं। और ये स्कूल के लिए खोलने के लिए बोलते हैं तो स्कूल खोल नहीं रहा है सामने वाला, और कोई सहायता भी नहीं कर रहा है। कोरोना वायरस से पहले आदमी भूखा में मर जाएंगे, सरकार भी कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। और यहाँ का सरपंच सचिव है, कोई भी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। करें क्या? अब कुछ उपाय आप ही कर सकते हो। मैं ग्राम चिरौनपुर से हूँ, मुंगेली ज़िला का हूँ। भूख प्यास मरत हमान मुंगेली जिला के यार, और कुछ भी खाए के नहीं है। और छोटे छोटे बच्चा धरे हैं, और खा बर चिथी चाथल करत है, नमक असला छाटत है लड़का मन। और वो दिन कहे हैं तो 25 तारीख के चावल दे कि इस दिन कुछ नहीं दे। और भूख प्यास सब मरत हैं, 1-2 रोटी बना खाए हमन। अब के दिन के लांग हम काटबो, गाड़ी वाड़ी व्यवस्था कर भैया, नहीं फिर अब पैदल आस रहा अब का करबो। मरीन चाहे बाँची नहीं, इसना मत हम मर जबो। खुला मैदान में हमन इतना धूप करत है का पूछबे। और लड़का मन अलग घर में हमें 2 ठा हॉस्टल ले वहाँ लड़का मन ला छोड़ दे हवा। और लड़का मन रोवत गावत है। मोर 5 बच्चा है, 3 बच्चा मोर पास में है, 2 जन हॉस्टल में रही। तुम्हें बोलो अब तुम्हें को आते नहीं, वही बोल दो। हेलो, मैं मुंगेली का रहने वाला हूँ। यहाँ पे कोई खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। मैं बहुत दिन से यहाँ पे भूखा, कोई सरकारी योजना नहीं मिल रहा, ना कुछ खाने पीने को मिल रहा है। क्या करें, भूखे प्यासे। और कोरोना वायरस से पहले तो हम ही लोग मर जाएंगे यहाँ पे। स्कूल के ताला खोलने के लिए कब से हम लोग बोल रहे हैं, तो अब तक की खुले नहीं है। ना कोई योजना, सरपंच ना सचिव यहाँ का कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है। सरकार से तो कोई योजना ही नहीं मिला हमें। यहाँ पे भूखे प्यासे मर जाएंगे हम कोरोना वायरस से पहले ही। कोको कोला फैक्ट्री पे है। न ठेकेदार फ़ोन उठाता है, न कोई फ़ोन उठाता है, न कंपनी से बात करो तो कंपनी वाला भी ध्यान नहीं दे रहा है। बंसल कंपनी है ये। हम यहाँ पे काम करने आए हैं। कोरोना वायरस की वजह से हमारा काम बंद पड़ा है। ठेकेदार ने भी ऊँचे हाथ कर दिए हैं। यहाँ पे सरपंच सचिव जो भी आता है व्यवस्था करके चले जाते हैं, बड़ी बड़ी हाँक के चले जाते हैं। उसके बाद पलट के नहीं देखते कोई भी। पानी भी आता है तो बच्चों को लेके कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। यहाँ पे झुग्गियों को देखो तो ये पूरी तिरपाल वगैरह पूरी फट चुकी है, हवा में उड़ जाती है। कैसे कैसे रहें, परेशानी बहुत उठा रहे हैं। यहाँ पे स्कूल का खोल रहे तो कोई कलेक्टर से बंद है तो कोई कहीं से, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। धूप में पड़े हैं, कैसे कैसे परेशान हो रहे हैं, आप खुद देख सकते हो। दिखाओ पूरी ऐसे बात है।
भूख मरा था अम्मा से बोल देना छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को जय जोहार, नमस्कार। मैंने सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अपने जिले के जितने भी पंचायत हैं उसके पंचायत के जो सरपंच हैं, सचिव हैं या ग्राम के पटेल हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको जरूर ये निर्देशित कर दें कि वे जितने भी बाहर से लोग आए हैं उनके लिए रजिस्टर मेंटेन करें। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनका नाम दर्ज कराएं और जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उसे 14 दिन का क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था करें ताकि जो कोरोना वायरस है इसे लड़ाई लड़ सकें और उसे बचाव किया जा सके। बिलासपुर ले आए हैं, बिलासपुरी लेवर इसने कमा खाए बर आए हैं। तेन यहाँ एक डेढ़ महीना हो गए फंसे हैं और न कोनो चावल देते न आटा देते न कुछ ऐसने परे हैं और कोनो देख रेख करैया हमार खोज करैया कोनो नहीं है। का करी तेन ला बतावा और कतेक दिन ले ऐसने यहाँ परे रही हमन बलोदरा में बालाजी गुरु में हावन हमन और का करबो धरबो तेला बतावा। अब धन हमन इहे बैठे रही बलोदरा में लेना कहीं इसने हो कहा वो भी हमार खोज लगा करी सही तारीख बलोदरा वाला सब के बोल जी। हाँ सर, गरीब आदमी कमाने खाने के लिए आए हैं बलोदरा बालाजी कंपनी में और खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, मर रहे हैं भूख। गरीब आदमी छोटा छोटा बाल बच्चे धर के आए हैं, यहाँ जाने के लिए भी साधन नहीं कर रहे हो तो क्या करेगा बताओ तुम ही लोग। यहाँ से भाई पारी पारी बोल रहा था ना भाजी टोटो के चलो हम मुँह चलाओ बोल बड़ोदरा में पड़े हैं हमन और मोदी सरकार कहे है मतलब गरीब आदमी का पैसा कौड़ी सब के लिए देहूँ के कहे रही से और आज तक इसे कौन दिन दे है नहीं दे है तो वही बताही आए और 25-25 हज़ार रुपये गरीब आदमी ला दे के उद्घाटन वो दिन कहे रही से कहाँ दे पाए है आज तक। अमीर ला तो हर दिन हर समय मतलब पैसा कौड़ी दे जाते अभी भी अमीरे ला देवत है हैं हमार गरीब ला कहाँ तक से दे है। खाता में डालूँ कही थे कितना कन डालते कितना कन नहीं डाला हमारे ऊपर डालबे नहीं करे खाता में आज तक कहाँ डाले थे हमारे खाता वन में हैं। मोदी सरकार बने सरकार हम बनाए गए हैं हम घोड़ा के रहने वाला वहाँ से आए हैं बाहर में कमाए खाए भर हैं बालाजी गुरु कंपनी में आए हैं डेढ़ महीना काम बंद हो चुके हैं। यहाँ 2 रुपया पैसा दे हुआ नहीं है। लोग लड़का तरह के लिए हमारे बार हम बहुत परेशानी में हैं और जाए के भी हमारे साधन नहीं कर पाते का बार पैसे छोड़ रही था तो जाबो हैं गाड़ी ट्रेन खुल गई रही तो हम पैसा नहीं है काम जा पाबो हम नहीं हैं। ये हम लोग मोदी सरकार और हमार विधायक गुरुदयाल दास हमार विधायक हम जितवाए हैं वह साधन से कुछ करवाए के हमारे करे छत्तीसगढ़ से आए हैं हमन का हमन तो उखरे एमा हमन बोल बालाजी कंपनी कमाए बर आए हैं का करबे 15-20-25 दिन हो गए छुट्टी 1 रुपया नहीं है पैसा खाए पिए बर
और गरीब आदमी लड़का वाला धर के आए हन अत्ते दूरिया 2-3 दिन के रास्ता और खाए पिए बर तो ये दे चावल दे रही सेवा तेनो हमरे पैसा में अब ये दे अब 200 देवा थे खर्ची और मका होवा थे नान लड़का धर के आए हन कमाए बर और तो का सब्जी ले दे नंदार ले दे का हो ही हो कुछ नहीं होवे लड़का वाला में रोवत है 1 रुपया खई खजेना बर घलक नहीं ले सकत हन ए दे रोवत है लड़का मन कुछ बोलवावे का तो अब कहाँ जाकर देख लो आओ गिंदी पिया थे वा कुछ माइक में बोलना गले भैया अम्मा दे ऐसे कुछ कह रहा चार दे भैया हम मोदी सरकार के विनती विनोद हन हम आए हन कमाए खाए बर सरकार बने हुए हवा मोदी सरकार है यहाँ और हमार गरीब बर कुछ मतलब ओखर उद्धान के लिए कुछ कृपा करे राशन पानी खाना पीना के लिए व्यवस्था करे के भेजे जाए यहाँ से कुछ नहीं हम के बाल बच्चा के लिए अब मोदी सरकार वही जान सकत है हम बता सकत हन ये इतने कृपा कर सकत हन हमार मोदी सरकार से तो हमार राशन पानी के लिए भूख मरत है ओकर लिए कुछ पैसा कौड़ी दाल चावल साग सब्जी कुछ भेज सकत है हमार से कुछ नहीं है आए हैं उतका धूल ले कमाए खाए बर तो काज पाबो हमन आए भूपेश बघेल सर जी छत्तीसगढ़ का मंत्री हम गरीब लोगों को थोड़ा ध्यान दो इधर मर रहे हैं भूखे कोई ध्यान नहीं दे रहा है तेलंगाना सरकार कोई पैसा भी नहीं दे रहा है ना खाने को भूखे मर रहे हैं इतना लेबर लोग ऐसे ही बैठे ना ठेकेदार ना कोई नहीं है क्या करे सरकार हमको जाने का रास्ता बताओ आपसे निवेदन है भूपेश बघेल सर बस यही आपसे निवेदन है कवर्धा जिला के रहने वाले हैं तेलंगाना में फंसे हुए हैं कम से कम 40 लोग फंसे हुए हैं खाने को कुछ नहीं मिल रहा है क्या करें बताओ आप ही कुछ तो व्यवस्था करो आने जाने का सर जी गरीब लोगों का ध्यान दो बड़े आदमी बस को ध्यान देते हो मैं छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूँ यहाँ दिल्ली में फंसा हुआ हूँ काम करने आया था मिस्त्री काम करता हूँ मैं मुंगेली जिला और बरियारपुर का रहने वाला हूँ मैं अपने घर जाना चाहता हूँ सरकार से निवेदन है हमारे लिए कुछ करे सुविधा करे खाने पीने के लिए भी नहीं है हमारे पास खाने पीने के लिए भी नहीं है हमारे पास यहाँ काम धाम सब बंद है यहाँ काम धाम सब बंद है और
बाकी सब यहीं रह रहे हैं। देख लो किराए पे रहते हैं। सरकार से हमारा भारी निवेदन है कि हमारे लिए कुछ आने जाने की सुविधा करे, साधन करे। बस इतने कल लोग लड़का सब परिवार से कमाए भर हैदराबाद में आके हम काम करत रहे। हम लोग पता नहीं रही से कि हमने ये मुसीबत में फंस जाबो क्योंकि वैसे मुसीबत आगे के वायरस कोरोना के चक्कर में हम फंस गए। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से हाथ जोड़ के विनती है। हम लगभग 120-100 अपने आदमी हैं कि हम सरकार से विनती कर रहे थे कि हम लोग घर तक ले जाए कुछ सुविधा निकाला है और कम से कम हम लोग घर ले जाए बहुत जल्द से जल्द हम लोग ले जाए कि कुछ सुविधा निकाला है, कुछ गाड़ी उड़ी भेजा है, कुछ व्यवस्था करे तो हम घर जा सकें। हम ये रुकने नहीं चाहते। हमारे सरकार से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमने 120 आदमियों ने कहाँ करबो कैसे करबो कुछ समझ नहीं आते। आए बार इतना दूर में आके हम फंस गए हैं तो हम लोग घर ले जाए बार कम से कम हुआ सरकार से हाथ जोड़ के विनती है घर ले जाए बार कुछ गाड़ी उड़ी व्यवस्था कराए। ट्रेन का पूछा तो ट्रेन चलबे नहीं करा कहते हमारे कुछ काम नहीं कर सकते हैं। हम घर में बैठे हैं डीसी कंपनी में हैदराबाद में फंसे हुए हैं तो हमारे सरकार से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि हम लोग घर ले जाए बार कम से कम कोई एक बस भेजा कुछ व्यवस्था करे हम जो घर जा सकें अपन छत्तीसगढ़ हम लोग कराए। और ये वीडियो बहुत जल्द से जल्द बहुत ग्रुप में शेयर करें, हमारे मुख्यमंत्री तक पहुँचाए। हमारे मुख्यमंत्री तक कम से कम हर एक भाई हर एक व्हाट्सएप में हर एक ताकि हम घर पहुँच सकें घर पहुँच सकें। हमारे हर भाई से हाथ जोड़ के विनती है। हम लोग लिखा वाले हैं पूरा बीबी बच्चा वाले हैं हम लोग घर ले जाए बार कुछ से कुछ हमारे सरकार तक के हर एक भाई वीडियो वाले मन व्हाट्सएप में डालो ताकि हम घर तक पहुँच सकें। हम बाल गोपाल वाले हैं बीबी बच्चा वाले हैं हम क्या करबो कैसे करबो एक नंबर। हमन जिए खाए बर हैदराबाद आए हैं और कोरोना वायरस के चक्कर में लॉकडाउन लगे है तेन में फंसे हैं। छत्तीसगढ़ के रहियन मुंगेली जिला कुआं गांव के और 1-1.5 महीना हो गए हमार काम बंद है। हमार मेरा पैसा कौड़ी नहीं है। यहाँ 1 तारीख के चावल दे रही से 12 किलो तेनों ख़त्म हो गए है। थोड़ा चावल रही से तेल भी बनाए हैं और खाए हैं और पैसा कौड़ी हमारे में है ही नहीं है। और अपन पंचायत ले सचिव के माध्यम से वहाँ ब्लॉक में खाता नंबर जमा कराए हैं और यहाँ तेलंगाना में हमन तो इहों पंचायत के माध्यम से अपन खाता नंबर ला जमा करवाए हैं ब्लॉक तक तब वो हमारे में सहायता राशि अभी तक नहीं आए और 1 महीना से काम बंद है तो पैसा कौड़ी तो हमारे हाथ में है ही नहीं है। और भूपेश बघेल से हम निवेदन करथन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से कि हमार कुछ सहयोग करे खाए पिए बर और ओकर से निवेदन करबो कि हमला हैदराबाद ले छत्तीसगढ़ ले गए बहुत परेशानी हुआ थी यहाँ। तो भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के तौर से हमन बार बार निवेदन करत हन कि हमला हमार छत्तीसगढ़ तक ले मुंगेली विधायक मोहले जी से निवेदन करथन कि हमन आपके पड़ोसी गांव के मोहले जी जैसे भी करके हमला हैदराबाद से हमार गांव तक लेके के कोशिश कर व्यवस्था कर। हमन बहुत ज़्यादा परेशानी में फंसे हैं और जितना भी ये वीडियो ला देखा थे वो भाई भैया मन से निवेदन है कि एक दूसरे के में डाला ये सरकार तक मैसेज जाए और देखे हमारे बार कुछ कदम उठावे हमला यहाँ लेके के प्रयास करे यहाँ से छत्तीसगढ़ तक यही निवेदन करथन। हमन ओखर पता है हैदराबाद ले 100 किलोमीटर दूरिया में रहीथन पूना बॉम्बे रोड में जिन गांव में रहीथन वो गांव के नाम वरूर है। यहाँ के पोस्ट ऑफिस है कोनापुर, तहसील है सदासीपेट, जिला संगारेड्डी और ये तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में आते स्टेट में। तो पुनः निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल के हमला यहाँ ले जाके हमारे छत्तीसगढ़ हमारे गांव तक पहुँचावे और हमार पूरा व्यवस्था करे। चैनल वाले भल मल्ला वह मल्ला निवेदन करथन कि भैया हो हमार मन के वीडियो ला सरकार तक अपील कर दिखावा ताकि हमारा यहाँ लेके जाए हमारे छत्तीसगढ़ तक।
हमन ह ग्राम पंचायत भीमो के रहने वाला हरन और काली हमन ह 8 बजे के आए हवन ता पंचायत डाल ले खाए पिए के व्यवस्था नहीं करत हवे और यहाँ आए के बाद अभी 24 घंटा हो गए और बाबूजी भी कुछ नहीं दे है। अभी बोले हवन ता रोजगार गारंटी के सचिव हवे तेन हाँ बोलथन ता वो ही थे कि तुम्हारा ठेका नहीं ले हन ऐसे भी बोलते लाभोन का दिन रात वहाँ सेवा ऊपर लगे रहन का ऐसे टाइप के बोलते। और हमन ला आए कल सुबह के आ रहे हैं तेन कल सुबह हो गए रात भर हो गए और आज 12 भी बज गए अभी भी 11-12 बजने वाला है पर भी न सचिव न सरपंच कुछ नहीं दे रहा है। और हम लोग बोल रहे हैं हम लोग 5 फैमिली है और पाँचों अपना घर में रहेंगे। हमारे घर पे कोई नहीं रहता है हम लोग सब एक साथ घर पे रहेंगे ऐसा बोलता है तो उन लोग जाने नहीं दे रहा है ना यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। तो हम लोग घर जाना चाहते हैं और सुना है कि यहाँ 2-3 मुसलमान जो आए हुए हैं उनका लड़की बाहर पढ़ने के लिए गए MP उन लोग अपने घर पे है बोलता है तो उन लोग अपना जो मुसलमान लोग आ रहा है उनको घर में रख रहा है और हिंदू भाई लोगों को सीधा स्कूल में डाल रहा है। तो ये कौन सा नियम है? नियम तो सबके लिए होना चाहिए। ऐसा हमारा भी कहना है कि हम अपने घर पे रहेंगे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हमारे घर पे सेफ्टी बाथरूम घर है और हम लोग 5 का 5 अपने घर में ही रहेंगे और हमारे घर में कोई और परिवार नहीं रहता है। हमारा सब सुविधा है गैस वैस सब चीज़ है हम लोग और छोटा बच्चा है ये देख लो हमारा बच्चा छोटा है एक 10 साल का एक 8 साल का है एक 6 साल का ऐसा हम लोग पूरा 5 फैमिली है और हम लोग चाहते हैं कि अपने घर पे रहेंगे और 14 दिन तक जो नियम है हम उस नियम का पालन करेंगे ये हम बोल रहे हैं आश्वासन दे रहे हैं क्योंकि यहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं ला रहे इसलिए हम बोल रहे हैं और इसलिए हम अपने घर पे रहना चाहते हैं। सभी भाई का अनुरोध है कि यहाँ ये सब चीज़ कर रहे हैं क्योंकि सरपंच और ये सचिव का इनका गलती है सरासर क्योंकि इन्हीं लोगों का परिवार का आदमी आ रहा है और इन लोग अपने घर में घुसा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय जोहार संगवारी हो मैं कमल साजन और आप मन के बीच एक ठन बात कहना चाहता हूँ कि मैं छिंदवाड़ा MP मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला में फंसे हवा और मोर आय के कोनो व्यवस्था नहीं हुआ तो यह सरकार बोला थे कि खाए पिए के सबो सामान है और आज तक के तो मतलब पूछे घलो ला कोनो नहीं आए कि हवे कि नहीं कहाँ के हरस का करत है। तो मीडिया वाले मन से निवेदन हवा कि मोरे बात ला पहुँचाओ और मोला यहाँ सुविधा देवा। ज़्यादातर मैं चाहता हूँ कि मैं अपन घर आ जाऊँ छत्तीसगढ़। मैं छत्तीसगढ़ मुंगेली जिला के रैया आवा यहाँ काम करे लाए हो तो फंस गए हूँ लॉकडाउन की वजह से। और बाकी मोर कंपनी अगर मोर हेल्प करे थे जहाँ तक कि तो अभी तक के मैं जिंदा हूँ नहीं तो यह है कि नगर निगम नहीं तो कोनो शासन प्रशासन द्वारा ले मोला कोई प्रकार की मदद नहीं मिल पावत है। कर्मचारी टीम वाले ला निवेदन करत हूँ कि ला वायरल करे जरूर और मोला छत्तीसगढ़ ला के कृपा घलो करें। मोर बात मोला उम्मीद है कि मोर बात है जिला कलेक्टर और हमारे प्रदेश के CM ला सुनाही तब हमार हेल्प करी। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी आज से सनम निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के हम सभी यहाँ रटनी गांव लाइफ 360 बिल्डिंग पिंपरी चिंचवड़ पुणे महाराष्ट्र में 22 मार्च से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। लगभग 60 से 65 दिहाड़ी मजदूर भाइयों बहनों को इस आपात स्थिति से बाहर निकालने में हमारी मदद करें। हमारे पास ना ही खाने के लिए कुछ है और ना ही यहाँ की सरकार से कोई मदद मिल पा रही है। 24 घंटे में शाम के टाइम ही एक बार खाना मिलता है। महोदय हम सभी मजदूर लोगों को इस भयावह विकट संकट काल स्थिति से निकलने एवं लोगों को वापस छत्तीसगढ़ बुलाने की दया करें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में कोरोना संबंधित शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियों को तत्काल आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए विकसित कवच मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग और चिप्स के द्वारा इस मोबाइल ऐप को बनाया गया है। इस ऐप में राज्य के संदिग्ध और पुष्टि वाले कोरोना मामलों की जानकारी रियल टाइम पर डैशबोर्ड के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी। साथ ही ऐप में कोविड-19 ई पास के लिए आवेदन की सुविधा भी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देशन पर कोटा राजस्थान से आज सुबह सकुशल छत्तीसगढ़ लौटे छात्र छात्राएं। सकुशल अपने राज्य वापसी पर छात्र छात्राएं जहां खुश हैं, वहीं उनके अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी में प्रशासन, पुलिस, परिवहन, चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही वाहन चालक और उनके परिचालकों की अहम भूमिका रही है। गौरतलब है कि राजस्थान का कोटा शहर कोरोना वायरस संक्रमण की दृष्टि से एक हॉटस्पॉट सेंटर चिन्हित है। भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत और प्रदेश वासियों की सुरक्षा के मद्देनजर कोटा से लौटने वाले सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखना बहुत जरूरी था। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखा गया है और क्वारंटाइन सेंटरों में रहने, खाने पीने सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के विभिन्न जिलों में हुई बेमौसम बारिश से फसलों और अन्य परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के लिए प्रभावित लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की सचिव ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर फसलों और परिसंपत्तियों सहित अन्य हुए नुकसानों का आकलन कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार सरगुजा जिले में तैयार किया गया विशेष कोविड-19 उपचार केंद्र, जिसका शुभारंभ सोमवार को किया गया। इसे तैयार करने में लगभग 1 माह का समय लगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रशासन की मेहनत, चिकित्सकों का समर्पण और जन जन का मजबूत आत्मबल इस लड़ाई को संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। जीतेंगे कोरोना से जंग। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु श्री रुद्र कुमार ने आज अपने निवास सतनाम सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि प्रदेश में गर्मियों के दिनों में लोगों को पेयजल की नहीं होगी समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों और पहुंच विहीन क्षेत्रों में भी पेयजल के लिए बोर खनन की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना के तहत प्रदेश के 40,831 बीपीएल परिवारों को निःशुल्क नल जल कनेक्शन दिया गया है। मंत्री श्री रुद्र कुमार ने बताया कि सुपेबेड़ा में जल्द शुरू होगी समूह जल प्रदाय योजना। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग विभाग से 1,87,000 लोगों को मिल रहा है रोजगार और लॉकडाउन के दौरान महिला स्व सहायता समूह द्वारा 2,80,000 मास्क की आपूर्ति की गई। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 38 केस पाए गए हैं, जिनमें से 34 ठीक हो चुके हैं और 4 का इलाज जारी है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। एसएमएस के पास सीपीसी कंपनी में है जयपुर में हमारे कुछ व्यवस्था कीजिए। छोटे छोटे बाल बच्चे छोड़ के आए हैं जहाँ पे हमने छत्तीसगढ़ के रहने वाला है। मुंगेली जिला लालपुर थाना ग्राम विजय कापा। हम लोग खुद 30 आदमी है यहाँ पे अपने छत्तीसगढ़ जाने के लिए आया मैं हूँ कमाने खाने के लिए आया हूँ जयपुर में और हमारे जाने के लिए साधन नहीं है। हमारे लिए सिंगापुर साधन कीजिए कृपा करके। और हम मुंगेली छत्तीसगढ़ के हैं, मुंगेली जिले के, और हमारे लिए व्यवस्था करो। अभी 6 महीने तक लॉकडाउन में खुलेगा तो हम क्या खाएंगे और क्या करेंगे? यहाँ तो काम नहीं चल रहा है, उसके लिए व्यवस्था करो। बच्चे यहाँ से लेकर आए हैं, गांव में भी छोड़ा है 2-2 4-4 बच्चे, और क्या खाएंगे क्या कमाएंगे? रहा है और बाहर निकलने के लिए नहीं मिल रहा है और हाथ में हमारे पैसा नहीं है तो जाए कहाँ? भाई और बहनों, और भूखा प्यास में पूरा हम लोग जितने आदमी हैं वहाँ मर रहे हैं और खाने पीने के लिए तरस रहे हैं और पैसा कोई नहीं मिल रहा है तो हम कैसे करें? कोई देने वाला भी नहीं है यहाँ। भाई और बहनों, तो पुलिस वाला उधर डंडा में मार रहा है तो क्या करें हम? मेरे साथी और मेरे बंधु और मेरे भाई,
स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं दोस्तों, आज 30 अप्रैल 2020 गुरुवार हो चुका और जानेंगे दोस्तों अपन इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों, हेडलाइंस, न्यूज और मुख्य समाचार पर नजर डालेंगे। सरकार ने लॉकडाउन में एक ढील दी है और इसके अलावा कई राज्यों में लॉकडाउन को 3 मई से भी एक्सटेंड कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया। किन किन राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, इसके अलावा भी दोस्तों स्टूडेंट्स यानी छात्र छात्राओं के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। और साथ ही अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम है ना, तो सरकार ने आपके लिए 5 बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए हैं। एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, लाइव अपडेट आ रहा है। पान मसाला च्युइंगम के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा दोस्तों की नई गाइडलाइन 4 मई से लागू होगी और उसके बाद जल्द ही ऐलान किया जाएगा। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय में बुधवार शाम को देश में अभी जो बीमारी और वायरस का महामारी का संकट चल रहा ना, इसके हालातों पर एक रिव्यू मीटिंग हुई और इसके बाद दोस्तों मंत्रालय ने कहा कि पान मसाला और च्युइंगम के उत्पादन और बिक्री पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन से काफी फायदा मिला, स्थितियां सुधरी हैं, ये लाभ जारी रहे, लिहाजा 3 मई तक गाइडलाइंस के पालन पर पैनी नजर भी रखी जाएगी। नए दिशा निर्देश 4 तारीख से लागू होंगे। देखते हैं अब 4 तारीख को सरकार क्या क्या चीजों की खुल करती है। मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। तो देख पा रहे कि लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर आई है। इस वजह से देश की बेरोजगारी दर में गिरावट देखी गई है। तो दरअसल आपको पता होगा कि पहले लॉकडाउन फेज 1 चल रहा था और अभी लॉकडाउन फेज 2 चल रहा है, राइट। लेकिन सरकार ने दोस्तों फेज 1 की बजाय लॉकडाउन फेज 2 में कुछ चीजों पर रियायतें दी है, काफी चीजों को खोल भी दिया, कई सारे उद्योग काम धंधे भी शुरू हो चुके हैं। और इसके चलते दोस्तों मार्च में जो बेरोजगारी दर थी वो थी 26.19%, लेकिन अप्रैल में ये गिर कर हो चुकी है 21.05%। अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि केंद्रीय कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन्स में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना कंपलसरी होगा, यानी कि जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। ये सरकार की तरफ से नियम लागू कर दिया गया है केंद्र सरकार ने। अच्छा, आप भी दोस्तों आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस बीमारी से जुड़ी काफी जानकारियां अपने मोबाइल पर ही पा सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि लॉकडाउन में आपके ड्राइविंग लाइसेंस और कार के डॉक्यूमेंट्स को लेकर ये छूट मिल रही है। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों कि आजकल देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस दरमियान अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या ऐसा कोई कार का डॉक्यूमेंट, RC, इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी अगर एक्सपायर होने जा रहा, तो ऐसे में आपको उसको रिन्यू करवाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा दोस्तों की मोटर व्हीकल्स एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में संबंधित दस्तावेजों के लिए वैलिडिटी को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया, यानी कि चाहे आपका आज ही एक्सपायर हो रहा 30 जून तक आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि CBSE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर जारी की है ये जरूरी सूचना। स्टूडेंट्स फटाफट से चेक कर लीजिएगा इसको। तो बात कुछ यूं है दोस्तों की CBSE ने ट्वीट किया कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया पर, सोशल मीडिया में कई सारी आपने खबरें देखी होगी कि 10वीं के एग्जाम नहीं होंगे वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन अब दोस्तों CBSE ने ये क्लेरिफिकेशन कर दिया कि 29 विषयों के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी 10वीं और 12वीं कक्षा की, जैसा कि 1 अप्रैल को ऑलरेडी CBSE ने सर्कुलर जारी करके बता दिया। तो वही सिस्टम लागू रहेगा लॉकडाउन खुलने के बाद। देखते हैं ऑफिशियली क्या अपडेट आता है। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। प्राइवेट अल्पसंख्यक संस्थानों में भी NEET की यानी कि नीट के जरिए होगा एडमिशन। जहां सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आज नीट परीक्षा को लेकर अपना अंतिम फैसला सुना दिया और अब नीट परीक्षा सभी संस्थानों के लिए लागू होगी, जिसमें गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट अल्पसंख्यक संस्थान भी शामिल होंगे। संस्थानों ने दावा किया दोस्तों की यह अल्पसंख्यक के रूप में उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है, लेकिन आखिरकार फैसला किसका? सुप्रीम कोर्ट का, और इसीलिए नीट एग्जाम को लेकर ये रूल्स लागू हो चुका है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि लॉकडाउन के 35 दिन बाद एक बड़ी राहत दी है सरकार ने। कल ही एक और नया आदेश जारी किया दोस्तों, और इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में जो प्रवासी मजदूर, पर्यटक, छात्र छात्राएं वगैरह जो फंसे हुए हैं ना, वो अब उनके राज्य, उनके घर जा सकते हैं। इस फैसले से सरकार के इस फैसले के द्वारा तकरीबन 10 लाख लोगों को राहत मिलेगी। और इसके अलावा इस फैसले से ये भी हिंट या इशारा मिलता दोस्तों की 3 मई के बाद भी लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ सकता। हालांकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे कि लॉकडाउन में बिना मर्जी गर्भवती हो सकती है 10 लाख महिलाएं। संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन में यह बात सामने आई है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आजकल लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में सभी घर पर ही हैं, जाहिर सी बात है। और ऐसे में कई कारण ऐसे बनते हैं जिनके चलते दोस्तों महिलाएं गर्भवती होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसको लेकर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA ने कहा है दोस्तों की महिलाएं आधुनिक गर्भ निरोधक के इस्तेमाल से भी वंचित रह सकती हैं लॉकडाउन वगैरह के कारण, और इसीलिए अनचाहे गर्भधारण के 70 लाख मामले सामने आ सकते हैं लॉकडाउन के चलते। और इसके साथ ही अगले 10 साल में बाल विवाह के 1.30 करोड़ मामले सामने आने की भी संभावना जताई जा रही है। तो ये लॉकडाउन का असर क्या क्या हो सकता है, इसका एक एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, बाकी आप समझ गए। और चलिए बात करते हैं अपन अगले अपडेट की। तो पंजाब राज्य के अंदर 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। हमने आपको DLS न्यूज के ऊपर कल नाइट में भी बताया था, राइट। यहाँ पर दोस्तों 4 घंटे के लिए आपको डेली छूट मिलेगी। तब तक आप पंजाब के अंदर 4 घंटे आराम से 7 से 11 तक घूम पाओगे। अगर आपका कोई जरूरी सामान किराने वगैरह का लेकर
लेकर आना तो ला सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और तस्वीरों में आप कुछ अद्भुत तस्वीरें भी आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर। तो आखिरकार दोस्तों केदारनाथ धाम जी के कपाट खुल चुके हैं। पुजारी ने मंदिर की पूजा की और उसके बाद 6 महीने तक के लिए कपाट खोल दिए गए। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे, बड़ी खबर है दोस्तों, 21,000 से कम सैलरी पाने वालों पर सरकार मेहरबान हो चुकी है। 5 बड़े ऐलान किए हैं। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और 21,000 से कम आपकी तनख्वाह आना दोस्तों, सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं दी हैं। लॉकडाउन के बीच आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार ने लगातार बड़े कदम उठाए हैं और इसी के तहत आप देख सकते हैं पहला पॉइंट ये है कि दोस्तों मिलती रहेंगी सुविधाएं। ESIC ने ऐलान किया दोस्तों कि लॉकडाउन के चलते जो भी कंपनियां कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा नहीं कर पाने के बावजूद कर्मचारियों की मेडिकल सुविधाएं नहीं रोक पाएंगी। तो पहला फायदा तो ये होगा। दूसरा है एक्सपायर कार्ड का कर सकते हैं इस्तेमाल, जहां कर्मचारी अपने कार्ड यानी कि मेडिकल कार्ड और इसके जरिए जो उन्हें मेडिकल सेवाएं मिलती है ना, वो अगर एक्सपायर हो गया तो भी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अपने पुराने कार्ड पर ही सेवाएं पा सकते हैं। ESIC ने कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून तक पहले वाले कार्ड पर भी मेडिकल सेवाएं देने का ऐलान कर दिया। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों की प्राइवेट मेडिकल स्टोर से ली जा सकती हैं दवाइयां। ESIC ने कर्मचारियों या अन्य लाभार्थियों को लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने की सुविधा भी दे दी है। कर्मचारी प्राइवेट दुकानों से दवा खरीदने के बाद ESIC से खर्च किए गए पैसे को क्लेम भी कर सकते हैं। और ऐसे में जिन कर्मचारियों की नियमित दवाएं चलती हैं और लॉकडाउन में वे अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं ना, उनको काफी राहत मिलेगी। चौथी घोषणा दोस्तों, अन्य अस्पतालों में हो सकता है इलाज। ESIC अस्पतालों को इस बीमारी के अस्पताल में बदल दिया गया और वहाँ पर इलाज कराने वाले कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह की गंभीर बीमारी हो, आप किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा कंपनियों को बड़ी राहत मिली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कंपनियों को राहत देते हुए फरवरी और मार्च महीने का अंशदान भी जमा करने के लिए समय सीमा को 15 मई 2020 तक बढ़ा दिया। ये कुछ प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए सरकार के ऐलान रहे। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि Amazon पे लेटर सर्विस शुरू हो चुकी है। Amazon कंपनी ने एक नया फीचर, नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया पे लेटर करके। अब दिल खोल के शॉपिंग कीजिए और पेमेंट की कोई टेंशन नहीं है, उधारी में शॉपिंग कीजिए। यानी कि एक ऐसा सिस्टम समझ सकते हैं दोस्तों कि जिस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड पर एडवांस्ड पैसे की शॉपिंग करने की छूट मिलती है ना, उसी तरह से Amazon खुद अपना Amazon पे लेटर करके एक क्रेडिट सर्विस लॉन्च कर चुकी है, माइक्रो क्रेडिट सर्विस करके, जिसके जरिए दोस्तों आप Amazon के क्रेडिट कार्ड के जरिए कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक के कोई भी आइटम्स खरीद सकते हैं। और आपको 1 महीने तक की साइड में अगर आप पैसा जमा कराते हैं तब तो आपको ब्याज देने की भी जरूरत नहीं है। बाकी आप EMI करवा सकते हैं 12 महीने की इंटरेस्ट पर वगैरह वगैरह। ये फायदा Amazon कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है आम लोगों के लिए। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सिर्फ दोपहर 12 बजे तक ही मिलेगी एंट्री। जहां दिल्ली से फरीदाबाद और फरीदाबाद से दिल्ली में दोस्तों 3 मई तक इस बॉर्डर को कैंसिल कर दिया और 29 अप्रैल को 12 बजे तक ही एंट्री मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहचान पत्र दिखाकर वगैरह वगैरह जानकारी। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे होंगे कि व्हाट्सएप पर आने वाले हैं 4 जबरदस्त फीचर्स। अपने आप मैसेजिंग डिलीट होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल कुछ खास तरीके से कर पाओगे आप, जिसमें कई सारे नए फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप को एक साथ कई डिवाइस पर चला पाएंगे। और साथ ही व्हाट्सएप एक्सपायरिंग मैसेज, ऑटो डिलीट मैसेज वगैरह का फीचर भी बहुत जल्द आने वाला। और चौथा है कि इमेज को सर्च कर सकेंगे। आप इमेज को सर्च कर पाओगे दोस्तों और उसकी प्रामाणिकता को भी जांच पाओगे। फालतू की खबरें जो फैलती है ना, उसके लिए व्हाट्सएप एक फीचर लॉन्च करने जा रहा है, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, एक राहत भरी खबर है। सितंबर तक दोस्तों मिलने लगेगा भारत में इस बीमारी का टीका। सिर्फ 1000 रुपए होगी कीमत। ये कहना है सीरम इंस्टीट्यूट के CEO का। जी हाँ, आपको बता दें भारत के अंदर इस बीमारी का टीका तैयार करने में लगे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अडर पुनावाला ने कहा दोस्तों कि यदि ट्रायल सफल रहता है ना, तो ये टीका इसी साल सितंबर या अक्टूबर महीने तक आ सकता है और 1000 रुपए में मिल सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, जल्द से जल्द बस इसका टीका बन जाए, राहत वाली बात होगी ये। और साथ ही अगली खबर आप देख सकते हैं कि सरकार ने IT BPO कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया और इस तारीख तक बढ़ा दिया वर्क फ्रॉम होम की वैलिडिटी को। 31 जुलाई तक इन कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की वैलिडिटी को बढ़ा दिया। चलिए अब अपन नजर डालें दोस्तों इस बीमारी को लेकर कुछ आंकड़ों पर। तो देख पा रहे पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 1813 नए मामले देखे गए हैं इस चीनी वायरस की बीमारी के। और इसके अलावा भी अभी भारत में इसकी टोटल संख्या कितनी हो चुकी है दोस्तों, तो 31,787 टोटल संख्या हो चुकी है। अभी का लाइव अपडेट आ रहा है उसके अनुसार। और अब तक 1008 लोग जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं सिर्फ भारत से। तो ये स्टेटस और आंकड़ा चल रहा है। और साथ ही अगला अपडेट आप देख पा रहे कि देश में इस बीमारी से संक्रमितों में से केवल 0.33% मरीज ही वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 1.5% ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। और अच्छी बात तो यह दोस्तों की रिकवरी रेट जो है वो 24.5% पहुंच चुकी है। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही है दोस्तों कि भारत में 15 दिनों में इस बीमारी के वायरस हॉटस्पॉट जिलों की संख्या जो है वो 170 से घटकर
बढ़कर 129 हो गई है। ये भी राहत की बात है। इन जिलों में वापस ग्रीन जोन कन्वर्जन हो चुका है। और साथ ही अगला अपडेट देख पाओगे कि उत्तर प्रदेश में हर रोज होंगे 6500 इस बीमारी के टेस्ट हैं और एक दिन में सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर आप देख पाओगे हिमाचल सरकार के लिए बड़ी ही राहत आई है और हिमाचल के लोगों के लिए भी है कि एक सप्ताह से इस बीमारी का कोई भी नया मरीज नहीं मिला है, तो ये भी राहत की बात है। और साथ ही एक और अपडेट देख सकते हैं। अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार की, तो बड़ा अपडेट देख पाओगे हिमाचल के 6 जिलों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। 5 मई तक हिमाचल प्रदेश के अंदर मौसम खराब रहने की संभावना है। इसके अलावा संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों तो आगामी 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल के कई जगहों पर गर्जना के साथ बारिश होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब में कुछ जगहों पर भी हल्की बारिश हो सकती है और रायलसीमा में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना बन रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से बड़ी खबर देख पाओगे। दूरदर्शन पर आज से चलेंगी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं। यूपी राज्य के स्टूडेंट्स जो है 10th 12th का सिलेबस दूरदर्शन पर ही पढ़ सकते हैं। सुबह 30-30 मिनट 2 क्लासें इंटर की होगी, 2 क्लासें हाई स्कूल की होगी। तो ये ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी स्कूली शिक्षा को भी बढ़ा रही है, अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पाओगे कि अब व्हाट्सएप पर मिलेंगे ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स। कंपनी ने लॉन्च किया जीपीएस आधारित चैटबॉट स्टोर लोकेटर करके। जीपीएस आधारित इस चैटबॉट की मदद से ग्राहक जिन दुकानों में ब्रिटानिया के उत्पाद उपलब्ध हैं उसकी जानकारी आसानी से हासिल कर पाएंगे। इसके लिए ब्रिटानिया कंपनी ने नंबर भी जारी कर दिए हैं 4071012222। इस नंबर पर आपको BRIT लिख करके व्हाट्सएप मैसेज लिखना और आपको अपने नजदीकी लोकेशन स्टोर की गूगल मैप के जरिए मिल जाएगी। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि धीरे धीरे लॉकडाउन उठाने पर आनंद महिंद्रा ने कही ये बात और सरकार को एक सुझाव भी दिया। तो दरअसल दोस्तों आनंद महिंद्रा ने सुझाव दिया कि सरकार को कुल 49 दिनों के बाद व्यापक स्तर पर लॉकडाउन को उठा लेना चाहिए। उनका कहना कि यदि देश के विभिन्न हिस्सों में धीरे धीरे लॉकडाउन उठता है तो औद्योगिक गतिविधियां चलानी मुश्किल होंगी और इसकी गति भी धीमी होगी। महिंद्रा ने माना दोस्तों की सरकार के लिए लॉकडाउन से बाहर निकलने की योजना बनाना काफी चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि अर्थव्यवस्था की तमाम चीजें एक दूसरे से काफी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि आगे की योजना बड़े पैमाने पर संक्रमण को नियंत्रित करने और परीक्षण करने पर आधारित होनी चाहिए। केवल हॉटस्पॉट और लोगों के अति संवेदनशील समूह को ही अलग रखा जाना चाहिए, उनकी ये राय है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों की सरकार को लॉकडाउन 3 मई के बाद भी बढ़ाना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट देख पाओगे कि अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक दशक की सबसे बड़ी सुस्ती देखी गई है। पहली तिमाही में 4.8% घट गई जीडीपी। अमेरिका में तो हालात क्या चल रहे हैं आपको आसानी से पता ही होंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा बदतर अगर हालात चल रहे हैं तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के ही चल रहे हैं और इसीलिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। जनवरी, फरवरी, मार्च तिमाही की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो रही -4.8%। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पाएंगे दोस्तों की इस राज्य ने पेट्रोल पर लगाया इस बीमारी को लेकर सेस और अब इसके चलते पेट्रोल 6 रुपए और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका। हम बात करें दोस्तों नागालैंड राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया और नागालैंड राज्य में 28 अप्रैल की रात से ही ये फैसला लागू हो चुका। पेट्रोल 6 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया, डीजल 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। और इसके बाद अभी बेसिकली पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट नागालैंड, असम वगैरह मेघालय में भी आपको पता हाल ही में महंगा हुआ था। तो अभी रेट्स क्या चल रहे स्क्रीन पर आप ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। और इसी के साथ ही ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि सरकार क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ा सकती है या नहीं। अभी जो देश के हालात और ये चर्चाएं चल रही है, डेटा आंकड़े एनालिसिस करके आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, दबा के लाइक करना, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर।
दोस्तों आज पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में दुख का माहौल सा छा गया। सभी की आंखें नम हो गई। जैसे ही मुझे भी ये खबर पता चली दिल रोने लग गया, क्योंकि आज दोस्तों बॉलीवुड की एक महान हस्ती अब हमारे बीच नहीं रही है। जी हाँ, हो सकता है कि आपने भी ये खबर सुनी होगी कि बॉलीवुड के महान अभिनेता इरफान खान का निधन हो चुका है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। 54 साल की उम्र में कैंसर के चलते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। दरअसल दोस्तों फिल्म जगत के एक शानदार अभिनेता जो हमारे बीच से तो जा चुके हैं, लेकिन उनके अभिनय और उनके कार्यों के बदौलत हमारे दिलों और दिमाग में वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान भले ही अब हमारे बीच नहीं रहे हो दोस्तों, लेकिन उनकी यादें हमेशा अमर रहेगी। इरफान खान ने आज 29 अप्रैल को 53 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्म डायरेक्टर सुजीत सरकार ने भी एक ट्वीट करके इरफान खान के निधन के बारे में जानकारी दी। डायरेक्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे प्यारे दोस्त इरफान, तुम लड़े और बहुत लड़े। मैं तुम पर हमेशा गर्व महसूस करूंगा। शांति और ओम शांति। इरफान खान तुम्हें सलाम। इरफान खान के निधन को लेकर ऑफिशियल बयान भी जारी कर दिया गया और इसमें लिखा गया है कि मुझे यकीन है कि मैं सरेंडर कर चुका हूँ। ये कुछ शब्द हैं जो इरफान ने 2018 में अपने कैंसर से लड़ने की शुरुआत में कहे थे। यह बहुत दुख देने वाला है दोस्तों कि हमें उनके ना रहने की खबर को आगे लाना पड़ रहा। इरफान एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे जो अपनी आखिरी सांस तक लड़े और उन सभी को प्रेरित किया जो उनके पास आए। जब उन्हें 2018 में कैंसर जैसी न्यूज का झटका लगा तब उन्होंने उसके साथ आने वाली हर लड़ाई को भी लड़ा। इसमें आगे लिखा गया दोस्तों कि इरफान अपने प्यार और परिवार से घिरे रहते थे। एक सच्ची अपनी खुद की सच्ची विरासत पीछे छोड़कर जा रहे हैं। हम सब यह प्रार्थना और आशा करते हैं कि उन्हें शांति मिले। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिस किसी को भी आप मानते हो दोस्तों, उनसे उनके शांति और भावपूर्ण श्रद्धांजलि की जरूर कामना करें आप भी। आपको बता दें दोस्तों बीमारी की वजह से इरफान खान का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आज निधन हो चुका। उन्हें भर्ती करवाया गया था। वह बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कुछ समय पहले वह अपने इलाज के लिए लंदन भी गए थे। उसके बाद उनके हालात में कुछ सुधार आया था। उन्होंने आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग भी की। मंगलवार को एक बार फिर तबियत खराब होने पर उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। इरफान खान की मौत के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। सूचना एवं प्रसारण में मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट करके इरफान खान को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा कि इरफान खान बहुआयामी कलाकार थे। उनके निधन की खबर सुनकर दुखी हूँ। उनके परिवार, दोस्तों और फैंस को दिल से संवेदनाएं। इरफान खान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत दोस्तों इंटरनेशनल फिल्म से की थी। उनकी पहली फिल्म सलाम बॉम्बे को ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन भी मिला था। उस समय मुंबई में इरफान खान अपने अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। वाकई में दोस्तों बॉलीवुड एक्टर इरफान खान एक बहुत ही अच्छे और शानदार कलाकार थे। हम सभी की तरफ से दिल से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनके चरणों में नमन। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम नमः शिवाय। उनके लिए 2 शब्द आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। भिलाई और दुर्ग में कच्चा माल नहीं, इसलिए मंजूरी के बाद भी 78% उद्योग खुले नहीं। रोज 50 करोड़ का हो रहा कारोबार प्रभावित। रायपुर स्वास्थ्य मंत्री के बंगले में लगी आग, वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। हादसे में कोई भी बड़ा नुकसान नहीं। सुकमा के जंगल में हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में मारा गया एक नक्सली। पुलिस जवान की संदिग्ध हालत में हुई मौत। कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के 2400 बच्चों को लेकर आई है पुलिस की टीम। 150 किलोमीटर का सफर, 480 जवान और 3 दिन में सिर्फ 20 मिनट की नींद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में व्हील चेयर पर बैठे बैठे केरोसिन डालकर खुद को लगाई आग। बीमारी से परेशान था वृद्ध।
सरगुजा की सरगा में शादी कराने के नाम पर ग्राम सभा में बुलाया, फिर परिजन और उप सरपंच ने प्रेमी जोड़े को लाठियों से पीट पीट कर अधमरा किया। छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालय और शराब दुकानें 3 मई तक बंद। सरकार ने जारी किए संशोधित आदेश। प्रदेश में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला। पश्चिम बंगाल जा रहे मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, एक की मौत, 9 हुए घायल। तेलंगाना से 100 किलोमीटर पैदल चली 12 साल की बच्ची। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अपने घर से 14 किलोमीटर पहले भूख के कारण तोड़ा दम। लॉकडाउन ने बदला मुहूर्त। रायपुर में सरकारी अफसरों के कहने पर 150 लोगों ने शादी की तारीख अप्रैल से मई तक कर दी। छत्तीसगढ़ में मंदिरों के बंद दरवाजे से ही कर रहे श्रद्धालु प्रणाम। इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा। समझदारी, घर से बाहर सैनिटाइजर लगाने की हिदायत दी और नासमझी द्वारा नींबू मिर्च लटकाकर लिखा गो कोरोना गो। रायपुर में विदेशों से आए 27 लोगों की तलाश। रायपुर दुर्ग रायगढ़ जिले की सीमा सील, अब होगी एफआईआर। आम आदमी घरों में कैद, बाहर आए तो पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। हमेशा भीड़ से भरी रहने वाली जगह भी सुनी सुनी दिखी। रायपुर में कर्फ्यू पर बेवजह निकलने वाले लोगों पर चली पुलिस की लाठियां। 70 से ज्यादा गाड़ियां जब्त, तो पुलिस ने थमाए शर्मिंदा करने वाले पोस्टर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। तो इसीलिए जरूरी है कि हम शिक्षित हो। माता पिता के लिए भी कहूंगी, बच्चों को शिक्षित करिए। आप खास करके बेटियां, क्योंकि उसको दूसरे घर जाना है। एक बात हमेशा, यहाँ पर ऐसे शायद ही कोई माँ बाप होंगे जो चाहेंगे कि उनकी बेटियां ससुराल में अन्याय सहे। कोई चाहेगा, कोई भी माँ बाप यहाँ पर, कि नहीं भाई कोई भी अन्याय हो तो सहना है। सर सब हिला रहे हैं और बोलते ऐसी ऐसी लाइनें हैं बेटियों को, तो अलग अलग सी पता नहीं कैसी कैसी बातें कह कैसे देते हैं। बेटा डोली जा रही, अर्थी वापस आनी चाहिए। कैसे कह सकते हो ये बात आप? सोच कर देखिए। और जो बच्चे सच में अपने माता पिता की बातों को पत्थर की लकीर मानते हैं ना, फिर सच में ऐसा ही करते हैं वो। तो कितनी ही बड़ी बात होता है, वो अपने घर पे कुछ नहीं बताते। ये बात कहनी चाहिए हमें अपने बच्चों को, जिनको हमने पैदा किया है, उनको पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किया था कि दूसरों के घरों में उस पर अन्याय हो और वो अन्याय सहे और वापस ना आए। एक सच्ची बात आपको बताती हूँ। देखिए, कुछ चीजें हैं जो आजकल खराब भी हो रही है। मैं ये नहीं कहती सब कुछ सही है, कई जगह है रिश्ते जबरदस्ती टूट रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि पहले ज्यादातर रिश्ते इसीलिए टिके हुए थे क्योंकि औरतें घर पर सब कुछ सहती थी, कुछ नहीं कहती थी। आजकल सहती नहीं।
तो एक बात बताइए, ज्यादा सही कौन सा है? नहीं सहना ना। हम कहते आजकल देखो बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है, तो क्यों हो? गलत को सहना भी गलत है। भगवान ने कहा है, ये सिर्फ हम नहीं कहते, भगवान कहते अन्याय करने वाला और सहने वाला दोनों ही गलत है। जिसको पता है उस पर अन्याय हो रहा है फिर भी वो चुपचाप सह रहा है, इसका मतलब वो गलत है। गलत के लिए आवाज, अरे भगवान ने अर्जुन को परिवार से झगड़ने को कह दिया था क्योंकि वो गलत थे। इससे बड़ी बात भगवान कह सकते हैं? हम सब ये बातें कहते नहीं सहन शक्ति। भगवान ने अर्जुन को अपने परिवार से लड़ने को कहा था, अपने भाइयों को मारने को कहा था। क्यों? क्योंकि वो गलत थे। तो गलत के आगे आवाज उठाना चाहिए। तो आपकी बेटियां, आपके बच्चे दूसरे घर में अन्याय तभी सहेंगे जब वो अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है यहां भी किसी पर निर्भर है, वहां भी पिता पर निर्भर ही होना है। तो उनको सुखी रखते हैं ना, क्यों दुखी करे? एक ना एक पर तो निर्भर ही होना है, तो यही रहते हैं, छोड़ो। पर जो अपने पैरों पर खड़ी होगी, जो किसी पर निर्भर नहीं होगी, वो अन्याय नहीं सहेगी कि मुझे किसी पर निर्भर नहीं होना है आगे जाकर। तो अपने बच्चों को शिक्षित करिए, ये सीख दीजिए कि बेटा न्याय कहीं नहीं सहना। एक प्रश्न मैं पूछूंगी सभी माता पिताओं से, खास करके यहाँ पर कितने हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आज तक एक ना एक बार ये लाइन जरूर बोली है, बेटा कुछ गलत मत करना, हमारी इज्जत नहीं खराब करना वरना हम मर जाएंगे। हाथ उठाना, कितनों ने कही है? अब शर्माओ मत, अच्छे से हाथ उठाओ, इतने इतने से हाथ उठाने से नहीं चलेंगे। किस किस ने कही है हाथ उठाना? ये बात कही है ना? अब एक बार विचार करिए। मैं आपको बहुत साधारण सी बातें बता रही हूं आज का समय देखकर, क्योंकि आज का समय बहुत खराब हो गया है। वो भगवान का रूप तो है नहीं कि कभी गलती करेंगे नहीं, है क्या? भगवान का रूप है वो। हम में से आप कोई भी भगवान का रूप है जो कभी जिंदगी में गलतियां नहीं करते। मान लीजिए आपके बच्चे से गलती हो गई, अब वो आपके पास तो नहीं आएगा, क्योंकि आपने उससे क्या कहा है कि हम मर जाएंगे। अब आपके पास तो कत्ते ही नहीं आने वाला। अब विचार करिए, क्योंकि वो आपके पास नहीं आ रहा, उसकी उस गलती का फायदा कितने लोग उठा सकते हैं? बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में कोरोना संबंधित शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियों को तत्काल आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए विकसित कवच मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग और चिप्स के द्वारा इस मोबाइल ऐप को बनाया गया है। इस ऐप में राज्य के संदिग्ध और पुष्टि वाले कोरोना मामलों की जानकारी रियल टाइम पर डैशबोर्ड के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी। साथ ही ऐप में कोविड-19 ई पास के लिए आवेदन की सुविधा भी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देशन पर कोटा राजस्थान से आज सुबह सकुशल छत्तीसगढ़ लौटे छात्र छात्राएं। सकुशल अपने राज्य वापसी पर छात्र छात्राएं जहां खुश हैं, वहीं उनके अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी में प्रशासन, पुलिस, परिवहन, चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही वाहन चालक और उनके परिचालकों की अहम भूमिका रही है। गौरतलब है कि राजस्थान का कोटा शहर कोरोना वायरस संक्रमण की दृष्टि से एक हॉटस्पॉट सेंटर चिन्हित है। भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत और प्रदेशवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर कोटा से लौटने वाले सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखना बहुत जरूरी था। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा सभी छात्र छात्राओं
सुविधाओं को क्वारंटाइन में रखा गया है और क्वारंटाइन सेंटरों में रहने, खाने पीने सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के विभिन्न जिलों में हुई बेमौसम बारिश से फसलों और अन्य परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के लिए प्रभावित लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की सचिव ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर फसलों और परिसंपत्तियों सहित अन्य हुए नुकसानों का आकलन कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार सरगुजा जिले में तैयार किया गया विशेष कोविड-19 उपचार केंद्र, जिसका शुभारंभ सोमवार को किया गया। इसे तैयार करने में लगभग 1 माह का समय लगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रशासन की मेहनत, चिकित्सकों का समर्पण और जन जन का मजबूत आत्मबल इस लड़ाई को संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। जीतेंगे कोरोना से जंग। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु श्री रुद्र कुमार ने आज अपने निवास सतनाम सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि प्रदेश में गर्मियों के दिनों में लोगों को पेयजल की नहीं होगी समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों और पहुँच विहीन क्षेत्रों में भी पेयजल के लिए बोर खनन की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना के तहत प्रदेश के 40,831 बीपीएल परिवारों को निःशुल्क नल जल कनेक्शन दिया गया है। मंत्री श्री रुद्र कुमार ने बताया कि सुपेबेड़ा में जल्द शुरू होगी समूह जल प्रदाय योजना। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग विभाग से 1,87,000 लोगों को मिल रहा है रोजगार और लॉकडाउन के दौरान महिला स्व सहायता समूह द्वारा 2,80,000 मास्क की आपूर्ति की गई। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 38 केस पाए गए हैं, जिनमें से 34 ठीक हो चुके हैं और 4 का इलाज जारी है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोटा में फंसे बच्चों को लेकर वापस पहुंची बसें। बच्चों को अपने गृह जिले से बाहर अन्य जिलों में किया जा रहा है क्वारंटाइन। जसपुर जिले के बच्चों को रोका गया है रायगढ़ में। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच कोटा में अध्ययनरत छत्तीसगढ़ के बच्चों को लेकर 26 अप्रैल को निकली बसें वापस लौट रही हैं। बच्चों को संभागवार अलग अलग बसों में वापस लाया जा रहा है। इन बच्चों को अपने गृह जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों में क्वारंटाइन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ में जसपुर जिले के 55 बच्चों को रोका जाना है। खबर मिलने तक 30 बच्चों को लेकर 2 बसें रायगढ़ पहुंच चुकी हैं। यहां पहुंचने पर सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की 5 सदस्यीय 4 टीमों ने ईडन गार्डन मैरिज पैलेस में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बच्चों की कोरोना रैपिड टेस्ट की जांच की गई, जिसमें सभी 30 बच्चों के रिपोर्ट नेगेटिव आए। जांच के बाद इन बच्चों को भूपदेवपुर स्थित नवोदय विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों तक रखा जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करने पश्चात पुनः स्वास्थ्य जांच करने के उपरांत ही बच्चों को अपने घर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान जिला पंचायत CEO सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, CMHO डॉक्टर SN केसरी, CSP श्री अविनाश ठाकुर पुलिस विभाग की कोरोना यूनिट के साथ मौजूद रहे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में सुनवाई अब 4 मई या उसके बाद की जाएगी। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई 4 मई या इसके बाद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके पहले 29 अप्रैल या इसके बाद सुनवाई करने की तारीख निश्चित की गई थी। अब राजस्व विभाग द्वारा सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों के अंतर्गत आगामी पेशी की तारीख 4 मई 2020 या उसके आगे की तारीख को रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में राजस्व विभाग की सचिव सुश्री रीता सांडिल्य ने राज्य के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, अनुभागीय अधिकारियों और समस्त पीठासीन राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कटघोरा पाली मार्ग में बने गड्ढे फिर बने मुसीबत का कारण। अति आवश्यक सामग्रियों की आवाजाही में हो रही देरी, रोजाना जाम की स्थिति हो रही निर्मित, देखिए इस रिपोर्ट में। कटघोरा से पाली मार्ग की हालत किसी से छिपी नहीं है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे लगभग 1 वर्षों से जस के तस हैं और समय के साथ साथ यह गड्ढे इतने विकराल रूप ले रहे हैं कि इस सड़क से गुजरना मानो जान हथेली में लेकर गुजरने जैसा है। पाली में रोजाना ही जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। देश में अभी लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है जो 3 मई तक रहेगा। जरूरी सामानों का परिवहन शासन की अनुमति से जारी है, जिसमें रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं शामिल है। लेकिन पूरी तरह बदहाल हो चुकी पाली की सड़क पर रोजाना ट्रकों की लंबी कतार लग रही है। काफी जद्दोजहद के बाद जाम से आजादी मिलती है। एक तरफ पूरा प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जी जान से जुटी हुई है, लेकिन बदहाल हो चुकी सड़कों पर भी शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत महसूस की जा रही है, जिससे अति आवश्यक वस्तुओं का परिवहन सुचारू रूप से जारी रहे। लेके आ रहे थे गैस सिलेंडर, तो कब से फंसा है आपका गाड़ी? 3 बजे रात। 3 बजे रात से? हाँ। तो कितना गाड़ी गैस सिलेंडर का? यहाँ 4 गाड़ी। और खाने पीने की व्यवस्था आपका? खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, होटल सब बंद है। मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण। आ रहा था अट्ठापारा से सीमेंट। हाँ, सीमेंट लेके जा रहे हो? भगुआ जाना। कहाँ जा रहे थे? भगुआ। ये कहाँ पड़ता है? बिहार। तो कब से फंसा है आपका गाड़ी यहाँ पर? तो कल 6 बजे। 6 बजे कल? और ये गाड़ी बगल वाला किसका है? बगल वाला विकास की गाड़ी। ये कब से फंसा है? 10 बजे रात। 10 बजे रात। दोनों गाड़ी मतलब रात से ही फंसी? रात से फंसे। आपका? मेरा नाम है उदय कुमार मेहता। अच्छा, कहाँ से आप आ रहे थे? रायपुर बलौदा बाजार से आ रहे थे। कब से फंसा है गाड़ी आपका? मतलब जाम? 8 बजे से फंसी है गाड़ी। अच्छा, और कहाँ जाना है आपको? जाएंगे हम औरंगाबाद बिहार। और खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है। होटल सब बंद है। रात से भूखे हैं हम लोग। कटघोरा से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बाकी मोंगरा थाना अंतर्गत पंखा दपाई में मकान मालिक ने किराएदार से मकान खाली करवाया तो
तो किराएदार युवक ने मकान मालिक को देसी कट्टे से गोली मार फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। कोरबा जिले के बाकी मोगरा के पंखा दफई बस्ती में दोपहर को आज उस समय अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई जब एक युवक ने अपने मकान मालिक के घर के बाहर देसी कट्टे से गोली चला दी। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई, मकान मालिक बाल बाल बच गया। गोली चलने की सूचना पर बाकी मोगरा पुलिस की डायल 112 तत्काल मौके पर पहुंची और गोली चलाने वाले युवक की खोज पुलिस ने शुरू कर दी है। राजकुमार साहू। अच्छा, क्या घटना घटी है अभी आपके यहाँ? अभी सर 1 बजे के लगभग 1:15 में 8-10 लड़के लोग आए और राड डंडा तलवार सब लेस थे और गाली गलौज किए। घर के बाहर में हम लोग दरवाज़ा बंद कर दिए, नहीं खोले दरवाज़ा को, और वो लोग मतलब वो गन भी चलाए हैं। वो अंदर उसका छर्रा गया है घर के अंदर। क्या उनको आरोपी लोग को पहचानते हैं आप? उसमें 2 जनों को मैं पहचानता हूँ सर, एक का धर्म सिंह है और एक का महावीर। किसी प्रकार का पहले से आप लोग का विवाद उनसे? सर ये परसों भी शराब पी कर गाली गलौज किया था, तो मैं समझाने के लिए उसके घर गया था। वो इसका जो मेन कारण है सर, इसका घर के सामने मेरा एक तो घर है, उसको मैं किराए में दिया था। तो धर्म सिंह जो है वहाँ 2 नंबर का सामान रखना चालू कर दिया था, उससे संपर्क बना के, तो मैं वो आदमी खाली करा दिया। बस उसी का रंजिश रख को गाली गलौज परसों भी किया था और आज सुबह गया मतलब 1-1:30 बजे के लगभग आज 1:20 में आकर के वैसे सब वो लोग अंजाम दिए हैं। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ही मकान मालिक ने युवक से मकान खाली कराया था। इसी बात को लेकर वह आक्रोशित था और यही वजह था कि उसके घर के बाहर पहुंचकर देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। पुलिस की टीम धर्म नामक युवक की खोज में जुटी हुई है। जांच के बाद ही मामले से पर्दा उठ सकेगा कि युवक द्वारा किन कारणों की वजह से गोली चलाई गई। जिस तरह से युवक ने देसी कट्टे से फायरिंग की है, इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक कितना शातिर बदमाश होगा। कटघोरा से आज दोपहर लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच पुलिस को सूचना मिला कि पंखा दफाई के पास एक घर में जो है किसी बदमाश द्वारा घर के दरवाजे पे देसी कट्टा से फायर किया है करके। तस्दीक किए तो पता चला कि किराएदार को लेकर आपसी विवाद था और जो आरोपी है मेन और उसके उसका साथी जो है उसको किसी कारणवश घर से किराए से निकाल दिया था। ओम प्रकाश साहू पिता हीरालाल साहू जो मकान मालिक है, उस बात को लेकर विवाद हुआ था। मतलब उसमें आपसी विवाद में सर अभी कोई आरोपी गिरफ्तार हो पाए कि नहीं? अभी पता तलाश जारी है, जल्दी ही उन लोग को हम लोग कब्जे में ले लेंगे। अभी जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका RJ रमझाझर में और मैं हूं पुखरा सिंह। कटघोरा पाली मार्ग में बने गड्ढे फिर बने मुसीबत का कारण। अति आवश्यक सामग्रियों की आवाजाही में हो रही देरी, रोजाना जाम की स्थिति हो रही निर्मित। देखिए इस रिपोर्ट में। कटघोरा से पाली मार्ग की हालत किसी से छिपी नहीं है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे लगभग 1 वर्षों से जस के तस हैं और समय के साथ साथ यह गड्ढे इतने विकराल रूप ले रहे हैं कि इस सड़क से गुजरना मानो जान हथेली में लेकर गुजरने जैसा है। पाली में रोजाना ही जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। देश में अभी लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है जो 3 मई तक रहेगा। जरूरी सामानों का परिवहन शासन की अनुमति से जारी है, जिसमें रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं शामिल है। लेकिन पूरी तरह बदहाल हो चुकी पाली की सड़क पर रोजाना ट्रकों की लंबी कतार लग रही है। काफी जद्दोजहद के बाद जाम से आजादी मिलती है। एक तरफ पूरा प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जी जान से जुटी हुई है, लेकिन बदहाल हो चुकी सड़कों पर भी शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत महसूस की जा रही है, जिससे अति आवश्यक वस्तुओं का परिवहन सुचारू रूप से जारी रहे। लेके आ रहे थे गैस सिलेंडर, तो कब से फंसा है आपका गाड़ी? 3 बजे रात। 3 बजे रात से। तो कितना गाड़ी गैस सिलेंडर का? यहाँ 4 गाड़ी।
और खाने पीने की व्यवस्था आपका? खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, होटल वोटल सब बंद है। मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण। आ रहा था अट्ठापारा से इमामी सीमेंट। हाँ, सीमेंट लेके जा रहे हो? भगुआ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? भगुआ। भगुआ? ये कहाँ पड़ता है? ये बिहार। और कब से फंसा है आपका गाड़ी यहाँ पर? तो कल 6 बजे से। 6 बजे कल? और ये गाड़ी बगल वाला किसका है? बगल वाला विकास का गाड़ी है। ये कब से फंसा है? 10 बजे रात। 10 बजे रात। दोनों गाड़ी मतलब रात से ही फंसी? रात से फंसे। आपका? मेरा नाम है उदय कुमार मेहता। अच्छा, कहाँ से आप आ रहे थे? रायपुर बलौदा बाजार से आ रहे थे। कब से फंसा है गाड़ी आपका, मतलब जाम? 8 बजे से फंसी है गाड़ी। अच्छा, और कहाँ जाना है आपको? जाएंगे हम औरंगाबाद बिहार। और खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है, होटल सब बंद है, रात में भूखे हैं हम लोग। कटघोरा से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरबा कलेक्टर की पहल से उद्यानिकी विभाग अब खरीदेगा सब्जी। जुराली सब्जी विक्रेताओं ने गरीब परिवारों को 3 मई तक मुफ्त सब्जी देने का लिया निर्णय। देखिए रिपोर्ट। कटघोरा से लगे हुए जुराली ग्राम, जहां लगभग 100 एकड़ में विभिन्न प्रकार की सब्जी की खेती हो रही है, किंतु लॉकडाउन के कारण विक्रय नहीं हो पा रहा था। इस आशय का समाचार हमारे द्वारा प्रसारित किया गया था, जिसे कोरबा कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने संज्ञान में लेते हुए और उद्यान विभाग को वहां भेजकर कृषकों को सब्जी विक्रय कटघोरा के हाई स्कूल में जगह दिलाई। 3 दिन में 20,500 का सब्जी विक्रय हो चुका है। इससे कृषक खुश नजर आ रहे हैं और कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल व अनुभागीय अधिकारी कटघोरा श्रीमती सूर्य किरण तिवारी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। जिला कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल, अनुभागीय अधिकारी कटघोरा, तहसीलदार कटघोरा व उनके मातहत पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य व सफाई मित्रों के त्याग, मेहनत व सेवा भाव से प्रेरित होकर कृषक भी आपदा की इस घड़ी में अपने योगदान के रूप में अपने उपज का आधा हिस्सा ऐसे लोगों को दान दे रहे हैं जिनकी लॉकडाउन के कारण क्रय शक्ति खत्म हो चुका है। ऐसा वे 3 मई तक करेंगे। प्रतिदिन लगभग 15 क्विंटल सब्जी निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, कटघोरा में लगातार लॉकडाउन की स्थिति है। पिछले 21 तारीख से हम कटघोरा का जो व्यवस्था है वो चरमराया हुआ है। यहाँ मरीज भी मिले हैं। तो हुआ क्या था कि जो हमारा जुराली निकटस्थ ग्राम है कटघोरा से लगा हुआ, जहाँ बड़ी मात्रा में सब्जी व्यवसायी रहते हैं, पटेल समुदाय रहता है, चूँकि व्यवस्था यहाँ बनाए रखनी थी, तो जिला कलेक्टर महोदया और एसडीएम महोदया के निर्देश पर ये व्यवस्था हम लोग बनाए हुए थे, चाहे वो राशन हो, सब्जी हो, दवाई हो। बात करें सब्जी की, तो पटेल भाइयों को लगातार जो सब्जी की आवक तो हो रही थी और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन उनकी खपत जो थी वो नहीं हो पा रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी लॉकडाउन। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उनके पास आने के लिए कोई साधन नहीं था, तो उनकी जो बहुत मात्रा में जो सब्जियां उत्पादन हो रही थी वो उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। इन्हीं सब समस्या को देखते हुए हमारी जो एसडीएम मैडम हैं सूर्य किरण तिवारी जी कटघोरा की, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे इंतजाम को देखा। उन्होंने पटेल भाइयों से सलाह किया, उनसे चर्चा की और फिर एक मत होकर उन्होंने एक व्यवस्था कायम की कि क्यों ना हम आपकी सब्जी को खरीद लें, हम अपने पास रख लें, और फिर जो गरीब तबके हैं शहर के, जो लॉकडाउन की स्थिति में अभी फंसे हुए हैं, जिनके पास सब्जियां नहीं हैं खाने को, तो क्यों ना हम इन सब्जियों को एक बेहतर तरीके से उन तक कम सस्ते तरीके से, जो भी अपन से उनसे बन पड़ता है, 2 रुपये 3 रुपये, अरे ईमन से लेते ना, है ना, तो उन तक मुफ्त में निःशुल्क उन तक पहुंचा दिया जाए। तो इससे होना ये था कि पटेल भाइयों को भी एक तरह से मदद मिल जाती, उनकी सब्जियों का जो उनको थोड़ी मोड़ी कीमत है वो भी मिल जाती, और जो गरीब तबका है कटघोरा का, उन्हें भी राहत पहुंच जाता। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था को बढ़िया तरीके से, सुचारू तरीके से बनाए रखने के लिए पटेल भाइयों ने भी अपना सहयोग दिया और प्रशासन तो फिर लगा हुआ ही है।
उद्यान विभाग के कर्मचारी अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा द्वारा नियुक्त वॉलंटियर और कृषकों के सहयोग से अनुविभागीय अधिकारी सूर्यकिरण तिवारी की देखरेख में हॉटस्पॉट एरिया कटघोरा के गरीब मोहल्लों जहां रिक्शा चालक, दिहाड़ी श्रमिक, बीपीएल हितग्राही रहते हैं, उन्हें घर पहुंच निःशुल्क सब्जी वितरण किया जा रहा है। 4 दिनों में लगभग 1000 परिवारों को सब्जी के पैकेट वितरित किए गए हैं। सर ये क्या है ना, प्रशासन द्वारा कुछ यानी लॉकडाउन के कारण हमारे गांव की जुराली का सब्जी खराब हो रहा था, तो प्रशासन और क्या बोलते हैं कृषि विज्ञान वाले हमारे जो सर हैं वो सब मिलकर और हमारे गांव वाले मिलकर इसको जो गरीब हैं उनको वितरण कर रहे हैं फ्री में, पूरे जुराली वाले। और जो भी इसमें लागत लग रहा है, गाड़ी भाड़ा जैसे यहाँ है, उनके लिए सबको यानी दे रहे हैं सब सर मिल करके, है ना। और इसमें क्या है, कलेक्टर मैडम भी सहयोग कर रहे हैं हमारे। जो राशन, जो सब्जी नहीं मिल पाते वो गरीब परिवार को दे रहे हैं। जी हाँ, जो गरीब परिवार को दे रहे हैं उनको फ्री में, फ्री में बांटे जा रहे हैं। कटघोरा से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जिले के विकास खंड लोरमी के ग्राम बंधवा में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 27 मई को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। इस हेतु आवेदन पत्र 15 मई तक ग्राम बंधवा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। कक्षा 9वीं में रिक्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के 5 बालक और 1 बालिका की प्रवेश हेतु चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयन परीक्षा के लिए ग्राम बंधवा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने यहां बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु विद्यालयों को जिले में स्थित शासकीय अथवा शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। उनकी उम्र 1 मई को 13 से 16 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी अथवा हिंदी हो सकती है। विद्यार्थी को कक्षा 8वीं में 80% ए ग्रेड प्राप्त होनी चाहिए। चयन परीक्षा 100 अंक की होगी। अंग्रेजी और हिंदी 15-15 अंक तथा गणित एवं विज्ञान 35-35 अंक की होगी। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं विवरणात्मक हो सकता है। प्रवेश के समय विद्यार्थियों को कक्षा 8वीं की अंक सूची, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का छाया प्रति एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को समाप्त हो रहा है, मगर ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि आगे भी लॉकडाउन जारी रह सकता है और सीमांत क्षेत्रों में बंदी जारी रहेगी। देखिए रिपोर्ट। चूंकि रायगढ़ जिला का कई मार्ग और ब्लॉकों से गुजरते हुए उड़ीसा को जाता है, इसमें बरमकेला ब्लॉक के बरमकेला से सोहिला और दूसरा बड़े नवापारा, अमलीपाली से तथा एक सरिया कंचनपुर होकर जाती है। यह तीनों मार्ग प्रमुख है। इस लॉकडाउन की स्थिति में बरमकेला अंचल के जो प्रभारी हैं, यहाँ के तहसीलदार राकेश वर्मा जी हैं,
आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि बरमकेला अंचल जो कि उड़ीसा सीमा से लगा हुआ है और इस अंचल में उड़ीसा से आने जाने के बहुत सारे मार्ग हैं, ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में मैं राकेश वर्मा जी जो यहाँ के तहसीलदार हैं उनसे जानना चाहेंगे कि आज क्या स्थिति है और क्या कुछ सीमाबंदी के लिए क्या निर्देश हैं। बरमकेला क्षेत्र चूँकि उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है, इसलिए उड़ीसा से बहुत सारे मजदूरों का पलायन बरमकेला क्षेत्र के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जो भी मजदूर बॉर्डर में आते हैं उनको राहत शिविरों में ठहराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 3 चेक पोस्ट अभी बनाए गए हैं और निकट भविष्य में बरमकेला से लगा हुआ बरगढ़ जिला में कोरोना का मरीज पॉजिटिव आएगा और भी चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। छोटे छोटे जो पगडंडी हैं आने का उनको पेड़ को डालकर उनको अवरुद्ध किया गया है। इसके अलावा भी ग्रामीण एवं पगडंडी रास्तों को भी बंद करने की कवायद चल रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले 3 मई के बाद भी अन्य राज्यों में सीमाबंदी जारी रहेगी। इस संबंध में यहाँ के नोडल अधिकारी तहसीलदार राकेश वर्मा का क्या कुछ कहना है, देखिए। चेक पोस्ट है उसमें क्या कुछ सावधानी रखनी है, क्या कुछ दिशा निर्देश है और कितने चेक पोस्ट बने हुए हैं? जी वर्तमान में 3 चेक पोस्ट एक्टिव हैं। आगे 6 चेक पोस्ट और बनाए जाने की योजना है। अभी बरमकेला क्षेत्र से लगा हुआ जो उड़ीसा का बॉर्डर है, बरगढ़ जिला पड़ता है, वहाँ कोरोना का कोई भी मरीज नहीं आया है। वहाँ अगर कोरोना का मरीज कोई पॉजिटिव आता है तो उसके बाद और चेक पोस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 15-20 छोटे छोटे पगडंडी रास्ते हैं जिनको कांटा तार लगाकर अवरुद्ध कर दिया गया है और जो भी श्रमिक उड़ीसा से आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में राहत शिविरों में रखा जा रहा है। आपको यह बता दें कि सीमाबंदी के अलावा दुकानदारों पर भी सीलबंदी की कार्रवाई की गई है। बरमकेला में एक कपड़ा दुकान, एक ज्वेलर्स के अलावा एक सरिया में भी लॉकडाउन में बिना राज्य शासन के परमिशन मिले गोपनीय ढंग से दुकान संचालन करने की जानकारी पर दुकानों को सील किया गया है। फिलहाल प्रशासनिक कवायद कसावट लाने जारी है। आज नोडल अधिकारी राकेश वर्मा ने सीमाओं के चेक पोस्ट का दौरा कर आवश्यक हिदायत दी है। कुल मिलाकर सूरजपुर की हालत के बाद दूसरे राज्यों से किसी भी स्थिति में बिना परमिशन और स्वास्थ्य परीक्षण के कोई भी छत्तीसगढ़ की सीमा में ना घुस सके, इसका पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि उड़ीसा सीमा से लगा होने के कारण पूरी तरह से निगरानी की जा रही है, सीमाबंदी है और पगडंडियों को भी आगे रास्ता सील किया जा रहा है। इस तरह से इस बरमकेला अंचल में जो उड़ीसा सीमा से लगा हुआ है, प्रशासन की स्थिति से किसी भी तरह से कोई बिना कारण से न घुस पाए, आवश्यक प्रक्रियाओं से ही गुजर कर यहाँ आना पड़े, इस दिशा में सार्थक कदम उठाया जा रहा है। तो लॉकडाउन का सरिया और बरमकेला नगर पंचायत क्षेत्र है, उनमें भी लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। तथा धारा 144 का पालन कराया जा रहा है। जहाँ भी भीड़ भाड़ वाली जगह है उस पर निगरानी रखी जा रही है। जो दुकानें लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही हैं उसको सील किया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पूरी तत्परता से काम किया जा रहा है। अभी तक बरमकेला सरिया अंचल में कितने दुकानों को सील किया गया है? बरमकेला में 2 दुकानों को सील किया गया है। इसकी सरिया में 1 दुकान सील किया गया है। सभी दुकानों के खुलने का जो टाइमिंग है उसका भी कड़ाई से पालन किया गया है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। हमन छत्तीसगढ़ के 250-300 आदमी यहाँ कंपनी में काम करे लाए हैं, जैन 2-3 जिला से मिल के हवा और हमला भूपेश बघेल सरकार से निवेदन है कि हमला यहाँ से कोई भी व्यवस्था करके यहाँ से हमला लेके जावा। यही चीज के हमन विनय कर एकरे हमन निवेदन है हमार सरकार से कि हमला यहाँ से लेके जावा। कलेक्टर अधिकारी से एक बार होना चलना भी फिर में बात। हमन हैदराबाद में फंसे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के से आए हैं। हम कम से कम 300 आदमी के आसपास हैं और वो भी अलग अलग जगह से, कंवरदा जिला, मुंगेली जिला, बेमेतरा जिला, बिलासपुर जिला, ये 3-4 जिला के हैं। कम से कम 400 आदमी के आसपास है। हमला जो भी सुविधा करके ले जा सकते हमारे भूपेश बघेल जी है
अक्के के हम निवेदन करत हैं। बहुत भारी समस्या है हमारा यहाँ बैठे बैठे और खेती किसानी और वैसे भी हमारे मन के खेती किसानी के टाइम आगे है। हम लोग जो भी सुविधा से हो सके तो भूपेश बघेल ले जाए के कोशिश करे। वो नहीं लगेगा अपन पूरा बोल माता ना भैया हम लोग छत्तीसगढ़ कैसी हालत भी करके हमको छत्तीसगढ़ पहुँचा दो। छोटा छोटा बाल बच्चा धरा है, कितना दिन से हम तकलीफ काटेंगे। हमको छत्तीसगढ़ पहुँचा दो हम लोग को। हो गया बात। सर जी आप लोग हम लोग को सर निवेदन है कि क्या नाम है इतना आदमी है छत्तीसगढ़ी, हमको जाना है छत्तीसगढ़ साहब। हमको इतना आदमी छोटा छोटा बाल बच्चे हैं और हम लोग जाना चाहते हैं। कोई भी सुविधा कर दीजिए। कम से कम 200-250 आदमी हैं। धन्यवाद। मुंगेली जिला कवर्धा जिला बिलासपुर जिला इतना आदमी है। हैदराबाद में है और हैदराबाद में है। साइज के नाम बता। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोटा में फंसे बच्चों को लेकर वापस पहुंची बसें। बच्चों को अपने गृह जिले से बाहर अन्य जिलों में किया जा रहा है क्वारंटाइन। जसपुर जिले के बच्चों को रोका गया है रायगढ़ में। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच कोटा में अध्ययनरत छत्तीसगढ़ के बच्चों को लेकर 26 अप्रैल को निकली बसें वापस लौट रही हैं। बच्चों को संभागवार अलग अलग बसों में वापस लाया जा रहा है। इन बच्चों को अपने गृह जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों में क्वारंटाइन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ में जसपुर जिले के 55 बच्चों को रोका जाना है। खबर मिलने तक 30 बच्चों को लेकर 2 बसें रायगढ़ पहुंच चुकी हैं। यहां पहुंचने पर सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की 5 सदस्यीय 4 टीमों ने ईडन गार्डन मैरिज पैलेस में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बच्चों की कोरोना रैपिड टेस्ट की जांच की गई, जिसमें सभी 30 बच्चों के रिपोर्ट नेगेटिव आए। जांच के बाद इन बच्चों को भूपदेवपुर स्थित नवोदय विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों तक रखा जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करने पश्चात पुनः स्वास्थ्य जांच करने के उपरांत ही बच्चों को अपने घर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान जिला पंचायत CEO सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, CMHO डॉक्टर SN केसरी, CSP श्री अविनाश ठाकुर पुलिस विभाग की कोरोना यूनिट के साथ मौजूद रहे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाजर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में सुनवाई अब 4 मई या उसके बाद की जाएगी। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई 4 मई या इसके बाद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके पहले 29 अप्रैल या इसके बाद सुनवाई करने की तारीख निश्चित की गई थी। अब राजस्व विभाग द्वारा सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों के अंतर्गत आगामी पेशी की तारीख 4 मई 2020 या उसके आगे की तारीख को रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में राजस्व विभाग की सचिव सुश्री रीता सांडिल्य ने राज्य के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, अनुभागीय अधिकारियों और समस्त पीठासीन राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बेमेतरा जिला के संबलपुर में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर शहर व गांव में लॉकडाउन और धारा 144 लागू है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के माध्यम से जारी प्रेस विज्ञप्ति से परिपालन में निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। जिले के समस्त क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, होटल्स, पार्लर एवं नाई की दुकान संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। पर संबलपुर बस स्टैंड के समीप मारो रोड पर स्थित राकेश उर्फ खोलू पिता दिलहरण उम्र 30 वर्ष, ग्राम खेड़ा निवासी का हेयर कटिंग की दुकान संबलपुर में है। नवागढ़ एसडीएम डाहिरे से मिली जानकारी के अनुसार राजेश सेन का बड़े लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। लॉकडाउन होते हुए भी अपना हेयर कटिंग दुकान को खोलकर बैठता था, जिसे बुधवार की दोपहर नवागढ़ एसडीएम ने राजेश उर्फ खोलू की हेयर कटिंग दुकान पर छापा मारा तो 2 युवक की बाल काटते हुए रंगे हाथ पकड़ा। बाल काटने वाले दोनों युवकों का नाम निक्कू यादव खेड़ा निवासी, दूसरा हेमंत मुड़िया निवासी है, जिसे कटिंग करते हुए संचालक को पकड़ा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर हेयर कटिंग दुकान संचालक राजेश सेन के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आरोपी को थाना नांदघाट सुपुर्द कर दिया गया है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और कोरोना वायरस के दौरान साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने के लिए लगातार कहा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिलासपुर जिले का सबसे बड़ा अस्पताल यानी सिम्स अव्यवस्थाओं से जूझता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। वैसे तो बिलासपुर जिला का सबसे बड़ा अस्पताल सिम्स हमेशा अपनी अव्यवस्थाओं की वजह से सुर्खियां बटोरते रहती हैं, परंतु ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना रूपी महामारी से जूझ रहा है और सार्वजनिक जगहों पर इसके फैलाव की सबसे ज्यादा संभावना होती है, ऐसे में अस्पतालों की साफ सफाई सबसे महत्वपूर्ण विषय बन जाती है। परंतु इन दिनों सिम्स में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। वैसे तो आम दिनों में भी यह अस्पताल मरीजों से पटा रहता है और अब इस महामारी के प्रसार के कारण अन्य दिनों की अपेक्षा कम भीड़ देखी जा रही है। फिर भी इस अस्पताल में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। यहाँ के बाथरूम में कोरोना वायरस के फैलाव की ज्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही।
कहीं सैनिटाइजर देखने को नहीं मिलता और ना ही सफाई। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला यह नजारा सिम्स की अव्यवस्थाओं की पोल खोलते नजर आ रही है। जल्दी इस अव्यवस्था को दूर नहीं किया गया तो कोरोना के प्रसार का बहुत बड़ा कारण सिम्स की गंदगी भी बन सकती है। इस अस्पताल में छत्तीसगढ़ के दूर दराज क्षेत्रों से लगातार मरीजों का आना होता है। अब खबर के प्रसारण उपरांत यह देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से सिम्स प्रबंधन के द्वारा मरीजों व बीमारी के इलाज को प्राथमिकता दी जाती है या फिर बीमारी के फैलाव को रोकने पर जोर दिया जाता है। बिलासपुर से मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।